पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। आए 201 गहरे समुद्र में लौटे। पानी से बचाया जाने के बाद दोनों कोच सांस के लिए हौंफ रहे थे। उनके चेहरे कागज के रूप में पीले थे और उनकी आंखें भय से भरी थीं। वे समझ गए कि ली मजाक नहीं कर रहे थे। अगर वह उन्हें मारना चाहता था तो वे पहले से ही लाशों के होते। ली की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने शांति से उनसे फिर से पूछा, मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा, क्या आप मुझे बताएंगे या नहीं? दोनों कोच पहले ही बाहर निकल गए थे, खासकर जब उन्होंने देखा कि आप आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने फिर से अपना दिमाग बदल दिया तो वे निश्चित रूप से समुद्र में मर जाएंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कोचों में से एक आखिरकार टूट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। किसी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा और हमें बताया कि अगर हम उन पर्यटकों के साथ कुछ कर सकते हैं तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। हम वास्तव में गलत थे। कृपया हमें एक और मौका दें। एक और कोच जल्दी से गूंजता है, दलील दे रहा है। ली ने उन्हें ठंड से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे ऐसी छिपी हुई कहानी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दो लोगों के व्यवहार ने कानून और नैतिकता की निचली रेखा का उल्लंघन किया था। ठीक है, अगर आप बात करने के लिए तैयार हैं तो चलो रात से चलते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। दोनों कोचों ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं ली, क्या आप मरना चाहते हैं? दोनों कोचों ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम मरना नहीं चाहते हैं। ये चीजें हमारे अपने लालच के कारण हैं। ली, क्या आपने नहीं कहा कि आपको ऐसा करने का आदेश दिया गया था? नहीं, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बार आपको लगभग मार दूंगा। मुझे क्षमा करें। ली, अगर क्षमा करें तो ये सब कुछ गलत करने के बाद मायने रखता है तो कानून होने की बात क्या है? बस अपने फोन से बात करें। ली ने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो चालू किया। इस बार उन्होंने विरोध या विचित्रता की कोशिश नहीं की, लेकिन आज्ञाकारी रूप से ली के निर्देशों का पालन किया और इस मामले की सच्चाई को विस्तार से बताया। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि पर्दे के पीछे एक मास्टरमाइंड था, लेकिन अब वे सभी दोष ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसे स्वयं किया था। ली इसे में तल्लीन करने के लिए बहुत आलसी था। वैसे भी वे वही थे जिन्होंने आज ऐसा किया था और दूसरी पार्टी उनसे समुद्र में संपर्क नहीं कर सकती थी। वे वही थे जिन्होंने ऑक्सीजन ट्यूब और मास्क को बाहर निकाला। ली ने अपने मोबाइल फोन पर अपराध के अपने कबूलनामे की पूरी प्रक्रिया दर्ज की। ये सब खत्म करने के बाद उसने पुलिस को फोन किया। हेलो, क्या ये याया ओलिंग है? मैं पुलिस को फोन करना चाहता हूँ। समुद्र में पुलिस को फोन करने के बाद ली ने हत्यारे वेल परिवार से उसे और दो प्रशिक्षकों को वापस किनारे पर ले जाने के लिए कहा। पुलिस जल्दी से घटनास्थल पर पहुंची और ली से विवरण के लिए पूछा। विज्ञापन। ली ने कहा, पैसे के लिए उन दोनों ने हमारे ऑक्सीजन ट्यूबों और मास्क को सीवेट पर निकाला। अगर ये दो हत्यारे वेल के लिए नहीं था जो अभी हमें बचाते हैं तो हम डूब गए होंगे। उन्होंने हत्या का प्रयास किया और गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अधिकारी ने सिर हिलाया और दो कोचों को हथकड़ी लगा दी। इस समय दर्शकों के बीच किसी ने आखिरकार बात की, अच्छी पकड़, हम उनके द्वारा भी धोखा दिया गया है। बिल्कुल, पिछली बार हमने एक ही काम किया था। उन्होंने लिए कहा था, लेकिन अगर हम नहीं करते थे तो वे हमारे मुखौटे उतार देंगे। मैंने कई बार समुद्री जल पर घुट गया और यह मुझे डाइविंग पर एक मनोवैज्ञानिक निशान के साथ छोड़ दिया। इन काली भीड़ को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस शुरू में लोगों के बीच घबराहट पैदा करने के बारे में चिंतित थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे बहुत खुश होंगे। ली ने कहा, तुम लोगों को देखो, तुमने कितने बुरे काम किए हैं। दो डाइविंग प्रशिक्षकों ने अपना सिर नीचे कर दिया और चुप रहे। जल्द ही उन्हें पुलिस ने छीन लिया। समुद्र तट पर करने के लिए ली और लियू चुनेली के लिए कुछ भी मजेदार नहीं था। आज हम सभी हत्यारे वेल परिवार के लिए धन्यवाद हैं। हम उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। ली ने कहा, ली, चलो कुछ खरीदते हैं। लियू चुनेली, आप क्या खरीद रहे हैं? किला वेल परिवार ने आज मदद की, उन्हें कुछ खाना खरीदने जाओ। जब लियू चुनेली ने सुना कि वे हत्यारे वेल के लिए भोजन खरीद रहे हैं तो उसने तुरंत खाया और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों पास के एक सीफूड मार्केट में गए और किला वेल परिवार को धन्यवाद के रूप में कुछ ताजा समुद्री मछली उठाई। लियू चुनेली ने उत्साहपूर्वक सालों के बीच बंद कर दिया। समय पर ली से पूछा कि कौन सी मछली हत्यारे वेल के लिए अधिक उपयुक्त थी। जल्द ही दोनों लोग दो बड़े बैग ले जाने वाले समुद्र तट पर पहुंचे, जिनका वजन 100 किलोग्राम से अधिक समुद्री मछली है। ली ने एक कम हम दिया और जल्द ही हत्यारा वेल पिता, हत्यारा वेल मां और बेबी किला वेल तैर गए। ली और लियू चुनेली ने समुद्र में खरीदे गए भोजन को फेंक दिया और हत्यारा वेल परिवार भोजन के चारों ओर इकट्ठा हो गया और खुशी से खाया। हालांकि ली और उनकी टीम ने सैकड़ों किलोग्राम खरीदे, लेकिन किला वेल को बहुत बड़ी भूख है, इसलिए ये सिर्फ उनके दांतों को भरने के लिए पर्याप्त है। हालांकि हत्यारे वेल को भोजन से कम नहीं है और ली सिर्फ उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। विज्ञापन। धन्यवाद मेरे हत्यारे वेल दोस्तों, हम आपको किसी दिन फिर से देखेंगे। यह डाइविंग क्षेत्र आपके लिए बहुत खतरनाक है, मैं भी छोड़ रहा हूँ। आपको गहरे पानी में तैरना चाहिए। ली ने एक तरह से कहा कि वे समझ सकते हैं। अनिच्छा से भरा हुआ हत्यारे वेल पिता और मां ने पानी में सिर हिलाया, बहुत मानव दिखते हुए। लिटिल किला वेल ली को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी और धीरे से अपने शरीर के साथ पानी की सतह को थप्पड़ मारा, बस दूर तैरना नहीं चाहता था। ली समुद्र में आ गया, माथे पर छोटे हत्यारे वेल को चूमा और कहा, अच्छा बनो, हमारे पास भविष्य में फिर से मिलने का मौका होगा। मां और पिताजी का पालन करें और दूर तैरें। लिटिल किला वेल ने ली के पैरों के खिलाफ बार बार रगड़ दिया और फिर अनिच्छा से तैर गया। ली भी किनारे पर लौट आए, लेकिन वह लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था। सुंदर आदमी, क्या आप हमें हत्यारे वेल की भाषा सिखा सकते हैं? मैं सीखने के लिए एक उच्च कीमत का भुगतान करने को तैयार हूँ, 1 मिलियन। यदि आप मुझे सिखाते हैं तो मैं आपको 1 मिलियन दूंगा। मैं भी साइन अप करना चाहता हूँ। जब तक आप मुझे सिखा सकते हैं, ट्यूशन कोई समस्या नहीं है। ये लोग सभी हत्यारे वेल परिवार को निशाना बना रहे हैं। यदि वे हत्यारे वेल की भाषा सीखते हैं तो ये तीनों हत्यारे वेल उनके होंगे। हो सकता है कि वे और भी हत्यारे वेल प्राप्त कर सकते हैं और फिर वे अमीर हो जाएंगे। ली ने अपने दिल में 1 मिलियन, क्या मैं वह हूँ जो 1 मिलियन से कम है? मेरा व्यक्तिगत धन पहले से ही 10 बिलियन से अधिक है। ठीक है, ली ने भड़काया। वह हत्यारे वेल की ज्ञान और आध्यात्मिकता को जानता था और वह भी उनके और मनुष्यों के बीच की सीमाओं को समझता था। किला वेल को पैसे के लिए उपकरण के रूप में उपयोग करना या उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करना निस्संदेह इन सुंदर प्राणियों के लिए एक निंदा है। हर कोई, मैं आपकी जिज्ञासा और हत्यारे वेल के लिए प्यार को समझता हूँ, लेकिन किला वेल स्वतंत्र हैं। वे किसी से भी नहीं है और उन्हें मेरे सहित किसी से भी नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। मैं केवल एक समान पायदान पर उनके साथ संवाद करता हूँ। मुझे आशा है कि आप उनके जीवन को बाधित करने की कोशिश नहीं करेंगे। भीड़ में कुछ लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और पूछते रहे, फिर हमारे पास किला वेल के करीब पहुंचने का अवसर कैसे हो सकता है? ली ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक उचित दूरी बनाए रखें, उनका निरीक्षण करें और उन्हें समझें। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय। किला वेल समुद्र के संरक्षक हैं, उन्हें पानी में देखना एक करीबी मुठभेड़ है। कुछ लोगों ने ली को सलाह दी कि वे हत्यारे वेल को सिखाएं कि कैसे बोलना है, लेकिन ली ने इनकार कर दिया। ली ने लियू चुनेली को ऊपर खींच लिया और कहा, चलो चलते हैं। यदि वह अब नहीं छोड़ता है तो वह फिर से घिरा होगा। लियू चुनेली का हाथ ली द्वारा आयोजित किया गया था। उसने विरोध नहीं किया, इसके बजाय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे खुशी की भावना महसूस हुई। विज्ञापन। अध्याय 202। वानगी को फिर से देखने के लिए राजधानी में जाना। दोनों ने जल्दी से हलचल भरे समुद्र तट को छोड़ दिया और तटरेखा के साथ टहलना शुरू कर दिया। हवा और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। लियू चुनेली ने गुप्त रूप से ली पर नजर डाली। उसका दिल कृतज्ञता और मिठास से भरा हुआ। आज के अनुभव ने न केवल उसे ली और किला वेल के बीच अविश्वसनीय दोस्ती को देखने की अनुमति दी, बल्कि ली
के दिल में न्याय की दयालुता और न्याय की भावना को महसूस करने की भी अनुमति दी। उसके दिल में ली की अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य लियो चुनेली अनुकूलता जोड़ 5 वर्तमान अनुकूलता 90 अंक। ली को एक साथ सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड प्राप्त होने के बाद वह फंस गया। यह अनुकूलता बहुत तेजी से बढ़ रही है। नहीं, ब्लू स्काई एयरलाइंस ने इसे अभी तक उसके लिए नहीं खरीदा है, इसलिए मुझे उसके साथ कोई और गहराई से संपर्क नहीं हो सकता है। समुद्र तट पर टहलने के बाद ली उसके साथ वापस चला गया। ली होटल लौट आए और लियो चुनेली अपनी कंपनी के छात्रावास में लौट आए। ऐसा नहीं है कि ली उसे होटल में नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह उसे वहां ले जाने के बाद उसे नीचे धकेल सकता है, जो निश्चित रूप से उसकी अनुकूलता बढ़ाएगा। इसलिए ली बस अपनी दूरी बनाए रखती है। इस तरह उसकी अनुकूलता नहीं बढ़ेगी, है ना? मुझे इसे 2 तरीकों से समझाएं। जब लियो चुनेली डॉर्मिटरी में लौट आए तो उनके सहयोगी भी थे। गपशप की आग जमकर जल रही थी और उन्होंने लियो चुनेली को घेर लिया और नॉन स्टॉप से पूछा, सिस्टर लियो, उस सुंदर आदमी के साथ आपकी तारीफ कैसी थी? लियो चुनेली ने हल्के से शर्माया और खांसी की। उसकी शर्म को छिपाने की कोशिश की। कुछ नहीं, हम बस एक साथ समुद्र तट पर गए और फिर कुछ हुआ। अरे बहन लियो, इसे छिपाओ मत, हम सभी ने इसे देखा। क्या वह सुंदर आदमी वास्तव में आप में रुचि रखता है? सिस्टर लियो, आप इतने लंबे समय से कई घंटों के लिए उसके साथ बाहर हैं, क्या आप पहले से ही उसके साथ सोए हैं? सिस्टर लियो, हमें बताएं कि चादरों में रोल करने के लिए क्या लगता है? लियो चुनेली ने शर्माया और कहा, चादरों में लुढ़कते हुए आप सभी जानते हैं कि चादरों में रोल हो रहा है। फिर जाओ और उसके साथ चादरों में रोल करें। एक खड़ी ने साहसपूर्वक कहा, सिस्टर लियो, आपने कहा इसलिए मैं उसके साथ एसएक्स जा रहा हूँ। मुझे एक माचिस के साथ पीछा मत करो। लियो चुनेली के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, अनुमान लगाना बंद करो, मैं आपको बताऊंगा। लियो चुनेली ने अपनी बहनों को बताया कि आज क्या हुआ है। अचानक ये उड़ान परिचारक स्तब्ध थे और पूरी तरह से स्तब्ध थे। सिस्टर लियो, वह सुंदर आदमी कौन है? वह वास्तव में हथियारे वेल के साथ संवाद कर सकता है। यह आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में हथियारा वेल भाषा जानता है। क्या वह समुद्री राजा हो सकता है? एक्वामैन, मुझे लगता है कि वह एक्वामैन भी है। लियो चुनेली ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, क्या आप गंभीर हैं? समुद्री राजा? विज्ञापन। महिलाओं ने बस एक साथ सभी प्रकार की छोटी छोटी चीजों के बारे में बात की। 2 घंटे से अधिक समय तक लियो चुनेली और अन्य लोग ली या उससे संबंधित विषयों के बारे में बात कर रहे थे। बहन लियो, अगर ऐसा है तो ली बहुत उत्कृष्ट है। वह आपका आदर्श आदमी है। हाँ, वह सुंदर है, वह हथियारा वेल भाषा बोलता है, वह आपके लिए बहुत अच्छा है और वह अमीर है। ओह मेरे भगवान, जो उससे प्यार नहीं करेगा। सिस्टर लियो, मैं आपको बता दूं, आपको उसके जैसे एक उत्कृष्ट आदमी पर जल्दी से काम करना होगा, अन्यथा अगर वह किसी अन्य लड़की द्वारा छीन लिया जाता है तो उसे पछतावा करने में बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल, इसके अलावा ली के चरित्र की गारंटी है। यदि यह एक और आदमी होता तो वह निश्चित रूप से आपके साथ रात बिताने के लिए कहेगा, लेकिन ली को देखें, उसने इसका उल्लेख भी नहीं किया। लियो चुनेली ने ध्यान से सुना और बार बार से हिलाया। उसने ये भी महसूस किया कि ली सभी पहलुओं में अच्छा था। बहनों के विश्लेषण के बाद ली पहले से भी बेहतर था। ली की लियो चुनेली की छाप में और सुधार हुआ। अगला पल ली के पक्ष में एक सिस्टम अधिसूचना लगी। कब्जा लक्ष्य लियो चुनेली अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 91 अंक। ली जो ड्राइंग को देख रहा था उलझन में लग रहा था। क्या चल रहा है? मैं सिर्फ ड्राइंग को ब्राउज कर रहा था, लेकिन लियो चुनेली की मेरे प्रति अनुकूलता फिर से क्यों बढ़ी? ली अवाक था। क्या ये और भी संभव है? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि लियो चुनेली के प्रति उनकी अनुकूलता नहीं बढ़ेगी यदि उनका उसके साथ कम संपर्क था, लेकिन कौन जानता था कि संपर्क के बिना भी उसकी अनुकूलता बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है कि मुझे कल ब्लू स्काई कंपनी इक्विटी नीलामी जीतनी चाहिए। ली ने चुपके से अपना मन बना लिया। नीलामी अगले दिन की दोपहर को थी। ली के पास पर्याप्त समय है। इस बार जब वह राजधानी में जाता है तो उसे किसी से मिलना चाहिए और वह है लिन वानकिंग। लिन वानकिंग फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक हॉट न्यूज स्टार था, लेकिन घोटालों की एक श्रृंखला ने बाद में एक आदर्श देवी के रूप में उसकी छवि को चकनाचूर कर दिया। 1 दर्जन से अधिक ब्रांडों ने अपने प्रवक्ताओं का समर्थन किया और लिन वानकिंग ने मुआवजे में 1 बिलियन युआन का भुगतान किया। बेशक मुआवजा पैसा उसे ली द्वारा दिया गया था, जो उसका समर्थन करने के लिए सहमत हो गया था। चूंकि यह एक प्रायोजन है, सामान्य संपर्क सबसे स्वाभाविक चीज है। तभी ली को वीचेट पर एक संदेश मिला। ये लिन वानकिंग का एक संदेश निकला जिसने कुछ दिनों के लिए मुझसे संपर्क नहीं किया था। छोटा भाई, तुम कहाँ हो? क्या तुम चाहते हो कि आपकी बहन आकर आपको ढूंढे? ली ने एक नजर डाली और थोड़ा मुस्कुराया। विज्ञापन। ऐसा लगता है कि यद्यपि लिन वानकिंग अलग है, वह आखिरकार अपनी भूमिका में पड़ जाता है। मैं माउंटेन सिटी में हूँ, क्या आप मुझे याद करते हैं? ली ने जवाब दिया। कौन परवाह करना चाहता है? मैं नहीं। लिन वानकिंग का संदेश जल्दी से वापस आ गया। ली, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है। लिन वानकिंग ने कहा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। ली, क्या आपको अभी भी याद है कि हमारा रिश्ता क्या है? लिन वानकिंग ने शर्माया और कहा, बेशक मुझे याद है। प्रायोजिक और प्रायोजिक होने के बीच संबंध। ली, बहुत अच्छा है। मैं कल बीजिंग आऊंगा, आप घर में मेरी प्रतीक्षा करें। लिन वानकिंग, वाह बिगाड़, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? ली, क्या मैं एक बार आपको देखने के बाद एक बिगाड़ गया? लिन वानकिंग, आप इतनी जल्दी राजधानी में क्या कर रहे हैं? लिन वानकिंग ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उसे अपने दिल में थोड़ी प्रत्याशा महसूस हुई। ली, मैंने तुम्हें याद किया, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था। हालांकि लिन वानकिंग को पता था कि ली झूठ बोल रही थी, वह भी अपने दिल में बहुत खुश थी। उसने कहा, ठीक है, मैं एक कॉलेज की छात्रा नहीं हूँ, आप बता सकते हैं कि यह सिर्फ मुझे देखकर एक झूठ है। मुझे बताओ क्या चल रहा है? ली, कल एक दिवालिया कंपनी के लिए एक नीलामी है, मैं एक नजर डालने के लिए आ रहा हूँ। ली ने हल्के से कहा, जैसे कि किसी कंपनी को खरीदना सिर्फ एक तुच्छ मामला था। आप एक कंपनी खरीदना चाहते हैं? लिन वानकिंग ने आश्चर्य में अपना मुंह खोला। हालांकि वह जानती थी कि ली अमीर थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी समृद्ध थी कि वह लापरवाही से एक कंपनी खरीद सकती थी। हाँ, ये ब्लू स्काई एयरलाइंस है, आपको इसके बारे में सुना जाना चाहिए, है ना? ली ने कहा, ब्लू स्काई एयरलाइंस? बेशक लिन वानकिंग ने इसके बारे में सुना था। वह फिर से हैरान थी। ली वास्तव में इसे खरीदना चाहते थे? आप ब्लू स्काई एयरलाइंस खरीदना चाहते हैं? यह सही है, मैं कल दोपहर नीलामी में जीतने के लिए दृढ़ हूँ, ली ने कहा। लिन वानकिंग का दिल मंथन कर रहा था और उसने अचानक महसूस किया कि उसका प्रायोजक और भी अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय हो सकता है जितना उसने कल्पना की थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बारे में उत्सुक महसूस करती है कि ली किस तरह का व्यक्ति था, उसके पास कितना धन और शक्ति है। हालांकि एक रखे गए व्यक्ति के रूप में लिन वानकिंग को पता था कि अगर ली ने कुछ बातें नहीं कही तो उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। लिन वानकिंग, ठीक है, मैं आपको कल हवाई अड्डे पर ले जाऊंगा। ली, ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे उठा सकते हैं। विज्ञापन। अध्याय 203। क्या युवा महिला ने इसे उद्देश्य पर किया था? ली लियो चुनेली के लिए ब्लू स्काई एयरलाइंस खरीदने की योजना बना रहा था और उसने इसे लिन वानकिंग से छिपाने का इरादा नहीं किया, क्योंकि लिन वानकिंग उनकी रखी गई महिला थी। जो कुछ भी उन्होंने किया था और उन्हें लिन वानकिंग को ईर्ष्या या कुछ भी होने की चिंता नहीं थी। ली ने पाया कि पैसे के बारे में बात करना सबसे ताजा रिश्ता था। भावनाओं के बारे में बात करते हुए ये थोड़ा जटिल है। ली चिंतित थे कि लियो चुनेली रात में उसकी तलाश करेंगे, इसलिए उसने उस रात बस बीजिंग के लिए उड़ान भरी। ली, मैं कुछ व्यवसाय के लिए बीजिंग जा रहा हूँ, मैं अगली बार आपको देखूंगा। ली ने लियो चुनेली को एक वीचैट संदेश भेजा। उन्होंने पहले ही रात 8 बजे बीजिंग के लिए एक उड़ान खरीदी है और रात 10:30 बजे के आसपास उतरेंगे। खबर प्राप्त करने के बाद लियो चुनेली घबरा गए। उसने कहा, इतना जरूरी? आपकी उड़ान किस समय है? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। ली, नहीं, तुम भी व्यस्त हो। लियो चुनेली, मैं व्यस्त नहीं हूँ, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना व्यस्त हूँ, मैं आपको देखने आऊंगा।
ली, आपने मुझे हवाई अड्डे पर भेज दिया और फिर अकेले वापस आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले वापस आएं। इसके अलावा भले ही आप किसी को 1000 मील दूर भेजते हैं, आपको अभी भी अलविदा कहना है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मुझे वापस भेजने की जरूरत नहीं है। लियू चुनेली ने एक रोते हुए इमोजी को भेजा और कहा, लेकिन मैं आपको और देखना चाहता हूँ। ली को पता था कि लियू चुनाली की उसके प्रति अनुकूलता अब 90 अंक से अधिक थी, जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच अनुकूलता स्तर था, यहाँ तक कि औसत प्रेमी और प्रेमिका से भी अधिक। वह वास्तव में उस पर करीब से नजर रखना चाहती थी, बस इतना ही। ये देखकर कि वह कितनी दयनीय लग रही थी, ली ने अपना दिल नम कर दिया और कहा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से खुश रहूंगा अगर आप आ सकते हैं और मुझे देख सकते हैं। शाम को ली ने लियू चुनेली को हल्का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और फिर दोनों हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे के लिए टैक्सी में लियू चुनेली ने ली के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह डरती थी कि अगर वह जाने देती तो वह गायब हो जाती। उसकी आंखें अनिच्छा और लगाव से भरी थीं, जिससे ली को उसके दिल में कोमल महसूस हुआ। ये मैं आपको अगली बार कब देख सकता हूँ? लियू चुनेली ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में कांपने का संकेत दिया। ली ने मुस्कुराते हुए कहा और सिर हिलाया, चिंता मत करो, इसमें लंबा समय नहीं लगेगा। मैं इस बार अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए राजधानी जा रहा हूँ। हमारे भविष्य? लियू चुनेली ने ली को देखा, उसका दिल बेतहाशा तेज हो रहा था। ली, क्या आप हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं भविष्य की शादी? वास्तव में क्या हुआ? लियू चुनेली ने उत्साह से पूछा। ली हल्के से मुस्कुराया और सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन रहस्यमय तरीके से कहा, जब मैं राजधानी से वापस आता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचे तो लियू चुनेली ने ली को कसकर गले लगाया, लंबे समय तक अलग होने के लिए तैयार नहीं किया। उसे गुजरने वाले लोगों के बारे में परवाह नहीं थी और उम्मीद थी कि यह क्षण हमेशा के लिए चलेगा। विज्ञापन। ली ने भी एक दूसरे के दिल की धड़कन और गर्मजोशी को महसूस करते हुए उसे कसकर गले लगाया। एक लंबे समय के बाद ली ने उसे माथे पर चूमा और कहा, ठीक है ली, अच्छा हो, मुझे सुरक्षा से गुजरना होगा। लियू चुनेली ने अनिच्छा से उसे जाने दिया, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। ये एक सुरक्षित यात्रा है, मैं शनचेन में आपका इंतजार करूंगा। ली मुस्कुराई और सिर हिलाया, ठीक है, शनचेन में मिलते हैं। ली चारों ओर घूमने वाला था जब लियू चुनेली ने फिर से अपना हाथ पकड़ लिया। ऐसा कुछ कहना चाहता था लेकिन खुद को रोक रहा था। ली ने पूछा, क्या गलत है? कुछ और? लियू चुनेली ने शर्माया और कहा, विमान पर परिचय के साथ फ्लर्ट मत करो। लियू चुनेली विमान में एक ली के साथ छेड़खानी कर रही थी, इसलिए वह चिंतित थी कि ली विमान पर अन्य उड़ान परिचारकों के साथ फ्लर्ट करेंगे। ली ने चकित किया और कहा, अगर मैं फ्लाइट अटेंडेंट के साथ फ्लर्ट नहीं करता तो हमारे बीच कोई भाग्य कैसे हो सकता है? लियू चुनेली, नहीं ली, चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता है। लियू चुनेली ने सिर हिलाया लेकिन बहुत कुछ नहीं कहा। लियू चुनेली ने देखा कि ली की पीठ धीरे धीरे मार्ग में गायब हो जाती है, दोनों को अनिश्चित महसूस करती है और भविष्य के लिए आगे देखती है। सुरक्षा पारित करने के बाद ली ने तुरंत लिन वानकी को एक वीचेट संदेश भेजा, मैं पहले से ही हवाई अड्डे पर हूँ, मैं 10:30 के आसपास बीजिंग पहुंचूंगा। लिन वानकी ने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें उठा लूंगा। एक सुरक्षित यात्रा है। ली टर्मिनल हॉल में बैठे विमान में सवार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वह कल की नीलामी के बारे में सोचने लगी। उन्होंने अभी तक एक नीलामी में भाग नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी ऑनलाइन देखा है उसने देखा है कि नीलामी घरों में उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति आमतौर पर आदर्श कीमतों के लिए बेचती है। ब्लू स्काई एयरलाइंस दिवालिया हो गई है, इसलिए ये बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, है ना? हालांकि ली को परवाह नहीं थी, आखिरकार उन्होंने इसे देवी रणनीति सोने के साथ खरीदा, इसलिए चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो, वह बस इसे खरीद सकता था। जल्द ही विमान धीरे धीरे उड़ गया और खिड़की के बाहर के दृश्य धीरे धीरे धुंधले हो गए। देर रात बीजिंग हवाई अड्डे का निकास अभी भी आने और जाने वाले लोगों के साथ हलचल कर रहा है। लिन वानकी ने ध्यान से कपड़े पहने और ली के आने की प्रतीक्षा में 1 घंटे पहले हवाई अड्डे पर बाहर निकल गए। वह एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सफेद पोशाक पहने हुए थी, जो नाजुक मेकअप और चिकनी लंबे बालों के साथ थी, जिसने उसे विशेष रूप से आंख को पकड़ने वाला बना दिया। लिन वानकी स्वाभाविक रूप से सुंदर है और एक अच्छा आंकड़ा है। उसने समय समय पर बाहर निकलने पर अंदर देखा। हालांकि वह एक मुखौटा पहने हुए थी, लेकिन यह उसकी सुंदरता को बिल्कुल भी छिपा नहीं सकती थी और उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो उसे हवाई अड्डे पर लेने आए थे। वाह, ये सुंदरता कौन है? वह बहुत सुंदर है। क्या वह किसी के लिए इंतजार कर रही है? कौन? क्या यह उसका प्रेमी हो सकता है? मैं बहुत दुखी हूँ। क्या उसका वास्तव में एक प्रेमी है? अगर मेरी एक प्रेमिका थी तो मैं अपनी पसलियों को तोड़ दूंगा और उसके लिए सूप बनाऊंगा। विज्ञापन। कई लड़के अपने दिलों में ये सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके साथ संपर्क करने और चैट करने की हिम्मत करते हैं। वास्तव में यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आपको एक अजीब घटना मिलेगी। जब मैं स्कूल में था, कभी कभी सबसे सुंदर लड़कियों को किसी के द्वारा पीछा नहीं किया जाता था, लेकिन जो लड़कियां औसत थीं, वे पहली बार बॉयफ्रेंड पाने वाले थे। क्योंकि जो लड़कियां बहुत सुंदर हैं, वे स्वाभाविक रूप से दूर महसूस करती हैं। कई लड़कों में एक गहरी बैठीहीनता परिसर होता है और लगता है कि वे उनके योग्य नहीं हैं। लेकिन कभी-कभी सुंदर लड़कियां सच्चे प्यार के लिए अधिक उत्सुक हैं, लेकिन कई लड़कों को इसे आगे बढ़ाने के लिए साहस की कमी है। लिन वानकी ने अपने आस-पास के लोगों के लुक और टिप्पणियों की परवाह नहीं की। उसके दिमाग में केवल एक ही चीज ली थी, जिसे वह मिलने वाली थी। हवाई अड्डे पर दर्जनों पुरुष इंतजार कर रहे थे। अंत में एक बहादुर व्यक्ति धीरे धीरे लिन वानकी के पास चला गया और कहा, हेलो युवा महिला, क्या आप किसी को भी उठा रहे हैं? लिन वानकी थोड़ा मुस्कुराया और कहा, हाँ। भले ही यह सिर्फ एक शब्द का जवाब था, लड़के का खून उबाला गया और वह बेहद उत्साहित था। परी जैसी लड़की ने वास्तव में मुझे जवाब दिया, क्या संयोग है, मैं यहाँ लेने के लिए हूँ। कोई भी मिस, हम मिलने के लिए तय कर रहे हैं, क्या हम एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ सकते हैं? लड़के ने कहा। लिन वानकी अवाक था, क्या इसे आप एक संयोग कहते हैं? किसी को लेने के लिए यहाँ हवाई अड्डे पर बाहर निकलने वाले लोग नहीं हैं। लिन वानकी, क्षमा करें, मैं वीचैट का उपयोग नहीं करता। तुम भी वीचैट का उपयोग नहीं करते? लड़का स्तब्ध था। लिन वानकी ने सिर हिलाया। फिर लड़के ने उसे अपना सेलफोन निकालकर समय की जांच की। लड़का तुरंत शर्मा गया, उसे पता था कि उसे लड़की ने खारिज कर दिया था। उसे दिल टूट गया। क्या ये जानबूझकर युवा महिला है? उन्होंने कहा कि उनके पास वीचैट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना फोन मेरे सामने ले लिया। बाद में कुछ बहादुर लोग लिन वानकी से बात करने आए। सबसे पहले वह 1 या 2 शब्द के साथ जवाब देगी, लेकिन बाद में वह उन पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी थी। एक मुखौटा पहने और सीधे आगे देखने के लिए उसने अपने आसपास के लड़कों को उससे बात करने दिया, लेकिन वह जवाब देने के लिए बहुत आलसी थी, अन्यथा यह अंतहीन होगा। समय मिनट मिनट से गुजरा और अंत में ली बाहर आ गया। ली लंबा था, लगभग 1.8 मीटर और बहुत सुंदर। हालांकि उन्हें बस कपड़े पहने हुए थे, लिन वानकी ने उन्हें एक नजर में पहचाना। लिन वानकी ने तुरंत ली को लहराया। विज्ञापन। अध्याय 204 केवल दिनचर्या लोगों के दिलों को जीत सकती है। ली ने देखा और तुरंत भीड़ में लिन वानकी को देखा, क्योंकि वह वास्तव में सुंदर थी। यहाँ तक कि भीड़ में खड़े होकर वह दीप्तिमान थी और उसे तुरंत पहचाना जा सकता था। ली एक मुस्कान के साथ उसकी ओर चली गई और वह अधिक से अधिक सुंदर लग रही थी। वानकी, क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? ली ने कहा। नहीं, मैं अभी बहुत पहले नहीं आया था। लिन वानकी मुस्कुराया और उसके सिर को हिला दिया। चलो चलते हैं। दोनों एक साथ चले गए। लिन वानकी को पसंद करने वाले कई लड़कों ने अब अपनी छाती को कवर किया। ऐसा महसूस किया कि जैसे कि उन्हें 10,000 अंक की महत्वपूर्ण क्षति हुई है। मेरे दिल में दर्द होता है। उसका वास्तव में एक प्रेमी है और वह बहुत सुंदर है। मेरे पास कोई मौका नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे अनदेखा करती है। एक लड़का आहें भर गया। उसकी आंखें ली के लिए ईर्ष्या से भरी हुई थीं। एक अन्य लड़के ने भी अंदर की ओर से आहें भरी। उनमें से 2 एक साथ खड़े हैं, बस स्वर में बनाया गया एक मैच
है। मैं उनकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? अफसोस, एक टॉड स्वान मांस नहीं खा सकता है। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैं इस खूबसूरत महिला के विचट को जोड़ सकता हूँ तो यह मेरे जीवन का शिखर होगा। अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोला था। जब वह इतना सुंदर है तो उसका प्रेमी मुझ पर कैसे ध्यान दे सकता है? जिस लड़के ने खुद पर हंसने से पहले लिन वानिकी को चैट करने की कोशिश की थी, उन्होंने ली यी और लिन वानिकी की पीठ को देखा। जैसे ही वे चले गए, उनके दिल ईर्ष्या से भर गए। उसी समय ली यी और लिन वानिकी चल रहे थे और बात कर रहे थे। ली यी, हम कहाँ जा रहे हैं? लिन वानिकी, हम और कहाँ जा सकते हैं? होटल। ली यी, वाह, यह सही है, यह वही है जो मैं सोच रहा था। लिन वानिकी ने शर्माया और कहा, मेरा मतलब है कि आप अपने आप से होटल जाते हैं, मैं घर जाऊंगा। ली यी, क्या ये ठीक है? वैसे अब आप कहाँ रहते हैं? मैंने अभी तक नहीं पूछा है। लिन वानिकी, पिछली बार आपने जो पैसा मेरे पास स्थानांतरित किया था वह पिछली सभी चीजों से निपटने के लिए पर्याप्त था। मैंने एक घर रखा और इसे नहीं बेचा। मैं अब वहाँ रहता हूँ। ली यी, ओह चलो, मुझे इसकी जांच करनी है। लिन वानिकी, तुम यहाँ रहने नहीं जा रहे हो, क्या तुम हो? ली यी, क्यों, एक बेडरूम का अपार्टमेंट? लिन वानिकी, नहीं, 4 बेडरूम और 2 लिविंग रूम। ली यी, फिर मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? मेरे लिए जगह है। लिन वानिकी ने ली यी को असहाय रूप से देखा। वह ली यी के इरादों को भी समझती थी। वे एक मालकिन को रखने के रिश्ते में थे, लेकिन ली यी हमेशा उसके लिए बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि उसकी उम्मीदों से भी अधिक। उसने 1 बिलियन से अधिक युआन को उसके पास स्थानांतरित कर दिया था और बदले में उसके पैसे को कभी नहीं छुआ था। उसे रखा जा रहा था और ली यी ने उसके साथ रहने का प्रस्ताव दिया। यहाँ तक कि अगर वह उसके साथ संबंध बनाना चाहता था तो ये सामान्य होगा। लेकिन कौन सी लड़की प्यार की इच्छा नहीं करती है? विज्ञापन। लिन वानिकी स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं था, हालांकि उसे थोड़ा खोया हुआ लगा। वह सिर्फ ली यी द्वारा रखी गई एक कैनरी थी और उसे प्यार के लिए तरसने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप रहना चाहते हैं, फिर रहो। लिन वानिकी ने समझौता किया। ली यी मुस्कुराई और सिर हिलाया। दोनों ने लिन वानिकी के घर पर एक टैक्सी ली। यह एक उच्च अंत निवास है जो शहर के केंद्र में सुरुचिपूर्ण वातावरण और पूर्ण सुविधाओं के साथ स्थित है। लिन वानिकी के घर को उत्कृष्ट और गर्मजोशी से सजाया गया है, जिससे लोग आराम से महसूस करते हैं प्रवेश करना। ये जगह वास्तव में अच्छी है, एक होटल में रहने से बहुत बेहतर है। ली यी ने चारों ओर देखा और इसकी बहुत प्रशंसा की। लिन वानिकी ने मुस्कुराते हुए उसे एक गिलास पानी डाला। आप पहले आराम करते हैं, मैं आपके लिए अतिथि कक्ष को साफ करने जाऊंगा। नहीं नहीं, बस एक रात के लिए एक साथ निचोड़ें। ली यी ने जानबूझकर कहा। हालांकि लिन वानिकी का एक प्रीमिया था, जब ली यी ने वास्तव में यह अनुरोध किया था तब भी वह जम गई और कहा, हो। एक ठहराव के बाद लिन वानिकी ने कहा, वैसे भी बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए इसमें निचोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली यी, ठीक है। लिन वानिकी ली यी के लिए बिस्तर बनाने के लिए अतिथि कक्ष में गए और ली यी घर के चारों ओर चले। इस घर में 4 बेडरूम और 2 लिविंग रूम हैं, जिसमें एक अच्छा लेआउट और एक अच्छा दृश्य है। ली यी ने एक नजर डाली और अनुमान लगाया कि यह लगभग 180 वर्ग मीटर था। बीजिंग की तीसरी रिंग रोड में स्थित लगभग 180 वर्ग मीटर के एक बड़े फ्लैट की कीमत 20 मिलियन युआन से शुरू होती है। ये कीमत आम लोगों के लिए आकाश उच्च है, लेकिन लिन वानिकी एक बहुत लोकप्रिय कलाकार थे। उस समय उसे एंडोर्समेंट फीस में बहुत पैसा मिला और बीजिंग में 180 वर्ग मीटर का घर खरीदना कम महत्वपूर्ण माना जाता था। थोड़ी देर के बाद लिन वानिकी गेस्ट रूम से बाहर आया और ली यी से कहा, बिस्तर बनाया जाता है। ली यी ने सिर हिलाया, उठकर अतिथि कक्ष की ओर चला गया। उन्होंने 2 कदम उठाए, फिर पीछे मुड़े और लिन वानिकी से कहा, वानिकी, धन्यवाद। लिन वानिकी थोड़ा स्तब्ध था, फिर मुस्कुराया और कहा, आप मुझे किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? यह वही है जो मुझे करना चाहिए। ली यी मुस्कुराई और कहा, वैसे क्या आप कल स्वतंत्र हैं? मैं स्वतंत्र हूँ, क्या गलत है? लिन वानिकी के पास अब शूटिंग करने के लिए कोई फिल्में नहीं है, इसलिए उनके पास दिन का सबसे खाली समय है। ली यी, ठीक है, मैं कल एक नीलामी में जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? लिन वानिकी, नीलामी? मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ? ली यी, चलो हमारे क्षितिज को व्यापक बनाएं। मैंने सुना है कि कल की नीलामी में बहुत सारे शानदार सामान होने जा रहे हैं। विज्ञापन। लिन वानिकी, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ली यी, ओह, वैसे मैं बहुत लापरवाही से तैयार हूँ, मुझे कल औपचारिक रूप से अधिक कपड़े पहनने की जरूरत है। नीलामी कल दोपहर 2 बजे शुरू होती है। कल सुबह कुछ कपड़े खरीदने के लिए आप मेरे साथ कैसे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। लिन वानिकी ने खुशी से सहमति व्यक्त की। वैसे क्या आपने रात का भोजन किया है? लिन वानिकी ने पूछा। ली यी ने उसके पेट को छुआ और कहा, नहीं, क्या आप मुझे नूडल्स का कटोरा बना सकते हैं? लिन वानिकी, कोई समस्या नहीं। वास्तव में ली यी ने पहले से ही लियो चुनेली के साथ खाया था, हालांकि वह सिर्फ लिन वानिकी के साथ और अधिक करना चाहता था। जितना अधिक आप एक साथ समय बिताते हैं, उतना ही अधिक अनुकूल छाप आपके पास होगा। रात के खाने के बाद ली यी एक शॉवर लेने गए। जल्द ही ली यी ने धोया और पाया कि बाथरूम में कोई तौलिया नहीं था। वह वास्तव में ऐसा करने का मतलब नहीं था। ली यी के पास लिन वानिकी को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वानिकी लिन वानिकी लिविंग रूम में था जब उसने ली यी को बाथरूम से फोन करते हुए सुना। वह चली गई और पूछा, क्या गलत है? ली यी, क्या आपके पास एक तौलिया है? मैं शॉवर के साथ कर रहा हूँ और अंदर कोई तौलिया नहीं है। लिन वानिकी ने उसके माथे को थप्पड़ मारा और कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक तौलिया रखना भूल गया। एक पल रुको, मैं इसे प्राप्त करूंगा। लिन वानिकी जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। अलमारी के बगल में छोटे शेल्फ से एक साफ और नरम तौलिया लिया और ली यी के बेडरूम के बाथरूम के दरवाजे पर वापस आ गया। धीरे से दरवाजा खुला धकेल दिया और तौलिया को अंदर सौंप दिया। उसी समय उसने दरवाजे में दरार के माध्यम से ली यी की आकृति की एक झलक पकड़ी। 8 पैक एबीएस, उल्टे त्रिकोण की मांसपेशियां और एक आदर्श कुत्ता कमर। लिन वानिकी तुरंत शर्मा गया। यहाँ यह नया है और इसका उपयोग कभी नहीं किया गया है। लिन वानिकी की आवाज माफी और कोमल थी। ली यी की 5 इंद्रियां अब बहुत तेज थीं और उन्होंने देखा कि लिन वानिकी ने उनके शरीर को संक्षेप में देखा था। ली यी ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। हालांकि ली यी ने इसे कुछ बार मिटा दिया, फिर जानबूझकर तौलिया को जमीन पर गिरा दिया और कहा, अरे नहीं। लिन वानिकी के जाने से पहले उसने पूछा, क्या गलत है? ली यी, तौलिया फर्श पर गिर गया और गंदा हो गया। क्या आप मुझे एक और तौलिया पा सकते हैं? लिन वानिकी, कोई बात नहीं, एक पल रुको, मुझे एक और नया तौलिया मिल जाएगा। ली यी चकित, ये बिल्कुल वही प्रभाव था जो वह चाहता था। आप पर चाल का उपयोग करने के लिए मुझे दोष न दें, क्योंकि प्राचीन काल से गहरे स्नेह को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, केवल ट्रिक्स ही लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। विज्ञापन। अध्याय 205। चाहिए, मैंने मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद लिन वानिकी एक नए तौलिया के साथ वापस आ गया। ली यी का बाथरूम का दरवाजा बंद था। तौलिया यहाँ है। लिन वानिकी दरवाजे के बाहर फुसफुसाई, ओह ठीक है। ली यी ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला, जिससे लिन वानिकी को सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। इससे पहले लिन वानिकी ने बाथरूम का दरवाजा एक दरार खोला था, लेकिन इस बार ये ली यी था जिसने दरवाजा खोलने की पहल की थी, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से व्यापक रूप से खोला गया था। लिन वानिकी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सब कुछ देखा। न केवल आप ली यी के मजबूत शरीर को देख सकते हैं, बल्कि आप उसके शर्मनाक हिस्सों को भी देख सकते हैं। लिन वानिकी ने तुरंत मुड़कर उसके चेहरे को ढक दिया और चिल्लाया, ली यी, अरे मुझे अभी तक अपना तौलिया नहीं मिला है। लिन वानिकी शर्मा गया और फिर से चारों ओर घूम गया। जमीन को देखकर ली यी के शरीर को देखने की कोशिश नहीं की। हालांकि कभी कभी आप जितना अधिक नहीं दिखते हैं, उतना ही आप इसे देखना चाहते हैं। लिन वानिकी ने अपनी आंख के कोने से तीसरी बार ली यी के शरीर की एक झलक पकड़ी। तौलिया को ली यी को सौंपने के बाद वह छोड़ना चाहती थी, लेकिन ली यी ने उसे रोक दिया और कहा, छोड़ने की जल्दी में मत बनो।
पहले से ही तौलिया को बाहर निकालो। ली यी ने उसे वह तौलिया सौंप दिया जो जमीन पर गिर गया था। लिन वानिकी के पास इसे लेने के लिए बाहर पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर उसने ली यी के शरीर को फिर से देखा। उसे इस तरह से देखकर ली यी वास्तव में उसे बाथरूम में घसीटकर उसे मारना चाहती थी। हालांकि ली यी इसे मजबूर नहीं करना चाहता, वह चाहता है कि दूसरी पार्टी तैयार हो। ली यी मुस्कुराया और फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। वह तौलिया ले गया और अपने शरीर को पोंछना शुरू कर दिया। लिन वानिकी शर्मा गया और लिविंग रूम में सोफे पर लौट आया। सोफे पर बैठकर लिन वानिकी के दिल की धड़कन लंबे समय तक शांत नहीं हो सकती थी और एक शर्मीली ब्लश अभी भी उसके चेहरे पर बना रहा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ली यी की मांसपेशियों के शरीर और शर्मनाक दृश्य अभी अनजाने में उसके दिमाग में उभरा। उसने ये भी कल्पना की कि उन 8 पैकेट्स को अपने हाथों से छूने के लिए क्या महसूस होगा। अगर उसने मुझे गले लगाया तो ऐसा क्या लगेगा। लिन वानिकी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी कल्पना को जंगली चलाने दिया। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सिर जोरदार ढंग से हिलाया और अपने गालों को धीरे से थपथपाया, खुद को जगाने की कोशिश की। विज्ञापन, मैं उस पर ऐसी प्रतिक्रिया कैसे कर सकता हूँ। लिन वानिकी अपनी कल्पना को जंगली चलाने से रोकें, ये बहुत शर्मनाक है। लिन वानिकी ने चुपके से अपने दिल में खुद को याद दिलाया, लेकिन यह अकथनीय भावना उसके दिल में बेतहाशा बढ़ गई जैसे मातम। उसी समय ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता भी बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकी, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 45 अंक। जब ली यी ने बाथरूम में सिस्टम की सिंक्रोनस शीघ्र ध्वनि सुनी तो उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर कर दिया। अप्रत्याशित रूप से लिन वानिकी भी थोड़ा बिगाड़ने वाला है। उसके शरीर को देखने के बाद उसकी अनुकूलता में 5 अंक बढ़ गए। ये रणनीति इसके लायक है। थोड़ी देर के बाद ली यी ने अपने कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर चले गए। उन्होंने देखा कि लिन वानिकी अभी भी अपने सिर के साथ सोफे पर बैठे हुए हैं, कुछ के बारे में सोच रहे हैं। वह धीरे से चला गया, उसे कंधे पर थपथपाया और कहा, वानिकी, आप किस बारे में सोच रहे हैं। लिन वानिकी विचार में खो गया था और उसकी आवाज से चौंक गया था। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया। ली यी को उसके चेहरे पर ब्लश देखना नहीं चाह रहा था। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। ली यी ने उसे इस तरह देखा और उसके अनुमान के बारे में अधिक निश्चित हो गया। ये छोटी सींग वाली बिल्ली बच्चों के लिए कुछ अनुचित के बारे में सोच रही हो सकती है। बेहतर होगा कि उसे मेरे साथ अधिक शारीरिक संपर्क होने देना बेहतर होगा। इस बारे में सोचते हुए ली यी ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। वानिकी, क्या आप मुझे मालिश दे सकते हैं। जब लिन वानिकी ने ये सुना तो उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। वह थोड़ा शर्मीली और उम्मीद कर रही थी। उसने ली यी को देखा और देखा कि वह थका हुआ लग रहा था और वास्तव में आराम करने की जरूरत थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने पहले कभी किसी को मालिश नहीं दी है, इसलिए मेरी तकनीक बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। लिन वानिकी ने कम आवाज में कहा, उसकी आवाज में मुश्किल से बोधगम्य झटके के साथ। ठीक है, ये ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ली यी ने एक मुस्कान के साथ कहा। आप जानते हैं कि मालिश कैसे करें। लिन वानिकी ने पूछा। ली यी, हाँ, मुझे थोड़ा पता है। एक बार जब मैं आपको सिखाता हूँ तो आप मुझे एक मालिश दे सकते हैं। लिन वानिकी, ठीक है। ली यी ने लिन वानिकी को सोफे पर बैठने के लिए कहा और वह उसके पीछे खड़ा था। उसके हाथ धीरे से उसके ऊपर रख लिया कंधे और उसकी मालिश करना शुरू कर दिया। ली यी पारंपरिक हक्सिया दवा में कुशल है। उनकी तकनीक बहुत पेशेवर है और लिन वानिकी को बहुत आरामदायक महसूस कराती है। विज्ञापन, थोड़ी देर के लिए अपने कंधों की मालिश करने के बाद ली यी ने लिन वानिकी के सिर और पीछे की मालिश करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां जानबूझकर या अनजाने में उसकी निष्पक्ष त्वचा को छू रही थीं। ली यी के हाथ बहुत गर्म थे। जब लिन वानिकी की त्वचा को छुआ गया था तो उसे लगा कि वह इलेक्ट्रोक्यूटेड है और उसका दिल कांप रहा है। 10 मिनट से अधिक समय के बाद ली यी ने मालिश समाप्त की और पूछा, ये कैसे था, क्या यह आरामदायक था। लिन वानिकी ने कहा, यह बहुत आरामदायक है। आप बहुत अमीर हैं, आप भी कैसे जानते हैं कि मालिश कैसे दें। ली यी, चूंकि मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने कुछ हक्सिया मेडिसिन मसाज और टूइना को सीखने का फैसला किया। लिन वानिकी, और कोई आश्चर्य नहीं। ठीक है, अब मुझे एक मालिश दो। ली यी, ठीक है, चलो देखते हैं कि आपने कैसे सीखा है। इस बार ली यी सोफे पर बैठे और लिन वानिकी ने ली यी की तकनीक की नकल की। लिन वानिकी ली यी के पीछे खड़े थे, धीरे से अपने कंधों पर हाथ रखे और ली यी के पिछले आंदोलनों की सावधानीपूर्वक नकल की। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ली यी की वाम की मांसपेशियों पर चली गईं और हर स्पर्श ने उसके दिल को तेजी से धड़क लिया और उसके गाल थोड़ा सा बह गए। ठीक है, ताकत अच्छी है, यही थोड़ा कठिन है। ली यी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लिन वानिकी की मालिश का आनंद लेते हुए, कभी कभी कुछ मार्गदर्शन देते हुए। ये सुनकर लिन वानिकी ने अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ा दिया और धीरे से ली यी की मांसपेशियों पर अपनी उंगलियों को दबाया, सबसे अच्छा मालिश बिंदु खोजने की कोशिश की। उसकी हरकतें अधिक से अधिक कुशल हो गईं और उसकी तकनीक अधिक से अधिक कोमल हो गई और ली यी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। थोड़ी देर के लिए मालिश करने के बाद लिन वानिकी का हाथ अनजाने में ली यी की गर्दन पर फिसल गया, जहां एक मांसपेशी थी जो विशेष रूप से तनावपूर्ण थी। लिन वानिकी की उंगलियों ने धीरे से उसकी गर्दन को गूंथ दिया और उसकी त्वचा के साथ निकट संपर्क में उसे उसके दिल में एक अजीब भावना महसूस की। उसने शांत रहने की कोशिश की और ली यी की मालिश करना जारी रखा। हालांकि जैसे जैसे मालिश आगे बढ़ी और उनके शरीर निकट संपर्क में आ गए, लिन वानिकी धीरे धीरे कम शर्मीली हो गई। 10 मिनट से अधिक समय तक मालिश करने के बाद लिन वानिकी के हाथों में गले में खराश हो गए। ली यी को पता था कि यह लगभग समय है। उसने अपनी आंखें खोली, उसके पीछे लिन वानिकी को देखा और कहा, वानिकी, तुम वास्तव में अच्छी तरह से मालिश करते हो। मैं अब और थक नहीं हूँ, इसलिए हम रुक सकते हैं। धन्यवाद। जब लिन वानिकी ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। वास्तव में मैं चिंतित था कि मैं अच्छा नहीं कर रहा था। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं पूरी तरह से आराम महसूस करता हूँ। ली यी ने कहा, स्ट्रेचिंग और बेहद आरामदायक लग रही है। लिन वानिकी ने ली यी की आराम से उपस्थिति को देखा और उसका दिल उपलब्धि की भावना से भर गया। यह अच्छा है, बिस्तर पर जाओ, ये पहले से ही 11 बजे है। क्या आपको अभी भी कल कपड़े नहीं खरीदना है। लिन वानिकी ने कहा। ली यी, ठीक है, सो जाओ। वे दोनों अपने कमरे में वापस चले गए और सो गए। हालांकि लिन वानिकी उसके दिमाग में सभी प्रकार के विचारों के साथ बिस्तर पर पड़ी थी और सो नहीं सकती थी। वह सोचती है कि क्या ली यी अपनी शादी को भगाने के लिए अपने कमरे में आएगी। अब उसे रखा जा रहा था, अगर वह उससे पूछता तो क्या वह मना कर देगा। लोगों ने कहा कि पहली बार दर्दनाक था, लेकिन क्या यह सच था। विज्ञापन, अध्याय 206 आप किस पर नीचे देखते हैं। विभिन्न स्थितियों की कल्पना करते हुए लिन वानिकी बिस्तर पर लेट गए। हालांकि ये पता चला कि वह इसे उखाड़ फेंक रही थी। ली यी अगली सुबह तक उसे देखने के लिए अपने कमरे में नहीं गया। आधा अतीत 8। लिन वानिकी ने अपनी आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराया और खुद से कहा, वह एक सज्जन व्यक्ति है। 1 बिलियन युआन खर्च करने के बाद ली यी ने उसे मजबूर नहीं किया, जिसने उस पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ा। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकी, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 50 अंक। ली यी बिस्तर पर लेटा हुआ था जब सिस्टम ने अचानक लग रहा था। इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। सुबह में इतनी जल्दी उसकी अनुकूलता 5 अंक क्यों बढ़ी। ली यी थोड़ा भ्रमित था। हालांकि अनुकूलता में वृद्धि हमेशा एक अच्छी बात है, इसलिए ली यी ने इसे बारे में ज्यादा नहीं सोचा और धोने के लिए उठे। जब उन्होंने पैकिंग खत्म कर दी और कमरे से बाहर चले गए तो लिन वानिकी पहले से ही कपड़े पहने हुए थे और लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। उनके हाथ में एक अखबार पकड़े हुए थे। वह चौकस रूप से पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी दरवाजे पर देखती थीं। एक खुलासा करती थी, उम्मीद का संकेत। गुड मॉर्निंग वानिकी। ली यी ने दरवाजा खोला और उसका अभिवादन किया। शुभ प्रभात। लिन वानिकी ने अपनी आवाज में एक मुश्किल से बोधगम्य कोमलता के साथ जवाब दिया। नाश्ता सरल और गर्म था और दोनों ने भोजन करते समय बातचीत की। भोजन के बाद दोनों ने शहर के केंद्र में एक हाई एंड शॉपिंग मॉल में टैक्सी ली। लिन वानिकी के साथ ली यी ने कपड़ों के कई टुकड़ों पर कोशिश की। हालांकि लिन वानिकी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसने सोचा था कि ली यी नीलामी में जा रही थी, उसके लिए औपचारिक रूप से कपड़े पहनना बेहतर होगा।
शर्ट पर कोशिश करने के बारे में। कैसे? ली यी ने पहले कभी शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए इस पर कोशिश करने का एक अच्छा अवसर था। ठीक है, चलिए चलते हैं। ली यी और लिन वानिकिंग एक शर्ट स्टोर में चले गए, जिसमें क्लासिक सफेद शर्ट से लेकर शैलियों के साथ जटिल पैटर्न के साथ विभिन्न प्रकार की शर्ट प्रदर्शित हुई। यह एक कोशिश करो, ये हल्का नीला है और आपकी त्वचा टोन को बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। लिन वानिकिंग ने सुझाव दिया, एक नीली शर्ट की ओर इशारा करते हुए। ली यी मुस्कुराई और सिर हिलाया, शर्ट ले लिया और फिटिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक शर्ट पहने हुए बाहर आया। नीले रंग के कपड़े ने उसकी मांसपेशियों की आकृति को सेट किया। उनका कॉलर बड़े करीने से एक टाई के साथ बंधा हुआ था, जिससे वह विशेष रूप से ऊर्जावान दिखता था। वाह, तुम इस शर्ट में बहुत सुंदर लग रहे हो। लिन वानिकिंग की आंखें जल गईं और उसने ईमानदारी से कहा। ली यी ने खुद को नीचे देखा और महसूस किया कि यह शर्ट वास्तव में उसके अनुकूल है। यह एक तो कृपया मुझे पैंट की एक जोड़ी के साथ मिलान करने में मदद करें, ली यी ने क्लर्क से कहा। विज्ञापन। क्लर्क मुस्कुराया और सिर हिलाया और ली यी के लिए उपयुक्त पैंट चुनना शुरू कर दिया। लिन वानिकिंग के चयन के बाद ली यी ने आखिरकार काली पतलून की एक जोड़ी को चुना, जो एक गहरे नीले रंग की शर्ट के साथ मेल खाता था, जो औपचारिक और फैशनेबल दोनों दिख रहा था। ये कैसे है? क्या आप संतुष्ट हैं? लिन वानिकिंग ने ली यी के नए कपड़ों को देखा, जिसमें उसकी आंखों में संतुष्टि की एक चमक थी। बहुत संतुष्ट, धन्यवाद। ली यी ने अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त किया। लड़कियां स्वाभाविक रूप से खरीदारी का विरोध करने में असमर्थ हैं। ली यी ने खुद के लिए कपड़े का एक सेट खरीदा। उसने लिन वानिकिंग के लिए 2 सेट खरीदे। कुल लागत 10,000 से अधिक युआन की। ली यी ने इस पोशाक पर 5,000 से अधिक युआन खर्च किए। घर लौटने के बाद ली यी ने पूछा, क्या आप आज दोपहर नीलामी में जा रहे हैं? लिन वानिकिंग, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लिन वानिकिंग सच कह रहा था, उसे ली यी द्वारा रखा जा रहा था, इसलिए वह नीलामी में लापरवाही से भाग लेने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? ली यी ने ये सुना और कहा, मेरे साथ आओ, मेरे लिए अकेले जाना उबाऊ होगा। मैं आपको 1 बिलियन ट्रांसफर करूंगा। यदि आपको नीलामी में कुछ भी पसंद है तो बस इसे खरीदें। लिन वानिकिंग, ली यी ने तुरंत पैसे स्थानांतरित करने के लिए अपना फोन उठाया। बूंद, पिछले नंबर 6597 के साथ आपके बैंक कार्ड को 1 बिलियन युआन मिला है। अगले क्षण स्थानांतरण अधिसूचना आई। लिन वानिकिंग, झटका, पागल झटका। लिन वानिकिंग वास्तव में ली यी द्वारा स्तब्ध था। वह कितना अमीर है, किसी भी समय 1 बिलियन युआन स्थानांतरित करना। इससे पहले लिन वानिकिंग ने अभी भी तरल क्षति का बकाया था और ली यी ने उसे 1 बिलियन का हस्तांतरित कर दिया। उन चीजों से निपटने के बाद वह अभी भी लगभग 100 मिलियन बचा था। अप्रत्याशित रूप से ली यी ने 1 बिलियन स्थानांतरित कर दिया। बैंक द्वारा भेजे गए पाठ संदेश को देखते हुए लिन वानिकिंग दम रह गया। इसके अलावा जब उसने ली यी को देखा तो उसे हमेशा उसके लिए थोड़ा खेद महसूस हुआ। ये बहुत पहले कहा गया था कि यह एक मालकिन को रखने का रिश्ता था, लेकिन ली यी ने उसे छूने के बिना भी कुल 2 बिलियन को खुद को स्थानांतरित कर दिया था। क्या उसे डर नहीं है कि वह पैसे से भाग जाएगा? वह खुद पर बहुत भरोसा करता है। ली यी वास्तव में उत्कृष्ट है। विज्ञापन। लिन वानिकिंग को ली यी ने स्थानांतरित कर दिया था। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 10। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 70 अंक। एक पल में इस 1 बिलियन ने ली यी 20 अंक की अनुकूलता लाई। ली यी ने लिन वानिकिंग की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखा और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसे थोड़ा मजेदार लगा। उन्होंने धीरे से लिन वानिकिंग के कंधे को थपथपाया और कहा, क्या गलत है वानिकिंग? क्या आप 1 बिलियन से आश्चर्यचकित हैं? लिन वानिकिंग अपने होश में वापस आ गया और ली यी को देखा, जिसमें उसकी आंखों में जटिल भावनाएं चमक रही थीं। उसने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हाँ, आपने 1 बिलियन स्थानांतरित कर दिया, ये बहुत ज्यादा है। आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्या आपको डर नहीं है कि मैं पैसे के साथ भाग जाऊंगा? ली यी ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, अगर आप किसी को रोजगार उस पर भरोसा करो, यदि आप उस पर संदेह करते हैं तो उसे रोजगार न दें। मुझे तुम पर विश्वास है। लिन वानिकिंग, धन्यवाद। इस समय लिन वानिकिंग ने अपराध बोध की भावना महसूस की। उसने महसूस किया कि यद्यपि ली यी एक बदमाश की तरह दिखती थी और उसे अपनी मालकिन के रूप में रखती थी, उसने उसका बहुत सम्मान किया और उसे उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया। यहाँ तक कि उसने एक शब्द कहे बिना उसे 1 बिलियन तक स्थानांतरित कर दिया और उसे जो चाहे उसे खरीदने दिया। ली यी को छोड़कर ऐसा कोई अन्य अच्छा आदमी नहीं होना चाहिए। वास्तव में ली यी को चिंता नहीं थी कि लिन वानिकिंग पैसे के साथ भाग जाएगी। भारी राशि का उल्लेख नहीं करने के लिए वह इसके साथ भाग नहीं सकती। ली यी ने उसके दिल को समझा। उन्होंने अपनी मनी पावर को इस तरह से दिखाया, अगर दूसरी पार्टी मूर्ख नहीं थी तो वह कैसे छोड़ सकता है? आप ली यी के अलावा किसी और को कहां पा सकते हैं जिसने उसके साथ सोने से पहले भी 2 बिलियन खर्च किए थे? समय गुजर जाता है, पलक झपकते ही दोपहर थी। नीलामी सेलिब्रिटी होटल में आयोजित की गई थी। कई हस्तियों और सुरुचिपूर्ण लोग होटल के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए हैं। भव्य कपड़ों में पुरुष और महिलाएं आयोजन स्थल के चारों ओर घूम रहे हैं और बातचीत और हंसी की आवाज एक के बाद एक सुनी जाती है। लग्जरी कारों ने एक के बाद एक में चलाई और इससे पहले कि वे होटल के प्रवेश द्वार पर रुकें, सुरक्षा गार्ड कार के दरवाजे खोलने में मदद करने के लिए आए। ली यी और लिन वानिकिंग भी आए। उन्होंने एक टैक्सी ली और सीधे मिंगलिंग होटल के प्रवेश द्वार पर गए। दरवाजे पर कई सुरक्षा गार्ड थे। उन्होंने पहले लग्जरी कारों को देखा था, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि यह एक टैक्सी है तो उनमें से कोई भी दरवाजा खोलने के लिए आगे नहीं आया। ली यी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। लिन वानिकिंग भी टैक्सी से बाहर निकला। लिन वानिकिंग ने एक सुरुचिपूर्ण सफेद पोशाक पहनी थी जो स्नो व्हाइट की तरह दिखती थी, जबकि ली यी विशेष रूप से एक सावधानी से चयनित हल्के नीले रंग की शर्ट और काली पतलून में ऊर्जावान दिखती थी। हालांकि जब वे होटल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो उन्हें एक वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड द्वारा रोक लिया गया। सुरक्षा गार्ड ने अपनी आंखों में तिरस्कार के संकेत के साथ ली यी पर नजर डाली, फिर कहा, मुझे माफ करना सर, क्या आपके पास एक निमंत्रण है? ली यी थोड़ा स्तब्ध था और कहा, क्या नीलामी को अभी भी निमंत्रण की आवश्यकता है? सुरक्षा गार्ड ने कहा, बेशक। क्या आपको लगता है कि कोई भी नीलामी की तरह एक उच्च अंक स्थान पर आ सकता है? मुझे आपसे फिर से पूछने दें, क्या आपके पास कोई निमंत्रण है? यदि हाँ, तो कृपया इसे दिखाएं। यदि नहीं, तो कृपया चारों ओर मुड़ें और तुरंत छोड़ दें। विज्ञापन। अध्याय 207। एक गिगोलो होने के नाते इससे पहले कि ली यी प्रतिक्रिया कर पाती, एक युवक ने एक फरारी से बाहर कदम रखा, ली यी पर नजर डाली और आश्चर्य में कहा, अरे, क्या ये सहपाठी ली यी नहीं है? क्या आप बीजिंग में घर बेच रहे हैं? ली यी ने एक नजर डाली और देखा कि यह एक हाई स्कूल के सहपाठी लियाओ चेंगयू था। वह लियाओ चेंगयू से गहराई से प्रभावित था। हाई स्कूल में उनका अच्छा अकादमिक प्रदर्शन था और उनका परिवार अच्छी तरह से बंद था। उनके माता पिता स्थानीय खनिक थे और बहुत अमीर थे। लियाओ चेंगयू वास्तव में एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है जिसका परिवार एक खदान का मालिक है। जब वे हाई स्कूल में थे तो वे दोनों स्कूल वैले वे पसंद करते थे और उनके प्रेम प्रतिबंध थे। ली यी को उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। छात्र लियाओ चेंगयू, मैं यहाँ एक घर बेचने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ एक नीलामी में भाग लेने के लिए हूँ। अपने सहपाठियों की खातिर ली यी ने कुछ भी अप्रिय नहीं कहा, लेकिन लियाओ चेंगयू ने चटला और कहा, दिलचस्प। जिस तरह से आप कपड़े पहने हैं, एक नीली शर्ट और काली पतलून, आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप शेयर रियल एस्टेट रूप से हैं। ठीक है, यदि आप घरों को बेचने के लिए यहाँ एक टैक्सी नहीं लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आज बहुत सारे धनी लोगों के साथ एक बड़ी नीलामी चल रही है, इसलिए आप यहाँ आए थे? ली यी का चेहरा काला हो गया। शेयर रियल एस्टेट से एफ तारांकन के तुम। हालांकि ली यी को अचानक पता चला कि वह केजीआर रियल एस्टेट के समान कपड़े पहने हुए लग रहा था। ली यी अवाक था। क्या बकवास है? लिन वानिकिंग ने ध्यान से मेरे लिए कपड़े चुने, लेकिन हमने वही कपड़े पहने। लियाओ चेंगयू ने कहा, लेकिन आप जानते हैं कि ये पोशाक आपको बहुत अच्छी तरह से सूट करती है। रियल एस्टेट व्यवसाय हाल ही में अच्छा नहीं कर रहा है। क्या आप एक कठिन समय बिता रहे हैं? ली यी, ये ठीक है, मैं प्रभावित नहीं हूँ। लियाओ चेंगयू, हम सहपाठी हैं। यदि आप इसे बीजिंग में नहीं बना सकते हैं तो मुझे बताएं।
मैं आपके लिए एक द्वारपाल के रूप में एक नौकरी की व्यवस्था करूंगा, भोजन और आवास के साथ 1 महीने में 6,000 1 महीने के बारे में। ये कैसे? यह आपको कड़ी मेहनत के दशकों से बचाएगा। लियाओ चेंगयू ने बोलने के बाद उन्होंने ली को एक के साथ देखा, मुस्कान, गर्व से भरा एक चेहरा। ली भी हंसे। मुझे आपका सुरक्षा गार्ड बनना है? क्या हम दशकों से बचने से बच सकते हैं? आप सपने देख रहे होंगे। ली, इसे भूल जाओ, तुम अभी भी इतने आत्मधर्मी हो। मैं तुम्हें समझाने के लिए बहुत आलसी हूँ। समझाएं, आपके कपड़े खुद के लिए बोलते हैं। क्या आपको अभी भी एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? सुरक्षा, उसे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ हर कोई या तो अमीर है या महान है। हम उसे दरवाजे पर घर बेचने नहीं दे सकते। लियाओ चेंगू बहुत असभ्य था और यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड को उसे बाहर निकालने के लिए कहा। सुरक्षा गार्ड सभी समझदार पुरुष थे। उनमें से एक टैक्सी द्वारा आया था और एक एजेंट की तरह कपड़े पहने हुए थे। एक रईस है जो एक फरारी में आया था। वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि किसे सुनना है। जल्दी करो और कार में जाओ। यहाँ कोई बिक्री नहीं, विज्ञापन। बहुत से लोग चारों ओर देख रहे थे। उनमें से कुछ सिर्फ शांति से देख रहे थे, जबकि अन्य मस्ती में शामिल हुए। वास्तव में क्या ये घर बेचने के लिए एक जगह है? आपके पास औचित्य की कोई भावना नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। यह सही है, जो आज की नीलामी में आ सकते हैं उनमें से कई घर नहीं हैं। उन्हें यहाँ बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास कुछ समझ में है? आप जानते हैं कि एक धनी व्यक्ति आज यहाँ आ रहा है। ये सिर्फ इतना है कि समय गलत है। इससे पहले कि आप बाहर निकाल दें, एक गरिमापूर्ण तरीके से छोड़ दें। ली ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था क्योंकि लिन वानिकी अभी तक बाहर नहीं आया था। लिन वानिकी ने कार में बाहर शोर सुना था। उसे बहुत दोषी लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली के लिए उसने जो कपड़े सावधानी से चुने गए थे वे उसे परेशानी पैदा करेंगे। वह केजिया रियल एस्टेट से एक घर बेचने वाले एक एजेंट के लिए गलत था। हालांकि अन्य लोग ली की ताकत को नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या वह इसे नहीं जानती है? ली ने आसानी से 2 बिलियन को स्थानांतरित कर दिया। वह कोई साधारण धनी आदमी नहीं था। अगर वह उसे 2 बिलियन दे सकता है तो भी उसके पास कम से कम 20 बिलियन बचा था। लिन वानिकी मूल रूप से ली के रखे हुए प्रेमी थे जो कैनी ने ली द्वारा उठाया था। अब यह उसका उपयोग करने का समय है और उसे अपने खर्च पर वापस जाना होगा। लिन वानिकी ने कार का दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने सफेद और पतले पैरों की एक जोड़ी को फैलाया। इसने तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। हे भगवान, ये पैर बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। हे भगवान, दुनिया में ऐसे सुंदर पैर हैं। ये पैर अद्भुत हैं, सबसे सुंदर पैर जो मैंने कभी देखा है। यदि किसी व्यक्ति के सुंदर पैर हैं तो व्यक्ति को भी सुंदर होना चाहिए। हर कोई टैक्सी को घूर रहा था, बाहर आने वाली खूबसूरत महिला के लिए आगे देख रहा था। लिन वानिकी कार से धीरे धीरे और शांति से बाहर निकले। वह आज बहुत उचित कपड़े पहने हुए है, जो वास्तव में उसके स्वभाव को उजागर करता है। लिन वानिकी 97 के ब्यूटी स्कोर के साथ एक फिल्म और टेलीविजन स्टार है। वह उन लक्ष्यों में सबसे सुंदर है जो ली वर्तमान में बाध्य है और एक शीर्ष सौंदर्य है जिसे सबसे आसानी से बाहर लाया जा सकता है। लिन वानिकी न केवल सुंदर है बल्कि एक उत्कृष्ट स्वभाव भी है। जैसे ही वह टैक्सी से बाहर निकली, दृश्य अचानक शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत लड़की आएगी। सुरक्षा गार्ड ने लिन वानिकी में जल्दी से मुस्कुराया। लियाओ चेंगू की आंखें भी जल गईं और उन्होंने लिन वानिकी में सिर हिलाया। हर कोई स्तब्ध था। लियाओ चेंगू ने ली को देखा और कहा, छात्र ली, आप काफी प्रभावशाली हैं। आप वास्तव में एक सुंदर ग्राहक को यहाँ लाए हैं। लिन वानिकी ने भड़काया। उसे लियाओ चेंगू की अच्छी छाप नहीं थी और उसने सार्वजनिक रूप से ली से कहा। लियाओ चेंगू उसके और ली के बीच के संबंध को नहीं जानते थे और सोचा था कि ली वास्तव में एक मध्यस्थ थे। विज्ञापन। लियाओ चेंगू ने सोचा कि वह अमीर और सुंदर है, इसलिए इससे पहले कि लिन वानिकी ली को मिल सके उसने उसे बीच में रोक दिया, अपना हाथ हिलाकर हाथ खींच लिया और कहा, हेलो, मेरा नाम लियाओ चेंगयू है, क्या मैं तुम्हें जान सकता हूँ? जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, वह इधर उधर हो गया और सिक्योरिटी गार्ड की ओर चिल्लाया, पाक, धीरे धीरे। मेरी फरारी की कीमत 5 मिलियन है। मेरा कहना है कि लियाओ चेंगयू बहुत स्मार्ट था। उन्होंने सीधे लड़की को बताया कि वह अमीर थी और इस कार की अकेले 5 मिलियन खर्च हुई। हालांकि उन्होंने गलत व्यक्ति पाया। लिन वानिकी ने भी अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कहा, क्षमा करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लियाओ चेंगयू ने कहा, चिंता मत करो, मुझे जानने से मुझे केवल लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। अधिक दोस्तों का मतलब अधिक रास्ते है। लिन वानिकी, कोई दिलचस्पी नहीं है। एक अच्छा कुत्ता सड़क को अवरुद्ध नहीं करता है, कृपया रास्ते से हट जाओ। लियाओ चेंगू स्तब्ध था। वह हमेशा उसी चाल के साथ लड़कियों को जीतना सुनिश्चित करता था जिसे वह अभी इस्तेमाल करता था और उसने कभी भी इस तरह की सीधी अस्वीकृति का सामना नहीं किया था। क्या उसे और भी परेशान कर दिया कि सुंदर महिला ने अभी वास्तव में उसे एक अच्छा कुत्ता होने के लिए डांटा था जो सड़क को अवरुद्ध नहीं करता था। वह इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़े विस्फोट करने वाले थे। हालांकि जैसा कि वह सार्वजनिक रूप से था, वह केवल अपने गुस्से को दबा सकता था और अपनी रचना को बनाए रख सकता था। कोई बात नहीं, कृपया। लियाओ चेंगू ने रास्ता बनाया। हालांकि वह क्या विश्वास नहीं कर सकता था कि सुंदर महिला जिसने उसे खारिज कर दिया था, वह सीधे ली तक सीधे चला गया और ली की बांह ले ली। ओह नहीं, क्या चल रहा है? लियाओ चेंगू स्तब्ध था। सुरक्षा गार्ड भी हैरान था। दर्शक भी स्तब्ध थे। इस तरह की एक आश्चर्यजनक सुंदर महिला वास्तव में उस आदमी के चारों ओर उसकी बांह थी पर निर्भर। क्या यह वह आशीर्वाद है जो उसने कई जीवनकाल में जमा किया है? तू, हर कोई बहुत ईर्ष्या करता है। लियाओ चेंगू ने पूछा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? ली हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखों में गर्व का संकेत। उन्होंने धीरे से लिन वानिकी के हाथ को जवाब में अपनी बांह पर थपथपाया और साथ ही साथ लियाओ चेंगू को देखा और कहा, हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं और हमारा एक करीबी रिश्ता है। लिन वानिकी उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान के साथ एक तरफ खड़े हो गए, जो कि ली को प्रशंसा के साथ देख रहा था। लियाओ चेंगू की अभिव्यक्ति बार बार एक तत्काल समय ईर्ष्या अनिच्छा में बदल गई। सभी प्रकार की भावनाओं को एक साथ जोड़ दिया, जिससे वह एक पल के लिए नियंत्रण से थोड़ा बाहर हो गया। उन्होंने एक मुस्कान को मजबूर किया, चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सहपाठी ली, आप वास्तव में अच्छे हैं। आपने इसे अच्छी तरह से छिपाया है। कुछ वर्षों तक आपको नहीं देखने के बाद आप एक गिगोलो बन गए हैं। विज्ञापन। अध्याय 208 पागल कीमत हॉपिंग। जाहिर है, लियाओ चेंगू ने फिर से गलतफहमी की। उसने सोचा कि ली एक गिगोलो था जो उसके सामने सुंदरता से दूर रह रहा था। ली ने चकित किया और कहा, हाँ, डॉक्टर ने कहा कि मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, इसलिए नरम भोजन खाना आसान है। ये कहने के बाद ली ने लिन वानिकी का हाथ लिया और होटल में चला गया। अपने सिर को ऊंचा पकड़ लिया और छाती को बाहर निकाल दिया। बहुत गर्व से देखा। उदाहरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उदाहरण चिन्ह। अब सुरक्षा गार्ड भ्रमित था। हर कोई भी भ्रमित था। वे भी यह मुफ्त भोजन खाना चाहते हैं। धिक्कार है, कौन कहता है कि अमीर महिलाएं सभी मध्यम आयु वर्ग के हैं? क्या आप नहीं देखते कि यह सुंदरता कितनी युवा और सुंदर है? इतनी खूबसूरत लड़की, अकेले उसे पैसे देने दो, मैं उसे पैसे देने से ज्यादा खुश रहूंगा। सभी के ईर्ष्या के बीच ली और लिन वानिकी एक साथ चले। होटल में प्रवेश करने के बाद ली और लिन वानिकी सीधे वीआईपी क्षेत्र में गए, जहां कर्मचारियों ने उन्हें नीलामी में भाग लेने के लिए एक नंबर प्लेट दी। जिस तरह से कई मेहमानों ने उत्सुक और ईर्ष्यालु झलक डाली और चर्चा एक के बाद एक हुई। वह आदमी कौन है? वह इतनी खूबसूरत महिला को कार्यक्रम स्थल में कैसे ला सकता है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसके आत्मविश्वास से भरे लोग को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्या आपने नोटिस नहीं किया जिस तरह से सुंदर महिला ने उसे देखा? वह प्यार और प्रशंसा से भरा था। यह निश्चित रूप से सच्चा प्यार था। लियाओ चेंगू ने सभी की चर्चाओं को सुना और उसके दिल में ईर्ष्या एक ज्वार की तरह बढ़ गई।
उन्होंने उसके बगल में उस व्यक्ति को म्यूट कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह सिर्फ एक गिगोलो है, उस खूबसूरत महिला द्वारा रखा गया एक गिगोलो। हालांकि उसके आसपास के लोग ईर्ष्यालु दिखते थे, वह वास्तव में उस खूबसूरत महिला द्वारा रखा जा रहा है। मैं उसके द्वारा भी रखा जाना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत युवा महिला द्वारा रखा जाना एक आशीर्वाद है जो मैंने आज जीवनकाल में अर्जित किया है। हाँ, और यह सुंदरता उसे वास्तव में अच्छा व्यवहार करती है। भले ही वह उसे अपनी मालकिन के रूप में रखती है, वह उसे दुनिया को देखने के लिए बाहर ले जाने के लिए तैयार है। सभी ने ये कहने के बाद लियाओ चेंग्यू ने अचानक महसूस किया कि एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी के होना पर्याप्त नहीं था। वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि ली, जिन्होंने एक बार सूल वैली के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी, अब इस तरह के शानदार सौंदर्य के साथ इस तरह के शानदार तरीके से यहाँ दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से कसम खाई कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे नीलामी करने जा रहे हैं, वह उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और वे जो चाहते थे उसे छीन लेंगे। अगर मैं महिला को दूर नहीं ले जा सकता तो मैं उसकी चीजों को दूर क्यों नहीं ले जा सकता? मेरे पास बहुत पैसा है। विज्ञापन। लियाओ चेंगू ने खुद को सोचा। कुछ मिनटों के बाद नीलामी हॉल पहले से ही भरा हुआ था और मेहमान एक दूसरे के लिए फुसफुसा रहे थे, उन वस्तुओं पर चर्चा कर रहे थे जो होने वाली थी नीलामी। जल्द ही नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। एक भव्य गांव में एक सुंदर मेजबान नीलामी के चरण में चला गया। माइक्रोफोन को पकड़े हुए उसकी आवाज मीठी और चुंबकीय। उसने कहा, प्रिय नेताओं और प्रतिष्ठित मेहमानों, इस नीलामी में आपका स्वागत है। हम कई वस्तुओं को प्रस्तुत करेंगे जिनमें कला और कीमती संग्रहणीयता के दुर्लभ कार्य शामिल हैं, साथ ही भूमि और कंपनी के शेयरों के भूखंड भी हैं। हमें उम्मीद है कि आप घर में एक भरपूर फसल ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह। होस्ट के परिचय के बाद पहला आइटम प्रस्तुत किया गया था। यह एक अति सुंदर पैटर्न के साथ तान राजवंश से एक ज़ैड हेयरपिन था। ये दिखाई देते ही व्यापक ध्यान आकर्षित करता है। मेजबान ने कहा, हर कोई ये तान राजवंश से एक ज़ैड हेयरपिन है। हर कोई तान राजवंश महारानी वुज़ेटियन के बारे में जानता है, ठीक है? यह ज़ैड हेयरपिन सामान में से एक था। वुज़ेटियन अक्सर पहना था जब वह एक झावी थी। ये बहुत उच्च ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य है। जैसे ही परिचय समाप्त हो गया, नीलामी हॉल अचानक शोर हो गया। पवित्र बकवास। वुज़ेटियन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ज़ैड हेयरपिन। कमाल। इस तरह की एक मूल्यवान वस्तु वास्तव में नीलामी में दिखाई देने वाली पहली है और समापन के लिए आरक्षित नहीं है। हो सकता है कि नीलामीकर्ता इस प्रभाव को चाहते थे, शुरू से ही पूरी भीड़ को प्रज्वलित करने के लिए। सभी को इस मामले पर चर्चा करते हुए मेजबान ने कहा, हर कोई, मैं इस ज़ैड हेयरपिन की अनमोलता के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। आप सभी विशेषज्ञ हैं और समझते हैं, ठीक है? अब बोली के लिए शुरुआती कीमत 5 मिलियन है और प्रत्येक वेतन वृद्धि 100,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब नीलामी शुरू होती है। लियाओ चेंगू ने ली पर नजर डाली, जो उसके चेहरे पर एक स्नेह था। वह ली को इस नीलामी आइटम के साथ एक सबक सिखाने के लिए दृढ़ था, इसलिए वह अपनी नंबर प्लेट बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। 5 लाख। मेजबान मुस्कुराया और लियाओ चेंगू की दिशा में देखा और सिर हिलाया। लियाओ चेंगू बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। 5.5 मिलियन। एक और आवाज लग रही थी। जाहिर है कोई भी इस ज़ैड हेयरपिन को चाहता था और बोली लगाना शुरू कर दिया। लियाओ चेंगू ने फिर से कीमत बढ़ाई। 6 मिलियन। जल्द ही कीमत बढ़कर 10 मिलियन हो गई। ज़ैड नीलामी की उच्चतम कीमत सैकड़ों करोड़ों तक पहुंच सकती है, लेकिन वे सभी बड़े ज़ैड टुकड़े हैं। ज़ैड हेयरपिन के लिए 10 मिलियन कम कीमत नहीं है। इस कीमत पर मूल रूप से लियाओ चेंगू के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले कोई अन्य बोली लगाने वाले नहीं थे। 10 मिलियन एक बार, 10 मिलियन दो बार। मेजबान ने तीसरे नंबर को बुलाया। इससे पहले कि ली ने एक प्रस्ताव दिया। 20 मिलियन। अचानक घटनास्थल पर एक फट गया। हे भगवान, यह आदमी एक गिगोलो है और वह 20 मिलियन के लिए पूछ रहा है। क्या वह पागल है? आपको समझ में नहीं आता है। ये कीमत निश्चित रूप से उसके द्वारा उद्धृत नहीं की गई थी, लेकिन उस खूबसूरत लड़की द्वारा वह बस इसे निष्पादित कर रही थी। विज्ञापन। ये समझ में आता है, वह एक गिगोलो है और जब वह यहाँ आता है तो उसे अपने गुरु का पालन करना पड़ता है। लियाओ चेंगू ने हंसते हुए कहा, आप भी चाहते हैं? मैंने अभी आपको यह नहीं बताया है। 20 मिलियन और 100,000। लियाओ चेंगू ने अपनी बोली लगाने के बाद उन्होंने गर्व के साथ ली और लिन वानिकी की ओर देखा। ली उसके साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था। लियाओ चेंगू पर घबरा गया और फिर से उद्धृत किया। 40 मिलियन। हिस। घटनास्थल पर हर कोई हौंफ रहा था। 40 मिलियन। ये कीमत अपमानजनक है। लियाओ चेंगू का दिल तेज हो रहा था। लानत है कि बी तारांकन डी किसी पर उसका समर्थन करने के लिए भरोसा करते हुए इतनी उच्च कीमत की पेशकश कर रहा है। लियाओ चेंगू हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से पेशकश की। 4 मिलियन और 100,000। हालांकि ली ने 2 बार भी नहीं सोचा और कीमत को फिर से दोगुना कर दिया। 80 मिलियन। 80 मिलियन का चिल्लाना थंडर की तरह था। नीलामी हॉल में विस्फोट हुआ और हर कोई अचानक उच्च कीमत से दंग रह गया। यहाँ तक कि मेजबान को थोड़ा अचंभित कर दिया गया था। फिर जल्दी से अपने पेशेवर प्रदर्शन को फिर से हासिल कर लिया। एक उग्र टकटकी के साथ ली की ओर देख रहा था। उसकी आवाज अविवाहित उत्साह के संकेत से भरी हुई थी। 80 मिलियन। ये सज्जन 80 मिलियन बोली लगाते हैं। कोई और कीमत बढ़ाना चाहता है? लियाओ चेंगू का चेहरा एक्शन को बदल दिया था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर पकड़ ली कि उसके नाखून लगभग उसकी हथेलियों में खो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली इतनी लापरवाही से कीमत बढ़ाएगी। ये पूरी तरह से उनकी मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं और वित्तीय सामर्थ्य से परे था। वह पागल होना चाहिए। लियाओ चेंगू ने धीरे से शाप दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह इसे से अधिक के लिए नहीं मिलेगा 20 मिलियन, लेकिन अब ये बहुत अधिक है और यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा यदि वह इसे लेता है। हालांकि वह हार स्वीकार नहीं करना चाहता था, विशेष रूप से ली को नहीं। उन्होंने अपने दांतों को पीस लिया और फिर से उद्धृत किया। 80 मिलियन और 100,000। लियाओ चेंगू के उद्धरणों में सैकड़ों हजारों की वृद्धि हुई थी, जबकि ली सरल और कच्चे थे, सीधे लाखों या सैकड़ों करोड़ों की कीमत बढ़ा रहे थे। ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मेरे साथ बोली लगाते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। मैं सिर्फ देवी रणनीतियों पर अधिक पैसा खर्च करना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि आप मुझे कीमत बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में ली वास्तव में एक बार में 10 बिलियन की पेशकश करना चाहते थे, लेकिन ये बहुत अतिरंजित होगा और सभी को डरा देगा, इसलिए उनका प्रस्ताव काफी मामूली था। 100 मिलियन। ली ने फिर से कीमत बढ़ाई। लियाओ चेंगू। विज्ञापन। अध्याय 209। लियाओ चेंगू को धोखा दिया गया। लियाओ चेंगू अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। 100 मिलियन। क्या वह पागल है? कीमत में 1 और 20 मिलियन की वृद्धि हुई है, या क्या वह बस पैसे के मूल्य को नहीं समझता है और क्या उस महिला के धन को खत्म कर रहा है? नीलामी हॉल में मृत चुप्पी थी और हर कोई खगोलीय आकृति में अवाक था। यहाँ तक कि मेजबान भी स्तब्ध था। अपनी आवाज को फिर से खोजने में उसे थोड़ा समय लगा। उनकी आवाज कांप रही थी। 100 मिलियन। ये सज्जन 100 मिलियन बोली लगाते हैं। क्या कोई भी कीमत बढ़ाने के लिए तैयार है? लियाओ चेंगू ने अपने दिल को हिंसक रूप से धड़कते हुए महसूस किया, जैसे कि वह उसकी छाती से बाहर कूदने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और अनिच्छा एक धधकती हुई लौ की तरह थी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। उसने फिर से ली को देखा, उसकी आंखों में चमकती हुई दृढ़ संकल्प का संकेत। वह जानता था कि वह अब इस तरह से मोलभाव नहीं कर सकता और उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसे अपने पिता से अनुमति मांगनी थी, अन्यथा अगर मैंने इस ज़ैड हेयरपिन को खरीदा है तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता को घर पर लाने के लिए पागल कर दूंगा। पिताजी, नीलामी में वुज़ेटियन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ज़ैड हेयरपिन है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? जल्द ही लियाओ चेंगू के पिता ने जवाब दिया, जरूर। वुज़ेटियन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ज़ैड हेयरपिन एक शीर्ष पायदान आइटम है। यह निश्चित रूप से बेचना आसान है, बस इसे ले लो। लियाओ चेंगू के पिता बहुत सहायक थे। लियाओ चेंगू ने सावधानी से पूछा, नीलामी घर में प्रतियोगिता अभी भयंकर है। किसी की बोली 100 मिलियन है, क्या हमें 1 और 100,000 जोड़ना चाहिए? लियाओ चेंगू के पिता एक दयालु चेहरे के साथ अपने फोन को देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये संदेश देखा तो वह तुरंत पागल हो गया।
उन्होंने तुरंत एक संदेश भेजा, एक जेड सबसे अधिक 10 मिलियन है। ये पहले से ही 100 मिलियन है और आप अभी भी अधिक जोड़ रहे हैं। अधिक जोड़ने की बात क्या है? यदि आप कम कीमत के साथ वापस आने की हिम्मत करते हैं तो मैं अपने पिता पुत्र के रिश्ते को गंभीर कर दूंगा। लियाओ चेंगू का माथा ठंडे पसीने में ढका हुआ था। सौभाग्य से उसने अपने पुराने पिता से पूछा, अन्यथा वह मुसीबत में पड़ जाता अगर वह कीमत पर सहमत होता। अपने पिता की कड़ी चेतावनी के साथ सामना करते हुए लियाओ चेंगू के पास बोली जारी रखने के विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक समय में 100 मिलियन युआन, 100 मिलियन युआन 2 बार, 100 मिलियन युआन 3 बार, 100 मिलियन युआन के लिए नीलामी में कॉन्क्यूबिन वू द्वारा इस्तेमाल किए गए जेड को जीतने के लिए नंबर 168 को बधाई। जैसा कि मेजबान ने समाप्त किया, तालियां और विस्मयादिबोधक नीलामी हॉल में बाहर निकले। एफ तारांकन के ये सुंदर लड़का बहुत घमंडी है। क्या वह अपने मास्टर के पैसे पैसे के रूप में नहीं मानता है? हर कोई नाराज था। लिन वानिकिंग भी हैरान था और एक कम आवाज में पूछा गया था, क्या यह एक हेयरपिन खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च करने लायक है? ली यी थोड़ा मुस्कुराया और उसके कान में फुसफुसाया, इसके लायक। लिन वानिकिंग, क्यों? ली यी, क्योंकि मैंने इस लिली हेयरपिन को आपके लिए एक उपहार के रूप में खरीदा है। लिन वानिकिंग दम रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली यी उसे ये जेड हेयरपिन दे। विज्ञापन, ली यी, क्यों? आपको ये पसंद नहीं है? लिन वानिकिंग, मुझे ये पसंद है, लेकिन ये बहुत महंगा है। ली यी, जब तक आप इसे पसंद करते हैं मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। अगली नीलामी में आप अपने लिए चारों ओर देख सकते हैं। यदि आप कुछ भी पसंद करते हैं तो मुझे बताएं, मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत, कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने मुझे सिर्फ 1 बिलियन नहीं दिया? ये पर्याप्त से अधिक है। ली यी, 1 बिलियन लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए चलो जल्द ही इसका उपयोग करें ताकि मैं आपको अधिक पैसा भेज सकूं। लिन वानिकिंग को पता नहीं था कि क्या करना है कहना। जब अन्य लोग एक मार्जिन रखते हैं तो वे जितना संभव हो उतना पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आप 10 बिलियन को जल्दी से जल्दी खर्च करने के लिए कहते हैं ताकि आप इसे खर्च करने के बाद अधिक भुगतान कर सकें। बहुत अभिमानी। हालांकि लिन वानिकिंग को पता था कि ली यी उसके प्रति ईमानदार थे। हालांकि उसके द्वारा रखा जा रहा है कोई भी स्थिति नहीं लाएगा। तथ्य यह है कि वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। लिन वानिकिंग उसके दिल में गर्व महसूस हुआ और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 1-0, वर्तमान अनुकूलता 60 अंक। ली यी खुश थे। महान। उन्होंने 100 मिलियन युआन खर्च किए और रणनीति सफल होने के बाद वह 1 और 50 मिलियन युआन को कैशबैक में प्राप्त कर सकते थे और उन्होंने 10 अंक की अनुकूलता भी प्राप्त की। यह व्यवसाय शुद्ध लाभ है। वैसे भी मैं उन सभी चीजों को दूर कर दूंगा जो मैंने आज नीलामी में खरीदे बिना एक पैसा खर्च किए। जितनी अधिक कीमत होगी उतना ही मैं कमाऊंगा। जल्द ही दूसरा आइटम आया। यह मिंग राजवंश के आधिकारिक भट्टे से एक नीला और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान है। इसमें स्पष्ट लेस और उत्तम पैटर्न है। इसने दिखाई देते ही सभी का ध्यान आकर्षित किया। सुंदर मेजबान ने पेश किया। यह मिंग राजवंश के आधिकारिक भट्टा से एक नीला और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान है। शीशे का आवरण उतना ही गर्म और चिकना है जितना कि जेड और पैटर्न आजीवन है। यह मिंग राजवंश नीले और सफेद पोस्लिन के बीच एक नेता है। शुरुआती कीमत 8 मिलियन है और प्रत्येक बोली 200,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब नीलामी शुरू होती है। पिछले पार्ट के बाद लियाओ चेंगू ने अब आसानी से बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ली यी को देखा केवल ये देखने के लिए कि ली यी के चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी। प्रतीत होता है कि नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान में दिलचस्पी नहीं थी। किसी और ने पेशकश की 8.2 मिलियन। ये देखकर कि ली यी को दिलचस्पी नहीं थी, लियाओ चेंगू ने बोली लगाने की हिम्मत की 8.4 मिलियन, 806 मिलियन। जल्द ही कीमत 10 मिलियन तक पहुंच गई। यह मूल्य लियाओ चेंगू द्वारा पेश किया गया था। अन्य बोलीदाताओं ने सभी को अपना सिर हिला दिया। कोई भी उच्चतर और आप निश्चित रूप से पैसे खो देंगे। 10 मिलियन 1 बार, 10 मिलियन 2 बार। हालांकि जब लियाओ चेंगू ने सोचा कि नीला और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन उसका था, ली यी ने एक बोली लगाई और पहले की तरह एक ही दोहरे अंकों की बोली 20 मिलियन। लियाओ चेंगू स्तब्ध था। विज्ञापन, लानत है, क्या आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? फिर से आओ। लियाओ चेंगू ने महसूस किया कि ली यी बदला ले रहा था और उसे उद्देश्य से निशाना बना रहा था। फिर से दृश्य में एक हंगामा हुआ। यह आदमी फिर से पागल है। एक नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान के लिए 20 मिलियन। क्या उसके पास खर्च करने के लिए बहुत अधिक पैसा है? धिक्कार है। ये खूबसूरत महिला कहाँ से उसका समर्थन करती है? वह बहुत समृद्ध है। मुझे बहुत जलन हो रही है। क्या इस आदमी के बारे में कुछ खास है? उसने इतनी खूबसूरत लड़की का दिल कैसे जीता? लियाओ चेंगू पूरी तरह से भ्रमित था। उन्होंने ली यी को अचानक बोली की उम्मीद नहीं की और कीमत हास्यास्पद रूप से अधिक थी। लेकिन उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि चूंकि ली यी एक उच्च कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार थे, इसलिए इसके साथ क्यों न जाएं और उन्हें अधिक पैसा खर्च करने दें। इसलिए लियाओ चेंगू ने भी अपना संकेत दिया 22 मिलियन। ली यी ने लियाओ चेंगू पर नजर डाली, थोड़ा मुस्कुराया और फिर से संकेत दिया 50 मिलियन। 50 मिलियन। इस बार यहाँ तक कि मेजबान भी हैरान था। वह इस नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान की कीमत इतनी अधिक होने की उम्मीद नहीं करती थी। लियाओ चेंगू का चेहरा फिर से पीला हो गया। उसने अपने हाथ में लाइसेंस प्लेट को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून लगभग उसकी हथेली में खुदाई कर रहे थे। क्या मैं फिर से उससे हारने जा रहा हूँ? नहीं। यहाँ तक कि अगर मैं उससे हार जाता हूँ तो मैं उसे और अधिक भुगतान करूंगा। इस बारे में सोचते हुए लियाओ चेंगू भी जानबूझकर ली यी को घृणा करना चाहता था, इसलिए उसने कीमत बढ़ाने के लिए ली यी के रास्ते का भी अनुसरण किया 100 मिलियन। हालांकि इस बार ली यी का पालन नहीं किया गया। ली यी मुस्कुराया और लियाओ चेंगू को एक अंगूठा दिया। लियाओ चेंगू घबरा गया। उसे एक बुरा लग रहा था कि ली यी जानबूझकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। 100 मिलियन 1 बार, 100 मिलियन 2 बार, 100 मिलियन 3 बार। अंत में लियाओ चेंगू ने इस नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन को 100 मिलियन युआन के लिए खरीदा। लियाओ चेंगू ने एशन को देखा और अपनी सीट पर फिसल गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ली यी बोली जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह नहीं करेंगे। ये खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया है। पिता निश्चित रूप से मुझे मौत के घाट उतार देंगे। लियाओ चेंगू को पता था कि यह नीला है और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की कीमत 10 मिलियन थी, लेकिन उन्होंने इसे खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च किए, जिसके परिणामस्वरूप 90 मिलियन का भारी नुकसान हुआ। विज्ञापन, अध्याय 210। दोनों पक्षों पर शीर्ष सुंदरियां। लियाओ चेंगू ने ली यी की दिशा में देखा। उसके दांत लगभग गुस्से से टूट गए। यह आदमी पागल है। वह वास्तव में नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े पर 100 मिलियन खर्च करता है। वह उस आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है जिसे रखा जा रहा है। आप उसके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? वह अपना पैसा खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपना असली पैसा खर्च कर रहे हैं। एक बोतल के लिए 100 मिलियन। क्या आप अब बेवकूफ हैं? सभी ने लियाओ चेंगू को देखा जैसे कि वह मूर्ख हो। लियाओ चेंगू वास्तव में खुद को मारना चाहता था, लेकिन दुनिया में पछतावा के लिए कोई दवा नहीं थी, इसलिए वह केवल अपने टूटे हुए दांतों और खून को निगल सकता था। लियाओ चेंगू को अब फिल्मांकन जारी रखने का मूड नहीं था। हालांकि अगर वह अभी छोड़ देता है तो अन्य लोग सोचेंगे कि उसके पास कोई क्षमता नहीं है और सिर्फ एक आइटम खरीदने के बाद भाग रहा है। लियाओ चेंगू के पास एक बुरे मूड में नीलामी स्थल पर बैठने के लिए कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही तीसरा लॉट प्रस्तुत किया गया। यह एक प्रसिद्ध गीत राजवंश कलाकार द्वारा एक परिदृश्य पेंटिंग थी और ब्रशवर्क ने एक असाधारण कलात्मक गर्भाधान का खुलासा किया। मेजबान ने पेश किया। ये पेंटिंग प्रसिद्ध गीत राजवंश चित्रकार ली तान द्वारा लेंस के पेंटिंग है। इसकी अनूठी शैली और गहन कलात्मक गर्भाधान इसे एक दुर्लभ खजाना बनाते हैं। शुरुआती कीमत 5 मिलियन है और प्रत्येक वेतन वृद्धि 500,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब नीलामी शुरू होती है। लियाओ चेंगू इस बिंदु पर पहले से ही निराश था। उन्हें पेंटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस वहां यांत्रिक रूप से बैठ गया, खाली आंखों से आगे देख रहा था। ली यी बेहोश मुस्कुराया। वह वास्तव में सुलेख और पेंटिंग में दिलचस्पी नहीं ले रहा था और बोली के लिए बहुत आलसी था।
उनका मुख्य उद्देश्य आज ब्लू स्काई एविएशन की तस्वीरें लेना था। 5.5 मिलियन। किसी ने बोली लगाना शुरू कर दिया। जब ली यी ने इसे सुना तो उसने सोचा यह आवाज क्यों परिचित है। उसने साइन पकड़े हुए व्यक्ति को देखा और अचानक जम गया। ओह नहीं, यह एक परिचित निकला। झाओ किंग्या। झाओ किंग्या डबो झाओ किंगचुन की बड़ी बहन है और यामाशिरो यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स की निर्विवाद नंबर 1 कैंपस ड्यूटी भी है। वह फाइन आर्ट्स में पढ़ाई की और इस साल एक वरिष्ठ हैं और स्नातक होने वाली हैं। झाओ किंग्या एक एल तारांकन एन है। इससे पहले झाओ किंगचुन ने ली यी से संपर्क किया और उसे अपनी बहन को सीधा करने के लिए कहा और वह सहयोग करने के लिए तैयार थी। बाद में ली यी झाओ किंग्या की व्यक्तिगत प्रदर्शनी में गए और अपने 100 पेंटिंग खरीदने के लिए 36 मिलियन खर्च किए। जब झाओ किंग्या ने लुटेरों का सामना किया तो ली यी ने उसे बचाया, लेकिन उसके बाद उनका बहुत कम संपर्क था क्योंकि ली यी के लड़कियों के साथ बहुत सारे कनेक्शन थे। उन्होंने पहले से ही झाओ किंग्या की बहन झाओ किंगचुन से निपटा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर झाओ किंग्या से संपर्क नहीं किया। झाओ किंग्या एक एल तारांकन एन है और आमतौर पर टॉमबॉय सीओयू के करीब है। उसने ली यी से संपर्क करने की पहल भी नहीं की। मुझे बीजिंग में एक नीलामी घर में उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। 6 लाख, एक अन्य व्यक्ति ने उद्धृत किया। झाओ किंग्या ने जारी रखा 6.5 मिलियन। विज्ञापन बोली लगाने के कई दौर के बाद ली तान की पेंटिंग की कीमत 10 मिलियन तक पहुंच गई। झाओ किंग्या ने ललित कलाओं का अध्ययन किया और विशेष रूप से ली तान के कार्यों को पसंद किया। इस नीलामी के लिए वह इस काम को खरीदने का कारण था, लेकिन अब कीमत लाखों लोगों तक पहुंच गई है। झाओ किंग्या हिचकिचाहट, उसके पास 30 मिलियन से अधिक था, लेकिन वह इसे खर्च करने का तरीका नहीं था और वह ये भी जानती थी कि 36 मिलियन अकेले ली यी द्वारा समर्थित थे और उनके चित्रों का मूल्य 1 मिलियन भी नहीं था। जिस तरह झाओ किंग्या को संकोच कर रहा था कि क्या बोली जारी रखना है। एक अन्य व्यक्ति ने एक प्रस्ताव दिया 15 मिलियन। 1.5 करोड़। झाओ किंग्या उलझन में थी। ये कीमत उसकी सामर्थ्य से परे थी। झाओ किंग्या ने अपने निचले होंठ को कसकर काट दिया। उसकी आंखें अनिच्छा और असहायता को प्रकट करती हैं। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अपने वित्तीय संसाधनों के साथ वह अब अचानक उच्च कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थी। वह निश्चित रूप से ली तांग लैंडस्केप पेंटिंग प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी जो उसने हमेशा सपना देखा था। एक समय में 15 मिलियन। 15 मिलियन 2 बार। इस समय एक परिचित आवाज लग रही थी 30 मिलियन। जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया वह था ली यी। नीलामी घर अचानक फट गया। एफ तारांकन के ये फिर से है। कीमत को फिर से दोगुना करना बहुत निर्दयी। धिक्कार है। ये सुंदर लड़का बहुत घृणित है। वह एक गिगोलो है और हम बोली लगाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। धिक्कार है। उसके बगल में ये खूबसूरत महिला कौन है। वह बहुत अमीर है। सभी ने ईर्ष्या और गुस्से से ली यी को देखा। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वे सभी सफल लोग हैं, लेकिन अब वे अपमानित महसूस करते हैं क्योंकि वे जानते थे कि जिस व्यक्ति ने नीलामी में कीमत दोगुनी की थी वह एक अमीर महिला द्वारा रखी गई एक गिगोलो थी, लेकिन अब वे इस गिगोलो द्वारा दबा दिए गए थे और अपने सिर को नहीं उठा सकते थे। झाओ किंग्या भी दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कीमत 30 मिलियन होगी। उसने ली यी को देखा और ली यी ने झाओ किंग्या को भी देखा। उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। झाओ किंग्या रोना चाहती थी। ये कैसे हो सकता है। यह अमीर होने के लिए बहुत अच्छा है। आज ली तान के इस काम को याद किया जाना तय है। 30 मिलियन एक बार, 30 मिलियन 2 बार, 30 मिलियन 3 बार। ली तान की लैंडस्केप पेंटिंग जीतने के लिए इस सज्जन को बधाई। मेजबान ने कहा। विज्ञापन। ली यी ने जोर से कहा कृपया मुझे इस पेंटिंग को बोली लगाने वाली नंबर 126 को पास करने में मदद करें। मेजबान दंग रह गया और पूछा सर क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस 30 मिलियन ली टाइम लैंडस्केप पेंटिंग को दूर करना चाहते हैं। ली यी हाँ, मैं देख सकता हूँ कि वह वास्तव में इस पेंटिंग को पसंद करती है। एक सज्जन के रूप में मैं उसे दे दूंगा। होस्ट ठीक है सर, ये वास्तव में उदार है। झाओ किंग्या दम रह गई। ली यी ने वास्तव में इसकी एक तस्वीर ली और इसे खुद को देना चाहते थे। झाओ किंग्या ने जल्दबाजी में भीड़ के माध्यम से कदम रखा। ली यी की ओर चला गया। उसके बगल में खड़ा था और कहा आप मुझे ये पेंटिंग देना चाहते हैं। ली यी हाँ किंग्या, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की। ये भाग्य है। हाँ क्या संयोग है, लेकिन ये पेंटिंग बहुत मूल्यवान है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। झाओ किंग्या ने तेजस्वी सौंदर्य लिन वानिकी को उसके बगल में बैठे देखा और भी अधिक हैरान था। ली यी क्या कर रहा है। सभी ने कहा कि वह इस खूबसूरत महिला द्वारा रखा जा रहा था और उसके पास वास्तव में अन्य महिलाओं के लिए उपहार खरीदने के लिए अपने पैसे का उपयोग करने की दुस्साहस था। ली यी ये पेंटिंग केवल 30 मिलियन है। ये ज्यादा लायक नहीं है, बस इसे ले लो। इसके अलावा यदि आपके पास अन्य आइटम है तो मुझे बताएं और मैं उन सभी को आपके लिए खरीदूंगा। झाओ किंग्या और भी अधिक भ्रमित था। क्या चल रहा है। क्या ली यी एक गिगोलो के रूप में इतना कठिन हो सकता है। मुफ्त में खा रहे हैं। वास्तव में झाओ किंग्या केवल एक ही नहीं थी जिसके पास यह विचार था, दूसरों ने भी ऐसा सोचा था। आप थोड़ा सफेद चेहरा, कैसे आप एक गिगोलो होने की थोड़ी सी भी जागरूकता नहीं है। झाओ किंग्या वास्तव में इस पेंटिंग को चाहती थी, लेकिन उसे लिन वानिकी का रवैया देखना पड़ा। झाओ किंग्या ने लिन वानिकी की ओर देखा और उसका अभिवादन किया। हेलो। लिन वानिकी ने मुस्कुराया और जवाब दिया हेलो। लिन वानिकी ने यह नहीं कहा कि वह उसे नहीं देगी, नहीं उसने कहा कि वह उसे दे देगी क्योंकि वह निर्णय नहीं ले सकती थी। लेकिन झाओ किंग्या इतनी स्मार्ट थी कि वह जानती थी कि यह उसके लिए ये जानना पर्याप्त है कि इस खूबसूरत महिला को कोई आपत्ति नहीं थी। धन्यवाद, मुझे वास्तव में ली तान की लैंडस्केप पेंटिंग पसंद है। मैं आज विशेष रूप से इसके लिए राजधानी में आया था। ली यी ये ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हें कुछ भी खरीदूंगा जो आप बाद में चाहते हैं। ली यी ने झाओ किंग्या के लिए अपनी बाईं ओर बैठने के लिए इशारा किया। झाओ किंग्या ने सिर हिलाया और वास्तव में अपने बाईं ओर बैठे लिन वानिकी अपने दाहिने तरफ बैठे थे। झाओ किंग्या का उपस्थिति स्कोर 95 अंक के रूप में अधिक है और वह सबसे सुंदर महिलाओं में से एक है। अब ली यी के बाईं और दाईं ओर एक शीर्ष सुंदरता है और उनमें से या तो एक आश्चर्यजनक सुंदरता है जो पूरे शहर को सिर्फ एक मुस्कान के साथ मोहित कर सकती है। मुद्दा यह है कि सभी ने अभी भी सोचा था कि ली यी एक सुंदर लड़का था जिसने नीलामी में पुरुष प्रतिभागियों का एक समूह बहुत ईर्ष्या किया। विज्ञापन। अध्याय 211 यह वुल्फ बॉस बन गया। हालांकि मुझे ईर्ष्या थी, मैंने अपने दिल में 1000 बार ली यी को शाप दिया। एफ तारांकन के इस डॉक्यूमेंट की क्या बात है। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वह थोड़ा सुंदर है, वह एक के बाद एक सौंदर्य प्राप्त कर सकता है। यह आदमी बहुत शर्मनाक है। वह अन्य लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए एक अमीर महिला के पैसे का उपयोग करता है। उसके पास कोई पेशेवर नैतिकता नहीं है। वह बहुत बोल्ड है। यह असामान्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लड़की द्वारा नहीं रखा जा रहा है लेकिन वह लड़की को रख रहा है। ये समझ में आता है अगर ऐसा होता तो। अचानक हर कोई निजी रूप से फुसफुसाने लगा। कई लोग नीलामी घर में आए जिनमें झाओ किंग्या और एक अन्य परिचित शामिल थे। झांग शिंग्यांग जिसका वीचेट नाम कार प्लेइंग लाइफ है और ली यी दोनों माउंटेन सिटी लिस्ट बिग ब्रदर ग्रुप में है और ली यी ने भी उनसे सैकड़ों लाखों कारों को खरीदा। झांग शिंग्यांग ली यी से इतना प्रभावित था कि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुंहतोड़ वह एक गिगोलो है। आप मानते हैं कि वह बॉस वुल्फ है। वह कैसे एक गिगोलो हो सकता है। बॉस वुल्फ। कौन सा बॉस वुल्फ। ये और कौन हो सकता है। टाइकून वुल्फ जो हाल ही में पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। क्या आप वुल्फ का नाम नहीं जानते हैं। झांग शिंग्यांग उन्हें थोड़ा खड़ा नहीं कर सका। जब आसपास के लोगों ने ये सुना तो वे स्तब्ध थे। आप कह रहे हैं कि वह अमीर बॉस है जो महिला स्ट्रीमर्स को लाखों लोगों के दसियों टिप करता है। ओह माय गॉड, इट्स बॉस वुल्फ। मैं कह रहा था जो इतना अमीर है। अगर यह मिस्टर वुल्फ है तो कोई समस्या नहीं है। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मिस्टर वुल्फ एक बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत छोटा है। उसे लगता है कि वह केवल अपनी शुरुआती विषमा दशा में है। यह आश्चर्यजनक है। झांग शिंग्यांग के लोकप्रिय विज्ञान के बाद सभी को पता था कि यह बॉस वुल्फ था और सैकड़ों करोड़ों के लायक कुछ खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और कहा यार क्या आप श्री वुल्फ को जानते हैं।
या आप इसे बना रहे हैं? झांग शिंगयांग, बेशक मैं श्री लैंग को जानता हूँ। श्री लैंग ने भी मेरे व्यवसाय का ख्याल रखा। आप सभी बस इंतजार करते हैं, मैं श्री लैंग को नमस्ते कहने जा रहा हूँ। नीलामी हॉल लोगों के साथ पैक किया गया था, जिसमें 30 से अधिक पंक्तियां बैठे थे। झांग शिंगयांग बाद में पहुंचे और 20वीं पंक्ति में बैठे। ली यी 10 से अधिक पंक्तियों से अधिक बैठे थे और उसे दूसरों को पास होने के लिए पास जाने देना था, जिसमें कई मिनट लगे। लेकिन अब झांग शिंगयांग को भी जाना है और नमस्ते कहना है और उसे श्री वुल्फ की जांघ पर कसकर पकड़ना होगा। झांग शिंगयांग ने भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और अंत में ली यी के सामने पहुंचे। उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। बॉस लैंग, क्या संयोग है? मुझे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह एक सम्मान है। विज्ञापन। ली यी ने एक नजर डाली और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपना हाथ मिलाया। ये श्री झांग है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। झांग शिंगयांग, बॉस लैंग, आज आप क्या लेना चाहते हैं? ली यी, बस चारों ओर देख रहे हैं और जो कुछ भी मैं चाहता हूँ उसकी तस्वीरें ले रहा हूँ। आपके बारे में क्या? झांग शिंगयांग, ओह, मैं प्राकृतिक बेजोड़ का एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ। श्री वुल्फ, कृपया बाद में मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त दयालु बने। ली यी, कोई समस्या नहीं। झांग शिंगयांग, धन्यवाद। फिर मैं आपको अभी के लिए परेशान नहीं करूंगा, मिस्टर वुल्फ। कृपया जारी रखें। ली यी, वैसे जब आप मुझे अब से देखते हैं तो मुझे मिस्टर वुल्फ को मत बुलाओ, मुझे श्री ली को फोन करना बेहतर है। झांग शिंगयांग, ठीक है श्री लैंग। ओह नहीं श्री ली, अलविदा। ली यी ने सिर हिलाया और झांग शिंगयांग वापस चला गया। वास्तव में झांग शिंगयांग वास्तव में चिंतित था कि वह जिस आइटम को चाहता था उसे मिस्टर वुल्फ द्वारा खरीदा जाएगा, क्योंकि मिस्टर वुल्फ बहुत समृद्ध हैं। यदि आप उन्हें पहले से चेतावनी नहीं देते हैं तो वह कार्रवाई करेंगे, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो। जब झांग शिंगयांग वापस बैठे तो उसके आसपास के लोगों ने तुरंत उसे ईर्ष्या के साथ देखा। भाई, यह आश्चर्यजनक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बॉस वुल्फ होगा और आप दोनों वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं। भाई, क्या आप मुझे मिस्टर वुल्फ की संपर्क जानकारी दे सकते हैं? झांग शिंगयांग ने गर्व के साथ कहा, मुझे क्षमा करें, श्री वुल्फ को परेशान होना पसंद नहीं है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपको उनकी संपर्क जानकारी नहीं बता सकता। कृपया समझें। झांग शिंगयांग ने जो किया उसके बाद लिन वानकिंग और झाओ किंग्या भी दंग रह गए। श्री वुल्फ का नाम हाल ही में इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय रहा है। उनके पास ली यी के साथ कुछ परिचित थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली यी प्रसिद्ध वुल्फ बॉस थे। लिन वानकिंग ने ली यी को देखा जैसे कि वह एक राक्षस थे और पूछा, क्या आप बॉस वुल्फ हैं? झाओ किंग्या भी आश्चर्यचकित थी और पूछा, क्या आप वास्तव में मिस्टर वुल्फ हैं? ली यी, शाह, एक कम प्रोफाइल रखें। आप मुझे श्री ली कह सकते हैं। लिन वानकिंग, झाओ किंग्या। लिन वानकिंग और झाओ किंग्या दोनों स्तब्ध थे। विज्ञापन। हालांकि उन्हें ली यी की कुछ समझ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें इंटरनेट पर उदार और रहस्यमय भेड़िया बॉस के साथ जोड़ा नहीं था। लिन वानकिंग अपने होश में वापस आने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने व्यंग्य के संकेत के साथ कहा, श्री ली, आप वास्तव में छिपी हुई प्रतिभाओं के एक व्यक्ति हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप बहुत उदार हैं। झाओ किंग्या ने भी सहमति व्यक्त की। हाँ ली यी, या बल्कि मिस्टर लैंग, आपकी पहचान परिवर्तन बहुत तेज है। मुझे लगा कि आप सिर्फ मेरी बहन के सहपाठी हैं। ली यी ने कहा, मैं आपकी बहन का सहपाठी हूँ। मैं भी एक कम प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। आखिरकार एक लंबा पेड़ आकर्षित करता है, लेकिन मेरी ताकत इसे अनुमति नहीं देती है। कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन वानकिंग ने समझौते में सिर हिलाया। ली यी ने केवल 2 बार उसके पास 2 बिलियन को स्थानांतरित कर दिया। इस तरह की ताकत ने वास्तव में उसे कम प्रोफाइल रखने की अनुमति नहीं दी। झाओ किंग्या ने महसूस किया कि वह थोड़ा वरसाए था और कहा, चूंकि आप एक कम प्रोफाइल नहीं रख सकते तो चलो हाई प्रोफाइल हो। ली यी, नहीं नहीं नहीं, वास्तव में मैं एक कम प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ। झाओ किंग्या ने अपनी आंखें घुमाई। आप हमेशा हर बार जब आप बोली लगाते हैं तो आप हमेशा दोगुना हो जाते हैं। आप इसे कम कुंजी कहते हैं। क्या आपको कम महत्वपूर्ण होने के बारे में कोई गलतफहमी है? जल्द ही चौथा आइटम नीलामी के लिए आया। यह एक कांस्य जानवर था। ली यी को इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं थी। यह एक लड़की को देने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने बोली नहीं लगाई। ली यी को अगले कुछ लॉट में भी दिलचस्पी नहीं थी। अंत में एक और आइटम जो नीलामी के लिए आया था, ली यी, द जिंगुई सिनेमा। जिंगुई सिनेमा एक प्रसिद्ध घरेलू श्रृंखला सिनेमा ब्रांड है। इसमें न केवल कई वफादार दर्शक हैं, बल्कि इसके अद्वितीय विशाल स्क्रीन देखने के अनुभव और समृद्ध फिल्म संसाधनों के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित हैं। हालांकि हाल के वर्षों में खराब आर्थिक स्थिति के कारण कम लोग फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा जाते हैं और कई सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है। स्टारलाइट सिनेमा जैसे बड़े पैमाने पर सिनेमा श्रृंखला कोई अपवाद नहीं है। लगातार कई वर्षों के नुकसान के बाद प्रमुख शेयरधारक ने आखिरकार इसे बंद करने का फैसला किया। मेजबान ने परिचय शुरू किया। हर कोई, मुझे यकीन है कि आप सभी जिंगुई सिनेमाघरों से परिचित हैं। अपने चरम पर ये देश भर में सभी सिनेमा श्रृंखलाओं में से एक 5वें स्थान पर था। दुर्भाग्य से बदलती बाजार की स्थिति और तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ जिंगुई सिनेमाघरों को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक दुबला ऊंट अभी भी एक घोड़े से बड़ा है। जिंगुई सिनेमाघरों में अभी भी इसका प्रभाव और एक बड़ा वफादार दर्शकों का आधार है। जब तक कोई संचालन को संभालने और फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, मेरा मानना है कि यह जल्द ही लाभप्रदता पर लौटने और अपनी पूर्व महिमा को फिर से हासिल करने में सक्षम होगा। मेजबान ने अपना परिचय समाप्त करने के बाद कहा, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जिंगुई सिनेमा में वर्तमान में 2 बिलियन से अधिक कर्ज है। यदि बोलीदाता जीतता है तो इन देनदारियों को भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए कृपया बोली लगाने से पहले ध्यान से सोचें। जैसे ही नीलामीकर्ता ने बोलना समाप्त किया, कार्यक्रम स्थल में चर्चा का एक फट गया। जिंगुई सिनेमा ये केक का एक बड़ा टुकड़ा है। अगर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से भविष्य में पैसे कमाएंगे। ये कहा जा रहा है, हर कोई संभाल नहीं सकता है। सिनेमा उद्योग हाल के वर्षों में मंदी में रहा है और यहाँ तक कि जिंगुई भी पकड़ नहीं सकता है। किसी और के पास कब्जा करने की ताकत और साहस हो सकता है। हाँ, और मैंने सुना है कि जिंगुई का बहुत सारा कर्ज है। जिस व्यक्ति को संभालने में न केवल कर्ज को वहन करना होगा, बल्कि इसे सुधार और संचालन में बहुत पैसा देना होगा। जोखिम छोटा नहीं है। जिंगुई सिनेमा का संचित ऋण 2 बिलियन से अधिक हो गया है। कोई भी इस तरह की कंपनी को नहीं चाहेगा, भले ही उन्होंने इसे मुफ्त में दे दिया हो। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और स्टार सिनेमा के गर्म आलू को लेने में संकोच कर रहा था। हालांकि ली अधिक से अधिक उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना, विज्ञापन। अध्याय 212, 10 बिलियन दर्शकों को झटके देता है। जिंगुई सिनेमा में 2 बिलियन से अधिक युवान का कर्ज है। क्या इसके लिए भुगतान करने के लिए नीलामीकर्ता की आवश्यकता है? पवित्र बकवास, यह महान है। मुझे बस उन परियोजनाओं को पसंद है जिनके पास पैसा खर्च होता है। लिन वानकिंग एक अभिनेत्री हुआ करती थी और फिल्म और टेलीविजन उद्योग से काफी परिचित थी, इसलिए इसे उसके लिए खरीदना सही था। यदि इस सिनेमा का पुनर्निर्माण किया जाता है तो खर्च किए गए धन और 2 बिलियन ऋण का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा कम से कम व्यक्तिगत धन, नकद वापस, पुरस्कारों में 1 बिलियन से अधिक का शुद्ध लाभ कमा सकता है। ली यी उत्साहित थे, उसे जिंगुई सिनेमा पर कब्जा करना पड़ा। मेजबान ने जारी रखा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंगुई सिनेमाघरों के पास 7260 स्क्रीन के साथ डेक्सिया में 806 सीधे संचालित सिनेमाघरों का मालिक है। ये सिनेमाघरों में देश भर के प्रमुख शहरों में स्थित हैं, जो सुविधाजनक देखने के विकल्पों के साथ दर्शकों को प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह 1800 स्क्रीन के साथ 300 एसेट लाइट सिनेमाघरों का मालिक है। ऑस्ट्रेलिया में एक सिनेमा श्रृंखला भी है, जिसमें वर्तमान में 60 सिनेमाघरों और 520 स्क्रीन है। यह आगे जिंगुई सिनेमास के लेआउट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभाव को प्रदर्शित करता है। देवियों और सज्जनों, हालांकि जिंगुई सिनेमाघरों में 2 बिलियन से अधिक कर्ज है, यह अभी भी एक बड़ी उच्च गुणवत्ता वाला है संपत्ति। 1 बिलियन युआन की शुरुआती कीमत के साथ बोली अब खुली है और प्रत्येक वेतन वृद्धि 5 मिलियन युआन से कम नहीं होनी चाहिए। बोली लगाने वाले कृपया बोली लगाएं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि मेजबान ने समाप्त किया, नीलामी हॉल एक संक्षिप्त चुप्पी में गिर गया। सभी को विशाल आकृति और संभावित ऋण से भयभीत किया गया था और किसी ने तुरंत बोली नहीं लगाई।
ली यी ने लिन वानकिंग को देखा और कहा, वानकिंग, आप जिंगहुई सिनेमा के बारे में क्या सोचते हैं? लिन वानकिंग थोड़ा स्तब्ध था। जाहिर है कि ली यी को अचानक सलाह के लिए पूछने की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया और गंभीरता से जवाब दिया, जिंगहुई सिनेमा कभी घरेलू फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक नेता था, जिसमें एक विशाल सिनेमा नेटवर्क और एक वफादार दर्शकों के साथ था। हालांकि यह अब कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा है। एक दुबला ऊंट अभी भी एक घोड़े से बड़ा है और इसके ब्रांड मूल्य और बाजार की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि आपके पास इसके सुधार और संचालन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन और संसाधन है, तो मेरा मानना है कि इसे पुनर्जीवित करने का हर मौका है। हालांकि इस बात की भी संभावना है कि यह नुकसान का सामना करना जारी रखेगा। उदाहरण चिन्ह। ये सुनकर ली यी की आंखें प्रशंसा के साथ चमकती थीं और वह मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि आपके पास फिल्म और टेलीविजन उद्योग में बहुत सारी अंतर्दृष्टि है। मैं इसे कैसे खरीदता हूँ और इसे आपको देता हूँ, इसके बारे में कैसे? लिन वानकिंग, इसे मेरे लिए खरीदें। नहीं, मैं 2 बिलियन से अधिक कर्ज में हूँ। अगर मैं इसे लेता हूँ तो यह मुझे मेरे जीवन का खर्च आएगा। ली यी, वास्तव में नहीं, कुछ भी जो पैसे से हल किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। मैंने बस खुशी से फैसला किया है, मैं तस्वीर लूंगा और आपको दे दूंगा। लिन वानकिंग थोड़ा भ्रमित था। क्या वह उसका प्रेमी नहीं था? मुझ पर इतना पैसा क्यों खर्च करें? लिन वानकिंग समझ नहीं सका। क्या यह इस लायक है? ली यी, बेशक यह इसके लायक है। आप एक फिल्म निर्माता हैं। क्या मैंने पहले यह नहीं कहा था कि मैं आपको फिल्म और टेलीविजन उद्योग में वापस लाने में मदद करूंगा? क्या होगा अगर अन्य थिएटर आपकी फिल्में नहीं दिखाते हैं? क्या यह समस्या हल नहीं होगी अगर हमारे अपने थिएटर थे? ये सुनते ही लिन वानकिंग दम रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली यी ने वही किया जो उसने कहा था। उसने सोचा कि ली यी मजाक कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसके लिए एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रही थी। लिन वानकिंग ने ली यी को देखा। इस समय उसे लगा कि ली यी की छवि बहुत लंबी थी। यह आदमी बात करने में अच्छा नहीं है, लेकिन वह इसे व्यावहारिक कार्यों के साथ कर रहा है और हर बार यह एक बड़ी बात है। इतना बोल्ड और मर्दाना। ली यी के प्रति लिन वानकिंग की अनुकूलता फिर से बढ़ी। कब्जा लक्ष्य लिन वानकिंग, अनुकूलता जोड़ 5, विज्ञापन, वर्तमान अनुकूलता 65 अंक। 65 अंकों की अनुकूलता पहले से ही एक अच्छी दोस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। ली यी अंदर की ओर मुस्कुराया। महिलाएं सिर्फ अच्छे शब्द सुनना पसंद करती हैं। वह पहले से ही अपने शब्दों से छू गई थी और इससे पहले कि वह वास्तव में उसके लिए खरीदा। इसलिए महिलाएं हमेशा कहती हैं कि वे एक ईमानदार आदमी के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन अंत में ईमानदार पुरुषों को अकेला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि महिलाएं भावनात्मक जानवर हैं और वे मीठे शब्द सुनना पसंद करते हैं। एक ईमानदार आदमी एक लड़की को खुश करने के लिए मीठे शब्द कैसे कह सकता है? यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वह पीछे रह गया था। ली यी ने उससे फिर से पूछा, आपको क्या लगता है कि जिंगहुई सिनेमा को फिल्म को वापस पाने के लिए कितना खर्च होगा? लिन वानकिंग, जिंगहुई अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब इसका ऋण में 2 बिलियन से अधिक है। मुझे लगता है कि इसे आरक्षित मूल्य पर वापस खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। ली यी ने झाओ किंगिया को बाईं ओर देखा और पूछा, किंगिया, आपको क्या लगता है? झाओ किंगिया पहले से ही भ्रमित थी। ली यी के साथ क्या हो रहा है? उसने खुद को चीजें दी और अब वह अपने अधिकार पर सुंदर लड़की की कंपनी को चीजें दे रहा है। वह क्या सोच रहा है? क्या उसके पास इतना पैसा है कि वह उसे लापरवाही से दे सकता है? किंगिया, ये देखते हुए कि उसने जवाब नहीं दिया, ली यी ने उसे फिर से बुलाया। झाओ किंगिया आखिरकार अपने होश में आ गई और कहा, मुझे भी लगता है कि आरक्षित मूल्य पर्याप्त है। आखिरकार नीलामी के बाद अभी भी कई देनदारियों से निपटा जा सकता है। ली यी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि 10 बिलियन उचित है। 10 बिलियन? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह सही है। किसी की बोली नहीं, ये 10 बिलियन की कीमत कैसे हो सकती है? ली यी मुस्कुराया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। ये सोचकर यह इस बारे में नहीं है कि ये 10 बिलियन का मूल्य है, लेकिन मुझे आखिरकार एक बड़ी परियोजना मिली और मुझे अधिक पैसा खर्च करने का अवसर जब्त करना चाहिए। घटनास्थल पर माहौल थोड़ा ठंडा था। मेजबान ने सभी को बोली लगाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी बोली नहीं। चलो पीछे हटो, कोई भी फिल्म नहीं करेगा जिंगहुई सिनेमा। यह सही है। अगर मैंने फोटो लिया तो क्या यह मेरे लिए परेशानी भरा नहीं होगा? जिंगहुई निश्चित रूप से बेचने में विफल रहेगा। सभी ने महसूस किया कि कोई भी नीलामी में भाग नहीं लेगा। विज्ञापन, मेजबान नेतृत्व द्वारा निर्देश दिया गया। जिंगहुई सिनेमा की नीलामी को वापस लेने के लिए तैयार किया गया। हर कोई, चूंकि किसी के पास बोली नहीं है, तब इस समय ली यी ने अपना संकेत उठाया और जोर से कहा, किसने कहा कि कोई बोली नहीं है? मैं 10 बिलियन की बोली लगाऊंगा। कितना? 10 बिलियन? मेजबान दंग रह गया और फिर से ली यी के साथ पुष्टि की गई। ली यी, हाँ, 10 बिलियन। मेजबान स्तब्ध था। जिंगहुई सिनेमा की शुरुआती कीमत 1 बिलियन युआन है और प्रत्येक बोली वृद्धि 5 मिलियन युआन से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप 10 बिलियन युआन के लिए पूछ रहे हैं? ये बहुत भयंकर है। बॉस वुल्फ, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप 10 बिलियन की बोली लगाना चाहते हैं? मेजबान को पहले से ही पता था कि ली यी मिस्टर वुल्फ थे, लेकिन उन्हें अभी भी कीमत की पुष्टि करनी थी, क्योंकि यह 1 बिलियन की शुरुआती कीमत से बहुत दूर था और किसी और की बोली नहीं थी। जरूर, तुम इतने उधम मच रहे हो। क्या आप अधिक सीधा हो सकते हैं? ली यी अब इसे खड़ा नहीं कर सका। क्या ये सिर्फ 10 बिलियन नहीं है? मेरे पास अभी भी देवी को पकड़ने के लिए सोने में 500 ट्रिलियन से अधिक है। ये 10 बिलियन बाल्टी में सिर्फ एक बूंद है। मेजबान एक पल के लिए दम रह गया, फिर उत्साह से चिल्लाया, 10 बिलियन एक बार, 10 बिलियन 2 बार। कोई और बोली लगाना चाहता है? 10 बिलियन 3 बार। सौदा। जिंगहुई सिनेमा को सफलतापूर्वक खरीदने के लिए श्री वुल्फ को बधाई। झटका, पागल झटका, अविश्वसनीय। घटनास्थल पर हर कोई ली यी के 10 बिलियन से इतना हैरान था कि उनकी खोपड़ी झुक गई और वे सब में से सुन्न थे। 10 बिलियन? श्री वुल्फ पागल है? क्या वह नहीं जानता कि जिंगहुई सिनेमा 2 बिलियन कर्ज में है? वह किस बारे में बात कर रहा है? मेरे भगवान, श्री वुल्फ बहुत घमंडी है, इतना भव्य रूप से खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा खर्च करने का तरीका नहीं है। देखो, क्या वह जिंगहुई सिनेमा के सीईओ नहीं है? अरे, वह इतनी मुश्किल से मुस्कुरा रहा है कि उसका मुंह लगभग उसके कानों तक वापस चला गया है। निश्चित रूप से नहीं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि भले ही वह इसे 1 बिलियन में बेच दिया, वह 1 लाख कमाएगा। अब उसने इसे 10 बिलियन में बेच दिया है। कौन खुश नहीं होगा? यहाँ तक कि झांग शेंगियांग ने आश्चर्य में अपना मुंह खोला। हालांकि वह जानता था कि ली यी अमीर थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली यी 10 बिलियन को इतनी निर्णायक रूप से बोली देंगे। ये बहुत अतिरंजित है। विज्ञापन, अध्याय 213। यह उसका है। कुछ स्तब्ध थे। तारांकन के। उन्होंने 10 बिलियन को कुछ इस पर खर्च किया जो 1 बिलियन के साथ किया जा सकता था। उन्होंने मिस्टर वुल्फ की बुद्धिमत्ता के साथ इतना पैसा कैसे कमाया? भगवान, बहुत अनुचित है। श्री वुल्फ बहुत बेवकूफ है, लेकिन वह इतना अमीर हो सकता है। मैं उससे ज्यादा चालाक हूँ, इसलिए मेरे पास कोई पैसा क्यों नहीं है? भीड़ के आश्चर्य और भ्रम के जवाब में ली यी बस शांति से मुस्कुराया और खुद को सोचा, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जितना अधिक पैसा मैं खर्च करता हूँ, उतना ही अधिक पैसा कमाता है। अपनी सामान्य सोच के साथ मेरे बारे में मत सोचो। हालांकि वे जानते थे कि ली यी 10 बिलियन की बोली लगाएंगे। झाओ किंगिया और लिन वानकिंग दोनों दंग रह गए जब वे वास्तव में जिंगहुई सिनेमा के लिए बोली लगाने के लिए 10 बिलियन का इस्तेमाल करते थे। यह आदमी बहुत साहसी है। 10 बिलियन, बस एक चिन्ह उठाएं और इसे खर्च करें। जब वह बोलता है तो वह बहुत सुंदर लग रहा है। इस समय झाओ किंगिया और लिन वानकिंग दोनों की अनुकूलता बढ़ रही थी। कब्जा लक्ष्य लिन वानकिंग, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 70 अंक। लिन वानकिंग की अनुकूलता सीधे 70 अंकों तक पहुंच गई है, जो पहले से ही एक अच्छी दोस्ती की अनुकूलता है। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 65 अंक। यहाँ तक कि झाओ किंगिया, जो पुरुषों को पसंद नहीं करते हैं, की ली यी की ओर 65 अंक की अनुकूलता रेटिंग है। ली यी ने उसी समय प्रणाली की घोषणा सुनी और अपने दिल में थोड़ा मुस्कुराया, ये सोचकर कि पैसा बर्बाद नहीं हुआ था। ली यी ने जोर से कहा, वैसे मेरे अधिकार पर महिला को जिंगहुई सिनेमा दें। आप 10 बिलियन में खरीदे गए कुछ को देने जा रहे हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, फिर से दृश्य में एक हंगामा हुआ।
हर किसी ने ली के दाईं ओर लिन वानिकी के लिए अपनी आंखें घुमाई। उनकी आंखें सदमे और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। हे भगवान, यह महिला कौन है जो बॉस वुल्फ को इतना पैसा खर्च करती है? विज्ञापन, हाँ, 10 बिलियन को इस तरह से दूर लिया जाता है। क्या एक बड़ा इशारा और क्या महान एहसान है। मुझे लगता है कि इस महिला का एक असाधारण स्वभाव है। उसे असाधारण होना चाहिए। शायद वह एक अमीर परिवार की बेटी है। अरे, वह मुझसे परिचित दिखती है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वह कौन है। चर्चाओं के बीच लिन वानिकी खुद भी हैरान था। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और ली को अविश्वास में देखा, जैसे कि यह पुष्टि करने के लिए कि क्या उसने इसे गलत तरीके से सुना था। क्या आप गंभीर हैं? लिन वानिकी की आवाज थोड़ी कांप गई। हालांकि उनकी फिल्म और टेलीविजन उद्योग के लिए गहरी भावनाएं थीं और उन्होंने एक बार अपने सिनेमा के मालिक होने का सपना देखा था। ये सब भी अचानक हुआ और उसने अपने बंद गार्ड को पकड़ लिया। ली ने मुस्कुराते हुए कहा और सिर हिलाया। बेशक ये सच है। मैंने कहा कि मैं आपको फिल्म और टेलीविजन उद्योग में लौटने में मदद करूंगा। ये जिंगुई सिनेमा आपका सबसे अच्छा शुरुआती बिंदु है। एक गर्म भावना लिन वानिकी के दिल में अच्छी तरह से हुई। उसने ली को देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसकी आवाज ने सौंफ के साथ घुट गया। ली, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद देना है। झाओ किंग जो खड़े थे ली की उदारता से गुप्त रूप से हैरान थे, लेकिन वह लिन वानिकी से अधिक ईर्ष्या करते थे। उसने उन दोनों को देखा और एक जटिल भावना उसके दिल में अच्छी तरह से हुई। उसके दिल में ली की स्थिति अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, जबकि टॉम्बॉय जियो इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है। मेरे साथ क्या गलत है? मुझे ऐसा क्यों लगता है? झाओ किंग अपने विचारों से हैरान थी। मेजबान ने कहा, कोई समस्या नहीं है। मैडम, आपका नाम क्या है? जिंगुई सिनेमा अब एक बहु अरब डॉलर का उद्यम है और मुझे लगता है कि हर कोई इसके नेता का नाम जानना चाहेगा। लिन वानिकिंग। जैसे ही ये 3 शब्द सामने आए, हर कोई विचारशील हो गया। कुछ लोगों ने अपने माथे को थप्पड़ मारा और कहा, लिन वानिकिंग, मुझे अब याद है। क्या वह युवा अभिनेत्री नहीं है? उन्होंने टीवी श्रृंखला हॉट ईयर्स और माय डेस्कमेट के साथ फिल्म डेजर्ट रोज में अभिनय किया। अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो मुझे याद है, मैंने सुना है कि वह एक मालकिन थी जिसने अन्य लोगों के परिवारों को नष्ट कर दिया था। उसके पास गरीब अभिनय कौशल था, बहुत सारे स्टैंड इन का इस्तेमाल किया और एक बड़े शॉट की तरह काम किया। उसने सेट पर निर्देशक को भी हराया। वे सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन लिन वानिकिंग ने कभी भी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है। प्रतीत होता है कि यह स्वीकार कर रहा है। अब उसे फिल्म और टेलीविजन उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया गया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बॉस लैंग के साथ होगा। ओह माय गॉड, यह अवास्तविक है। वुल्फ उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो एक टूटे हुए जूते को उठाएगा। लिन वानिकिंग का उसके साथ घनिष्ठ संबंध है, जिसका अर्थ है कि लिन वानिकिंग हो सकता है कि पहले से भी अन्याय किया गया है। क्या वास्तव में एक छिपी हुई कहानी है? उसके आसपास के लोगों की चर्चा को सुनकर लिन वानिकिंग का चेहरा बहुत दुखी लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर थोड़ा कांप गया। उन पिछली अफवाहों और बदनामी जैसे तेज चाकू फिर से उसके दिल को चाकू मार दिया। ली ने लिन वानिकिंग में बदलाव पर ध्यान दिया। उन्होंने धीरे से लिन वानिकिंग के हाथ की पीठ को थपथपाया और कहा, इसे दिल से न लें। अफवाहें बुद्धिमानों पर रुकें। मुझे आशा है कि आप जिंगुई सिनेमा से शुरू कर सकते हैं और फिल्म और टेलीविजन के अपने सपने को फिर से हासिल कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ? लिन वानिकिंग ने कम आवाज में पूछा। विज्ञापन, ली ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, मुझे विश्वास है। ली पारंपरिक हक्सिया दवा में कुशल है। वह इतने लंबे समय से लिन वानिकिंग के संपर्क में है कि उसे लंबे समय से एहसास हुआ कि वह अभी भी एक कुंवारी है और स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे वह किसी और की मालकिन है। लिन वानिकिंग ने सिर हिलाया, जैसा कि उसने कहा, ठीक है, धन्यवाद, मैं उनके द्वारा आसानी से पराजित नहीं होऊंगा। जिंगुई सिनेमा आपका है, मैं इसे आपकी ओर से पकड़ लूंगा। मैं उन लोगों को बनाने जा रहा हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। लिन वानिकिंग अब जिंगुई सिनेमा के प्रमुख बनकर खुश हैं, क्योंकि जिंगुई सिनेमा ने राष्ट्रीय सिनेमा श्रृंखलाओं का एक 5वां हिस्सा है। वह पतवार लेने के बाद वह उन लोगों को निंदा करने वाली फिल्में जारी नहीं करेगी। वानिकिंग, दृढ़ संकल्प एक अच्छी बात है। मैं जिंगुई सिनेमा आपको छोड़ रहा हूं। मेरा मानना है कि आप इसे एक व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। उन अफवाहों और निंदा के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रेरणा होने दें। ली का विचार बहुत सरल है, ये सिर्फ पैसा खर्च करना है। वैसे भी मैंने आपको 10 बिलियन दिया है। जैसा कि आप सोचते हैं कि जिंगुई सिनेमा मेरा है, मुझे स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह ली ने स्टार सिनेमा के 10 बिलियन मूल्य दिए। नीलामी जारी है। श्री वुल्फ ने स्टार सिनेमा खरीदने के लिए 10 बिलियन खर्च किए, जिसने तुरंत नीलामी के दृश्य को प्रज्वलित कर दिया और हर कोई बहुत उत्साहित था। मेजबान ने अगला परिचय करना शुरू किया। लॉट, उनकी आवाज अभी भी उत्साह के साथ तेज है। इसके बाद हम शहर के केंद्र में प्रमुख वाणिज्यिक भूमि के एक टुकड़े को नीलाम करने जा रहे हैं। यह आसानी से स्थित है और इसमें विकास क्षमता है। शुरुआती मूल्य 5 बिलियन है। जैसे ही मेजबान ने बोलना समाप्त किया, घटनास्थल पर कुछ लोग उत्साहित होने लगे। हालांकि ली को भूमि में दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपने फोन पर कुछ बार क्लिक किया और 3 बिलियन को लिन वानिकिंग में स्थानांतरित कर दिया। लिन वानिकिंग का सेल फोन कंपन। उसने इसे खोला और तुरंत स्तब्ध रह गई। ली ने एक और राशि को स्थानांतरित कर दिया। 3 के बाद बहुत सारे शून्य हैं। उसने गिनती खो दी। झाओ किंग जो बाईं ओर बैठे थे भी बहुत उत्सुक थे। क्या ली ने उसे फिर से पैसे ट्रांसफर कर दिया? वह देखने के लिए झुक गई और वह भी हैरान थी। दसियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों। उसने इसे गिना। ठीक 3 बिलियन। झटका, पागल झटका। झाओ किंग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अविश्वास में फोन स्क्रीन पर नंबर पर देखती थी। 3 बिलियन, यह कोई छोटी राशि नहीं है और ली ने इसे इस तरह से बदल दिया। विज्ञापन, अध्याय 214, ये सब मेरी बहन को दें। लिन वानिकिंग झाओ किंग की तुलना में और भी अधिक हैरान था। जिंगुई सिनेमा की नीलामी में 10 बिलियन पहले ही खर्च हो चुके हैं और उन्होंने वास्तव में खुद को इतना पैसा स्थानांतरित कर दिया है। आपने मुझे इतना पैसा क्यों ट्रांसफर किया? लिन वानिकिंग ने अविश्वास में पूछा। ली, क्या जिंगुई सिनेमा में अभी भी 2 बिलियन का कर्ज नहीं है? मैं कर्ज चुकाने के लिए इस पैसे को आपके पास स्थानांतरित कर रहा हूँ। लिन वानिकिंग, ये केवल 2 बिलियन है और आपने 3 बिलियन स्थानांतरित कर दिया। ली, ये तैयार होना बेहतर है। बस अगर यह पर्याप्त नहीं है, आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त 10 बिलियन रखें। लिन वानिकिंग को गहराई से छुआ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली ने बाद के ऋण चुकौती पर भी विचार किया था। यदि जिंगुई सिनेमा अपने ऋणों को हटा देता है तो यह उसकी शुद्ध संपत्ति होगी। क्या वह वास्तव में मुझे एक रखे हुए व्यक्ति के रूप में मानता है? लिन वानिकिंग भ्रमित था। श्री वुल्फ का अब कोई साथी नहीं है। क्या वह मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में सोच सकता था? लिन वानिकिंग थोड़ा शर्मा गया। उसने महसूस किया कि यह मामला होना चाहिए, अन्यथा ली उस पर पैसा खर्च करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है, खासकर जब एक और सुंदर महिला झाओ किंग उसकी तरफ से। इस बारे में सोचते हुए लिन वानिकिंग की ली के प्रति अनुकूलता फिर से काफी बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 1 0। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 85 अंक। 13 बिलियन खर्च किए और एक और 15 अंकों से अनुकूलता बढ़ाई। अनुकूलता के 85 अंक पहले से ही एक औसत जोड़े की अनुकूलता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट टोन सुनने के बाद ली थोड़ा मुस्कुराया। अगले आधे घंटे के लिए कुछ भी नहीं था जो ली में रुचि रखता था। अंत में एक अन्य आइटम ने ली को खुश कर दिया। होस्ट, प्रिय मित्र, अगले हम बचपन की शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध श्रृंखला की नीलामी कर रहे हैं। जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप। जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप देश भर में हजारों किंडरगार्टन का मालिक है, जो 2-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक बचपन की शिक्षा सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता रखता है। उनके उन्नत शैक्षिक दर्शन, मजबूत शिक्षण स्टाफ और व्यापक सुविधाओं ने उन्हें माता पिता का विश्वास और प्रशंसा अर्जित की है। यह निवेशकों और शिक्षकों दोनों के लिए एक दुर्लभ अवसर है। जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप इक्विटी ऑप्शन के लिए शुरुआती मूल्य 1 बिलियन युआन है, जिसमें प्रत्येक बोली 5 मिलियन से कम युआन की वृद्धि नहीं है।
बोली अब खुली है। उद्धरण चिन्ह। एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध श्रृंखला संगठन के रूप में जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप में काफी ब्रांच प्रभाव और बाजार हिस्सेदारी है। यदि हम 100% शेयरों का अधिग्रहण कर सकते हैं तो हम न केवल बचपन की शिक्षा के क्षेत्र में एक पैर जमाने में सक्षम होंगे, बल्कि संसाधनों को एकीकृत और अनुकूलित करके समूह की समग्र ताकत को और बढ़ा सकते हैं। विज्ञापन। हालांकि उपस्थित हर कोई स्मार्ट है और यह नहीं सुनेंगे कि मेजबान क्या कहता है, उनका अपना निर्णय है। ओह माय गॉड, जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप एक खरीदार की तलाश कर रहा है। ठीक है, मैंने सुना है कि वे हाल के वर्षों में भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए है लोगों के पास हाल के वर्षों में बच्चे नहीं हैं। कई किंडरगार्टन को छात्रों की भर्ती करने में परेशानी हो रही है। जीचुन किंडरगार्टन कोई अपवाद नहीं है। वे छात्रों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसकी कई शाखाएं हैं छात्रों की कमी के कारण बंद हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ ये कारण नहीं है, सरकार अब बड़ी संख्या में निजी किंडरगार्टन खरीद रही है और उन्हें किफायती किंडरगार्टन में परिवर्तित कर रही है। जीचुन किंडरगार्टन बहुत अधिक चार्ज करते हैं, एक महीने में लगभग 5,000 युआन। सार्वजनिक किंडरगार्टन की तुलना में जो एक महीने में सिर्फ 1,000 युआन से अधिक चार्ज करते हैं। ये पूरी तरह से अप्रतिस्पर्धी है। दिवालिया होने से पहले ये केवल समय की बात है। हाँ, क्या यह एक कंपनी के लिए इस तरह की तस्वीरें लेने के लिए परेशान नहीं होगा? मैं उन्हें भी नहीं चाहूंगा अगर वे उन्हें मुझे देते। सभी के संदेह और चर्चाओं का सामना करते हुए ली असाधारण रूप से शांत दिखाई दिया। सभी ने जो कहा वह समझ में आता है। यदि जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप का अधिग्रहण किया जाता है तो यह एक अथाह गड्ढे बन सकता है और इसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान और दिवालियापन भी हो सकता है। मगर इससे क्या, पैसा खोना दूसरों के लिए डरावना है, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसी परियोजनाएं जो पैसे को दे ताकि वह उनमें पैसा निवेश करना जारी रख सके। आखिरी चीज जो उसके पास कमी है वह है पैसा। इसके अलावा सबसे प्रत्यक्ष लाभ ये है कि फोटो लेने और इसे बाध्य व्यक्ति को भेजने के बाद आप रणनीति सफल होने पर अपने व्यक्तिगत धन का 50% कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। मेजबान ने पहले ही सभी को बोली लगाने के लिए बुलाया था, लेकिन ये दृश्य बहुत अजीब था और माहौल चुप हो गया। कोई बोली नहीं। थोड़ी देर के बाद मेजबान ने असहाय रूप से पूछा, हर कोई क्या कोई बोली लगाने वाले हैं? यदि नहीं तो हम केवल इस नीलामी को अनसुना कर सकते हैं। इस समय ली ने धीरे धीरे चिन्ह उठाया। 1 बिलियन। जब सभी ने इसे देखा तो वे सभी स्तब्ध थे। ओह माय गॉड, इट्स बॉस वुल्फ अगेन। श्री वुल्फ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से एक हारने वाला प्रस्ताव है, फिर भी वह इसे करने पर जोर देता है। हाँ, मैं वास्तव में श्रीलैंड को नहीं समझता। उन्होंने जिंगुई सिनेमा का अधिग्रहण करने के लिए सिर्फ 10 बिलियन खर्च किए और अब वह वास्तव में जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। यह मामला नहीं होना चाहिए। श्री वुल्फ बहुत समृद्ध है। क्या हमारी दृष्टि में कुछ गड़बड़ है? ली की बोली ने निस्संदेह नीलामी मंजिल के माध्यम से एक शॉकवेव भेजा। लोगों ने उसे आश्चर्य और भ्रम में देखा और कुछ ने भी सोचा कि क्या उनके व्यवसाय की सोच में कुछ गड़बड़ है। होस्ट। हर कोई। श्री वुल्फ की ताकत सभी के लिए स्पष्ट है। वह युवा और आशाजनक है, एक गहरी आंख और एक मजबूत व्यवसाय के साथ। श्री वुल्फ ने जिस परियोजना को चुना है वह सही होना चाहिए। क्या कोई भी व्यक्ति जो अधिक कीमत प्रदान करता है? हालांकि मेजबान ने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, किसी ने भी बोली नहीं लगाई। श्री वुल्फ के पास इन परियोजनाओं को लाभदायक बनाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कर सकते हैं। विज्ञापन। एक और लुल के बाद मेजबान ने घोषणा की, एक समय में 1 बिलियन युआन, 1 बिलियन डॉलर 2 बार, 1 अरब 3 बार, एक सौदा करते हैं। 1 बिलियन युआन के आरक्षित मूल्य पर जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के लिए बोली जीतने के लिए श्रीलैंड को बधाई। जैसा कि मेजबान का हथौड़ा लग रहा था, पूरे नीलामी हॉल में विस्फोट हो गया। लोग एक दूसरे के लिए फुसफुसाते थे, ली की अप्रत्याशित कार्यों की श्रृंखला पर चर्चा करते हुए, लेकिन ली ने मुस्कुराते हुए उन्हें अनदेखा कर दिया। आप मेरे अकेलेपन को नहीं समझते हैं। लिन वानिकी और झाओ किंगिया भी भ्रमित थे। झाओ किंगिया ने पूछा, आप एक बालवाड़ी खोलना चाहते हैं? ली। हाँ, बच्चे बहुत प्यारे हैं, उन्हें एक अच्छा सीखने का माहौल प्रदान करना एक ऐसी सार्थक बात है। ली, तुम बहुत प्यारे हो। झाओ किंगिया ने ली को एक अंगूठा दिया। उसने महसूस किया कि वह अभी भी ली को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। वह किंडरगार्टन में बच्चों के लिए इतना प्यार करने वाला और तैयार था। ली और झांग शिंगयांग दोनों नीलामी स्थल पर थे और माउंटेन सिटीलिस्ट बिग ब्रदर ग्रुप में भी थे। झांग शिंगयांग ने ली सैकड़ों कारों को बेच दिया। वह जानता था कि ली उदार और समृद्ध था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली इतनी समृद्ध थी। वह वास्तव में मौके पर ली के प्रदर्शन से स्तब्ध था। उन्होंने माउंटेन सिटी रैंकिंग बिग ब्रदर ग्रुप में एक संदेश भेजा। भाइयों, बड़ी खबर, बड़ी खबर। मैं घटनास्थल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बॉस वुल्फ ने अरबों डॉलर खर्च किए और बीजिंग में नीलामी जीती। जब समूह के सदस्यों ने ये देखा तो समूह तुरंत जीवंत हो गया और कई लड़का बाहर आ गए। श्री झांग, क्या चल रहा है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। उद्धरण चिन्ह। क्या श्री वुल्फ वास्तव में अमीर है? हमें बताओ, श्री वुल्फ कितना महान है? झांग शिंगयांग, जिसका वीचक नाम कार्ल लाइफ है, ने समूह में उत्तर दिया। आपने इसे नहीं देखा है। बॉस लैंग वास्तव में उदार है। शुरुआत में बॉस लैंग ने ज़ैड हियापिंग को खरीदा था कि वूज एटीएम अक्सर उपयोग करते थे जब वह 100 मिलियन युआन के लिए झाड़ी थी, और फिर चारों ओर मुड़कर एक लड़की को दे दिया। फिर श्री वुल्फ ने एक प्रसिद्ध गीत राजवंश चित्रकार ली तांग द्वारा लैंडस्केप पेंटिंग को 30 मिलियन में खरीदा और इसे लड़की को दे दिया। बस अब बॉस वुल्फ ने 10 बिलियन की चौंका देने वाली कीमत पर जिंगुई सिनेमा खरीदा और इसे फिर से लड़की को दे दिया, जिसने हम सभी को चौंका दिया। अब श्री वुल्फ ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप को 1 बिलियन में खरीदा है। मुझे लगता है कि वह इसे फिर से एक लड़की को देने जा रहा है। विज्ञापन। अध्याय 215। इसे मेरी बहन को दे दो। झांग शिंगयांग की खबर ने माउंटेन सिटीलिस्ट बिग ब्रदर ग्रुप में हंगामा किया। समूह के सदस्यों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और ली के बोल्ड कदम से चौंक गए। कोई रास्ता नहीं। मिस्टर वुल्फ बहुत समृद्ध है। उन्होंने एक कंपनी को फिल्माने और खरीदने पर इतना पैसा खर्च किया, लेकिन उन्होंने वास्तव में ये सब इस लड़की को दे दिया। बॉस वुल्फ वास्तव में इस लड़की को आकाश में बिगाड़ रहा है। वह उसे दसियों अरबों डॉलर की एक परियोजना दे रहा है। वह कौन खड़ा कर सकता है? पृथ्वी पर ये लड़कियां कौन हैं? वे बॉस वुल्फ को पैसे खर्च करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? झांग शिंगयांग ने जवाब दिया, बॉस वुल्फ एक के बाद एक सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ है। मुझे आपको बताना होगा, बॉस वुल्फ का उत्कृष्ट स्वाद है। वे 2 लड़कियां वास्तव में सुंदर हैं और उनके पास उत्कृष्ट स्वभाव है। उनमें से कोई भी एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। हे भगवान, क्या ये सच है? श्री झांग, कृपया हमें देखने के लिए 2 तस्वीरें लें। यह सही है, शब्द पर्याप्त नहीं है। हमें यह देखने की जरूरत है कि श्री वुल्फ की दृष्टि क्या है। झांग शिंगयांग ने कहा, यह असंभव है। मैं बॉस लैंग की अनुमति के बिना गुप्त तस्वीरें नहीं ले सकता। हालांकि मैं आपको प्रकट कर सकता हूं कि लड़कियों में से एक लिन वानिकी है, युवा और लोकप्रिय अभिनेत्री जो कभी सिल्वर स्क्रीन पर बहुत लोकप्रिय थी। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3 ... किसी ने लिन वानिकी के स्टिल्स या लाइव फोटो को समूह में पोस्ट किया। श्री झांग, क्या आपको यकीन है कि यह लिन वानिकी है? झांग शिंगयांग, जरूर। अचानक समूह में विस्फोट हो गया। हे भगवान, ये लिन वानिकी है। मेरी देवी। हाँ, लिन वानिकी राष्ट्रीय देवी हुआ करती थी। ओह माय गॉड, वह वास्तव में बॉस वुल्फ द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ऐसी अफवाहें थीं कि लिन वानिकी ने एक अमीर आदमी के साथ चुका दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मिस्टर वुल्फ के साथ था। नहीं, अफवाह यह है कि लिन वानिकी का एक विवाहित व्यक्ति के साथ संबंध है, लेकिन बॉस लैंग सिंगल है। यह सही है। अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से श्री वुल्फ नहीं है। बॉस झांग, बॉस लैंग से पूछिए कि क्या वह जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप देने जा रहा है, जिसे उसने 1 बिलियन में खरीदा था, एक और लड़की को। झांग शिंगयांग, इस बारे में आप लोगों को खुद लैंग बॉस से पूछना चाहिए। विज्ञापन। अचानक किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये सवाल न केवल माउंटेन सिटीलिस्ट बिग ब्रदर ग्रुप के सदस्यों के लिए रुचि
है, बल्कि नीलामी स्थल पर लोगों के लिए भी है। यहाँ तक कि मेजबान भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बोलता है, बॉस वुल्फ, एक सवाल है जिसे मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ, और निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा है जो यहाँ हर कोई भी जानना चाहता है। ली, क्या समस्या है? होस्ट, बॉस लैंग, आपने लड़की को 10 बिलियन से अधिक के लिए खरीदे गए सभी नीलामी आइटम दिए। क्या आप जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप देने जा रहे हैं, जिसे आपने लड़की को 1 बिलियन से भी खरीदा था? सभी ने ली को देखा। ली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे पास ये योजना है। पफ, घटनास्थल पर हर कोई हैरान था। ओह नहीं, क्या मिस्टर वुल्फ वास्तव में किसी को फिर से देने जा रहे हैं? ये लड़कियां मुझे क्यों नहीं है? यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड जो आदेश बनाए रखते हैं, वे सोच रहे हैं कि क्या अब एक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी से गुजरना बहुत देर हो चुकी है। मेजबान बीजिंग सैटेलाइट टीवी के खूबसूरत मेजबान वांग यान थे। यहाँ तक कि वांग यान भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कहते हुए, बॉस लैंग वास्तव में उदार है। ऐसा लगता है कि मैं बॉस लैंग से बहुत देर से मिला। वांग यान के शब्दों ने घटनास्थल पर हंसी का फट गया और वातावरण अचानक अधिक आराम से हो गया। बीजिंग सैटेलाइट टीवी की एक प्रसिद्ध मेजबान के रूप में वह न केवल सुंदर है, बल्कि अपनी बुद्धि और हास्य के लिए भी जानी जाती है। इस क्षण में उसके चेहरे से निस्संदेह इस मूल रूप से गंभीर नीलामी में थोड़ा मजा आया। बहुत देर नहीं, बहुत देर नहीं, ली ने वांग यान को एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसकी आंखों में मनोरंजन का संकेत। बॉस लैंग, आप वास्तव में चरित्र के आदमी हैं, वांग यान ने जारी रखा, उसके स्वर के साथ प्रशंसा। हालांकि मैं अभी भी बहुत उत्सुक हूँ, कौन सी खूबसूरत महिला आप जीचुन को बचपन की शिक्षा समूह को अली देगी? ली ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, जैसा कि इसे देने के लिए ये भाग्य पर निर्भर करता है। ली ने यह नहीं कहा कि यह कौन था, क्योंकि वह चिंतित था कि यह लिन वानकिंग और झाओ किंगिया को ईर्ष्या करेगा। वास्तव में ली के पास पहले से ही एक उम्मीदवार था, और वह चेन शुहान था, लिटिल चेन चेन जो नूडल्स से प्यार करता है। चेन शुहान एक किंडरगार्टन शिक्षक है, इसलिए ये किंडरगार्टन को चलाने के लिए उनके लिए एकदम सही है। झांग शेंगियांग ने तुरंत बुद्धिमत्ता को दृश्य से समूह में भेजा। विज्ञापन, ओह माय गॉड, बॉस लैंग ने कहा कि जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप, जिसे उन्होंने 1 बिलियन में खरीदा था, इस लड़की को भी एक उपहार है। वाह, वास्तव में ये बहुत अच्छा है, मेरी एक बहन है। चलो देखते हैं कि क्या कोई मौका है। अरे हे, मैं अभी थाईलैंड के लिए एक हवाई जहाज का टिकट खरीद रहा हूँ। आपको इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी नई प्रेमिका को डंप किया और देखा कि क्या मेरे पास बॉस वुल्फ का एहसान जीतने का मौका है। एफ तारांकन के ऊपर का लड़का, तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हारे सिर के ऊपर एक हरी ट्रेल भी है। माउंटेन सिटी लिस्ट बिग ब्रदर ग्रुप में हर कोई श्री वुल्फ के बारे में उत्साह से बातचीत कर रहा था। हालांकि ली अभी तक समूह में दिखाई नहीं दिया है, लेकिन यह उनके गपशप प्रकृति को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा समूह के अधिकांश लोगों ने कभी नहीं देखा कि वुल्फ बॉस कैसा दिखता है। झांग शेंगियांग और अन्य जिन्होंने ली को देखा था, उन्होंने उनकी तस्वीरें लेने और उन्हें समूह में अपलोड करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे चिंतित थे कि भेड़िया गुस्सा हो जाएगा। लियाओ चिंगू, जो पहले बहुत घमंडी था, अब एक शब्द कहे बिना एक कोने में चुपचाप बैठा है। वह वास्तव में जल्दी छोड़ना चाहता था, लेकिन डर था कि ली उस पर हंसेंगे, इसलिए उसे बहुत असहज महसूस करते हुए वहां बैठना जारी रखना था। इसके बाद कुछ आइटम थे जिनमें ली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1 और 20 मिनट के बाद जो आइटम आज के लिए आया था, वह आखिरकार आ गया। मेजबान ने पेश किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली परियोजना जिस पर हम बोली लगा रहे हैं, वह एक उच्च गुणवत्ता वाली परियोजना है। आपने सभी के बारे में सुना है, या यहाँ तक कि ब्लू स्काई एयरलाइंस पर भी उड़ाया गया है। ब्लू स्काई एयरलाइंस को 6 साल के लिए स्थापित किया गया है और वर्तमान में 30 से अधिक घरेलू मार्गों का संचालन किया गया है। विशेष रूप से बड़ी संख्या में नहीं, ब्लू स्काई एयरलाइंस उच्च गुणवत्ता वाली मार्गों का दावा करती है और पहले से ही एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक आधार स्थापित कर चुकी है। उद्धरण चिन्ह, मेजबान के परिचय के बाद पूरे नीलामी स्थल में माहौल को फिर से प्रज्वलित किया गया था और सभी का ध्यान ब्लू स्काई एविएशन प्रोजेक्ट पर केंद्रित था, जिसे नीलाम होने वाला था। ली की आंखें भी गर्म हो गईं। वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। उसके प्रति लियू चुनेली की अनुकूलता 90 अंकों तक पहुंच गई है, इसलिए उसे जल्दी करना होगा और उस पर पैसा खर्च करना होगा ताकि वह अपने व्यक्तिगत धन को समय पर वापस ले सके। मेजबान ने जारी रखा, ब्लू स्काई एयरलाइंस न केवल मार्गों का खजाना है, बल्कि इसके प्रबंधन और सेवा भी अत्यधिक प्रशंसित हैं। हालांकि फोर्स मेजर के कारण कंपनी अब वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और इसलिए उसने अपने शेयरों के हिस्से को नीलाम करने का फैसला किया है। यह नीलामी ब्लू स्काई एयरलाइंस के शेयरों के 51% के लिए है, जिसका अर्थ है कि सफल बोलीदाता कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी को नियंत्रित करेगा। शुरुआती कीमत 3 बिलियन है। 3 अरब आम लोगों के लिए एक खगोलीय व्यक्ति है, लेकिन उपस्थित लोगों के लिए ये किसी परियोजना के मूल्य को मापने के लिए केवल शुरुआती बिंदु है। हालांकि ये कुछ अफसोसजनक है कि इस बार जो नीलामी की जा रही है, वह ब्लू स्काई एयरलाइंस के शेयरों का 100% नहीं है, लेकिन 51%, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक नियंत्रित हिस्सेदारी है। लेकिन व्यावसायिक संचालन के लिए एक नियंत्रित हिस्सेदारी रखने में सक्षम होने का मतलब है कि कंपनी की निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना। तथ्य यह है कि ब्लू स्काई एयरलाइंस के मौजूदा प्रमुख शेयरधारक अपने सभी शेयरों को बेचना नहीं चाहते हैं। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि ब्लू स्काई एयरलाइंस एक उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी है। किसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में साइन इन किया। 3 बिलियन और 50 मिलियन। विज्ञापन, अध्याय 216, डबल भाई के रूप में जाना जाता है। उद्धरण किए जाने के आधे मिनट से भी कम समय के बाद एक अन्य व्यक्ति ने तुरंत कीमत का मिलान किया। 3.1 बिलियन। ली जल्दी में नहीं है, आप जो चाहे बोली लगा सकते हैं। जब आप कोई और पेश नहीं कर सकते, तो मैं एक और कदम उठाऊंगा। नीलामी हॉल में बोली की आवाजें थिरने के बाद एक और हर बोली ने लोगों के दिल को तेजी से धड़क लिया। ब्लू स्काई एयरलाइंस में अभी भी विकास के लिए बहुत जगह है। जो कोई भी इसकी एक तस्वीर लेता है, वह आकर्षक लाभदायक टुकड़ा होगा। हाँ, इस तरह की कई उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाएं नहीं है। परियोजना की गुणवत्ता एक बात है, लेकिन कुंजी यह है कि एक एयरलाइन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर आपके पास पैसा है, तो भी आप एक प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए ब्लू स्काई एयरलाइंस ब्रांड अकेले कम से कम 1 बिलियन के लायक है। अमीर लोगों का एक समूह बेवकूफ नहीं है, वे सभी ब्लू स्काई एयरलाइंस की गुणवत्ता को समझते हैं। 3.2 बिलियन। एक और आवाज लग रही थी और बोली धीरे धीरे एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश किया। ली अपने चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान के साथ भीड़ में बैठे थे। 3.3 बिलियन। एक तेज आवाज ने संक्षिप्त चुप्पी को तोड़ दिया और बोली को फिर से एक नई ऊंचाई पर धकेल दिया गया। नीलामी हॉल में वातावरण प्रत्येक बोली के साथ तेजी से तनावपूर्ण हो गया। हर बोली एक मूक प्रतियोगिता की तरह थी और अमीर लोगों की आंखें ब्लू स्काई एयरलाइंस के अधिकारों को नियंत्रित करने की इच्छा से चमक रही थीं। 3 अरब 350 मिलियन। एक और आवाज बाहर निकल गई। ली ही शांत रहे, क्योंकि जब ये पैसा खर्च करने की बात आई तो वह किसी के रूप में अच्छा था। 3 अरब 400 मिलियन। कीमत फिर से बढ़ी और मैदान में प्रतिस्पर्धा अधिक से अधिक भयंकर हो गई। इस समय झांग शेंगियांग ने माउंटेन सिटी रैंकिंग बिग ब्रदर ग्रुप को एक संदेश भेजा। ओह माय गॉड, ब्लू स्काई एयरलाइंस में 51% हिस्सेदारी के लिए प्रतियोगिता बहुत भयंकर है। समूह में दोस्तों ने पूछा, बॉस वुल्फ कहाँ है? क्या बॉस वुल्फ ने कार्रवाई की? झांग शेंगियांग, नहीं, श्री वुल्फ इस परियोजना में बहुत रुचि नहीं रखते हैं। यह अफसोस की बात है कि बॉस वुल्फ ने एक कदम नहीं उठाया, अन्यथा जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। समूह में अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों का एक समूह जो नीलामी स्थल पर नहीं गया था, ने झांग शेंगियांग के नीलामी लाइव ब्रॉडकास्ट में भाग लिया। जल्द ही कीमत बढ़कर 4 बिलियन हो गई। 51% शेयरों के लिए 4 बिलियन पहले से ही बहुत अधिक है। आखिरकार ब्लू स्काई एयरलाइंस में केवल 30 से अधिक मार्ग हैं, जो प्रमुख एयरलाइनों के हजारों मार्गों की तुलना में बहुत कम है। इस बिंदु पर सभी को यह विचार करना होगा कि क्या यह कीमत बढ़ाने के लिए जारी है या नहीं।
निश्चित रूप से कोई भी बोली लगाने के लिए जारी नहीं रहा। 4 बिलियन एक बार, 4 अरब 2 बार विज्ञापन। हालांकि जब सभी ने सोचा कि ब्लू स्काई एयरलाइंस के 51% शेयरों को 4 बिलियन में बेचा जाएगा तो ली ने कार्रवाई की। 8 बिलियन के ली का चिल्लाना एक थंडरक्लैप की तरह था जो नीलामी हॉल में तुरंत विस्फोट हो गया था। सभी ने उसे सदमे में देखा, जैसे कि वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। मेजबान भी एक पल के लिए दम रह गया, फिर उत्साह से पुष्टि की। 8 बिलियन, श्री वुल्फ बोली 8 बिलियन। मैदान पर माहौल तुरंत जम गया और हर कोई झटके में ली को देख रहा था। ये कीमत ब्लू स्काई एयरलाइंस की 51% हिस्सेदारी के वास्तविक मूल्य से अधिक है, लेकिन ली असंबद्ध लगती है क्योंकि उसकी बोली जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक कैशबैक मिल सकती है। हे भगवान, श्री वुल्फ पागल है। 4 बिलियन मूल रूप से सीमा है और वह वास्तव में 8 बिलियन बोली है। धिक्कार है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि मिस्टर वुल्फ बहुत समृद्ध है। लानत है, मैं हार मानता हूँ। मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। भेड़िया हमेशा के आसपास, मैं उसके साथ कुछ भी खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जिसे वह खरीदना चाहता है। घटनास्थल पर हर कोई स्तब्ध था। ली के अलावा झाओ किंगिया और लिन वानिकिंग दोनों ने ली को अपनी आंखों के साथ खोला, अविश्वसनीय महसूस किया। हालांकि ली ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था कि अगर वे इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो ऐसा कुछ के लिए उचित लग रहा था। झांग शेंगियांग इतना उत्साहित था कि उसका खून उबल रहा था, जैसे कि यह ली नहीं था लेकिन खुद ने 8 बिलियन की बोली लगाई थी। झांग शेंगियांग पागल हो रहा था। माउंटेन सिटी रैंकिंग बिग ब्रदर ग्रुप पवित्र बकवास। बॉस वुल्फ ने एक कदम उठाया है। 8 बिलियन, ये राशि दोगुनी है। बॉस वुल्फ एक ऐसा झटका है। समूह के दोस्तों ने एक के बाद एक जवाब दिया। वे सभी स्तब्ध थे। असंभव, 8 बिलियन, ये बहुत ज्यादा है। लानत है। बॉस वुल्फ की पेशकश के साथ यह एक मृत सस्ता है। कौन सूट का पालन करने की हिम्मत करेगा? हम श्री वुल्फ की दुनिया को नहीं समझते हैं, लेकिन 8 बिलियन के लिए इसे खरीदने के लिए उनकी अपनी योजनाएं होनी चाहिए। क्या वुल्फ ब्लू स्काई एयरलाइंस खरीदने और फिर से किसी लड़की को देने के लिए नहीं जा रहा है? ये संभव है। श्री वुल्फ निश्चित रूप से ऐसी चीज के लिए सक्षम है। उद्धरण चिन्ह। संदेश समूह में एक के बाद एक आया और जानकारी विस्फोट हो गई। नीलामी में एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद मेजबान ने फिर से बात की। हर कोई मिस्टर वुल्फ 8 बिलियन की बोली लगाता है। क्या कोई और बोली लगा रहा है? ये कहने के बाद सभी ने मेजबान वांग यान को देखा। धिक्कार है। 8 बिलियन, जो कीमत बढ़ाने की हिम्मत करता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद और किसी की बोली नहीं देखकर मेजबान ने कहा, एक बार 8 बिलियन, 8 अरब 2 बार विज्ञापन, 8 अरब 3 बार। श्री वुल्फ को 51% ब्लू स्काई एयरलाइंस के शेयरों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए बधाई। जैसे ही हथौड़ा गिर गया, नीलामी हॉल में वातावरण फिर से गर्म हो गया। ली के कदम ने एक बार फिर से आज की नीलामी को प्रज्वलित किया। झांग शेंगियांग समूह चैट में उग्र रूप से पोस्ट कर रहा था। बॉस वुल्फ वास्तव में स्पष्ट विजेता है। कोई भी अब बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता है। बधाई बॉस वुल्फ। 8 बिलियन के लिए ब्लू स्काई एयरलाइंस का 51% खरीदना अविश्वसनीय है। यह मेरा रक्त उबाल देता है। बधाई हो बॉस वुल्फ। बधाई हो बॉस वुल्फ। बॉस वुल्फ कमाल है। बधाई हो बॉस वुल्फ। बधाई हो बॉस वुल्फ। बॉस वुल्फ कमाल है। बधाई हो बॉस वुल्फ। बधाई हो बॉस वुल्फ। बॉस वुल्फ कमाल है। माउंटेन सिटी रैंकिंग बिग ब्रदर ग्रुप में सभी ने एक साथ लाइन में खड़ा किया और ली के कदम के लिए खुश हो गए। मेजबान वांग यान प्रतिक्रिया करने के लिए जल्दी था और संक्षेप में बहुत अच्छा था। उसने कहा, प्रिय मेहमान, प्रिय टाइकून, क्या आपने एक समस्या पर ध्यान दिया है? श्री वुल्फ की बोलियां मूल रूप से कीमत दोगुनी है ना? अचानक कई लोगों ने जवाब दिया, यह सही है। अगर उसने यह नहीं कहा होता तो मैं इसे नहीं जानता होता, लेकिन एक बार जब उसने किया तो यह सच था। बॉस वुल्फ हमेशा अपनी बोली को दोगुना कर देता है। वह बहुत दबंग है। हाँ, शुरू से ही यह स्पष्ट था कि वुल्फ जीतने के लिए दृढ़ था। ये कदम अलग था। बॉस वुल्फ अपने कार्यों का उपयोग हमें ये दिखाने के लिए कर रहा है कि वास्तव में धनी और शक्तिशाली होने का क्या मतलब है। नीलामी हॉल में मेहमान इसके बारे में बात कर रहे थे और ली के प्रदर्शन पर चकित थे। ली ने खुद अभी भी एक शांत मुस्कान बनाए रखी, जैसे कि उन्होंने जो 8 बिलियन बोली की थी वह बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं थी। मेजबान वांग यान ने मजाक में कहा, बॉस वुल्फ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी यह कहना चाहता हूँ, बॉस वुल्फ, आप नीलामी में दोहरे अंकों के विजेता हैं। सभी को मेजबान वांग यान का मजाक पसंद आया। सभी ने ली को देखा और कहा, भाई फैंडी कमाल है। भाई फैंडर कमाल का है। भाई फैंडर कमाल का है। ली अवाक था। क्या नरक, तुम लोग मुझे एक और बनियान दे रहे हो? हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो ये सच लग रहा था। सभी द्वारा दिए गए डबल ब्रदर के शीर्षक का सामना किया गया। हालांकि ली थोड़ा असहाय था। उसे अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस हुआ। आखिरकार प्रतिस्पर्धा और अवसरों से भरी इस व्यवसाय की दुनिया में इस तरह के अनोखे तरीके से एक छाप छोड़ने में सक्षम होना एक दुर्लभ उपलब्धि है। बस इसे डबल भाई हा जब तक हर कोई खुश है। ली ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनके स्वर में एक सामान्य विनम्र अभी तक आत्मविश्वास के प्रदर्शन को प्रकट किया। इस समय मेजबान वांग यान ने एक और मुश्किल सवाल पूछा। विज्ञापन अध्याय 217 नमस्ते कहने के लिए कतार। वांग यान ने बेहोश मुस्कुराया, अपने बाल इकट्ठा किए और पूछा, बॉस लैंग, भाई फैंडी, क्या मैं आपसे थोड़ा और निजी सवाल पूछ सकता हूँ? ली ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और पूछो। आप ब्लू स्काई एयरलाइंस में 51% हिस्सेदारी नहीं देने जा रहे हैं जो आपने अपनी बहन को 8 बिलियन में खरीदा है, क्या आप हैं? वांग यान ने सवाल पूछा कि ज्यादातर लोग पूछना चाहते थे। ली क्या मुझे सच बताना चाहिए? वांग यान, बेशक। ली हाँ। ली का जवाब संक्षिप्त और स्पष्ट था, लेकिन यह एक धमाकेदार की तरह था जिससे तुरंत नीलामी घर में हंगामा हो गया। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। एफ तारांकन के 8 बिलियन, श्री वुल्फ इसे फिर से देने जा रहे हैं। मैं पूरी तरह से तबाह हो गया हूँ। यह एक भाग्य है जो बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में कमा सकते हैं। बॉस वुल्फ की उम्मीद के रूप में वह हमेशा उदार होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना पैसा है, वह इसे देने के लिए तैयार है। नीलामी हॉल में चर्चा की एक हड़बड़ी थी और हर शब्द ने ली की उदारता के लिए प्रशंसा का खुलासा किया। उपस्थित लड़कियां तांग भिक्षु के मांस को देखकर राक्षसों की तरह थीं। उनकी आंखों में उग्र प्रकाश चमकती थी और वे सभी उग्र नजर डालते थे। ली बॉस वुल्फ बहुत सुंदर है। न केवल वह अमीर है बल्कि वह भी इतना उदार है। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं वुल्फ बॉस द्वारा पसंद किया जा सकता है। सभी वुल्फ बॉस को करने की जरूरत है। मुझे कुछ दें और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाऊंगा। हम इसे भूल जाओ। ज्यादातर लोगों को दिवास्वप्न को रोकना चाहिए। श्री वुल्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी से भी आकर्षित हो सकता है। क्या आप नहीं देखते हैं कि उसके दोनों ओर बैठे लोग सभी शीर्ष सुंदरियां हैं? ये सच है। श्री वुल्फ के बहुत उच्च मानक हैं। हालांकि लड़कियों की चर्चा शांत थी। ली ने कई सिस्टम संवर्धन से गुजरा था और उनकी 5 इंद्रियां बहुत मजबूत थीं, इसलिए वह उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। ली शांति से मुस्कुराया। वह पहले से ही इन चर्चाओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस समय एक लाल बैकलेस शाम के गाउन में एक लड़की अचानक भीड़ से बाहर चली गई। वह एक लाल गुलाब की तरह लंबा और सुंदर है। उसने सोशलाइट ट्रेनिंग क्लास में भाग लेने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च किए। वह जानती है कि पुरुषों को कैसे नियंत्रित किया जाए। ये कहा जाता है कि जब एक पुरुष एक महिला का पीछा करता है तो उनके बीच एक पहाड़ होता है, लेकिन जब एक महिला एक पुरुष का पीछा करती है तो उनके बीच केवल धुंध की एक परत होती है।
जब तक आप उससे संपर्क करने की पहल करते हैं तब तक वुल्फ कभी मना नहीं करेगा। वह सीधे एक बिल्ली जैसी चाल के साथ ली के पास चली गई और बोली से कहा, बॉस लैंग, मैंने लंबे समय से आपकी प्रशंसा की है, मैं आपका प्रशंसक हूँ, क्या मैं आपको वीचेट पर जोड़ सकता हूँ? यह महिला बहुत बोल्ड थी और तुरंत अन्य लड़कियों को बना दिया जो आगे आना चाहती थी और ली के वीचेट के लिए पूछती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ईर्ष्या करने की हिम्मत नहीं की। ये सच है कि बहादुर से अधिक मर जाते हैं और भुखमरी से डरपोक मर जाते हैं। मुझे ऊपर जाने वाला पहला होना चाहिए। मुझे चिंता थी कि मिस्टर वुल्फ की 2 लड़कियां थीं, इसलिए उनके वीचेट के लिए पूछना मुश्किल होगा, लेकिन अब किसी ने पहले वहां पहुंच लिया है। लानत है, भेड़िया हमेशा मेरा होता है। मैं उसके वीचेट के लिए भी पूछना चाहता हूँ। विज्ञापन, कई लड़कियों में उग्र आंखें होती हैं। ये सुनकर ली ने महिला पर करीब से नजर डाली और उसे पता था कि वह अब शुद्ध नहीं थी। मुझे सुंदर महिलाएं पसंद हैं, लेकिन मैं टूटे हुए जूते उठाना पसंद नहीं करता। क्या तुम मेरे प्रशंसक हो? ली ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है मिस्टर लैंग, मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। क्या मैं आपको वीचेट पर जोड़ सकता हूँ? ली, क्षमा करें, मैं प्रशंसकों को नहीं जोड़ता। लड़की, महिला का चेहरा लाल हो गया। ली ने सीधे इनकार कर दिया। महिला बहुत शर्मिंदा थी और उसे नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। 10 सेकंड के लिए स्तब्ध रहने के बाद वह शर्मा गई और कहा, बॉस वुल्फ, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने अभी वीचेट को जोड़ा है। ली, क्षमा करें, मेरे पास मेरे फोन पर वीचेट इंस्टॉल नहीं है। महिला, एक सेल फोन नंबर भी ठीक है। ली, मैं अपना नंबर बदलने जा रहा हूँ। लड़की, महिला ये भी जानती थी कि ली उसे अस्वीकार कर रही थी और पहले की तुलना में ये पहले से ही बहुत चंचल था। उसने कहा, ठीक है, धन्यवाद श्री वुल्फ। महिला शर्मनाक रूप से चली गई। अन्य लड़कियां जो ली की संपर्क जानकारी के लिए पूछने के लिए आगे नहीं आईं, वे मूल रूप से इस लड़की से सबसे पहले आने के लिए ईर्ष्या कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने सभी का व्यवहार किया है। हे भगवान, क्या लोगों को अस्वीकार करते समय मिस्टर वुल्फ इतना सीधा है? सौभाग्य से मैं वहां नहीं गया या ये बहुत शर्मनाक होता। मिस्टर वुल्फ के आसपास की सभी खूबसूरत महिलाओं के साथ यह सोचने के लिए आओ, क्या वह मौत से नाराज नहीं होगा? ये स्पष्ट है कि वुल्फ बॉस के पास महिलाओं की कोई कमी नहीं है। वे उस पर अपनी जगह स्थापित करने के लायक हैं। ली के कार्यों को देखकर वांग यान वास्तव में खुश थे। नीलामी जारी रही और इस समय 1 दर्जन पुरुष पंक्तिबद्ध हो गए और ली की ओर चले गए। ली भ्रमित था। मैं समलैंगिक नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं डरता। विज्ञापन, हालांकि जब वह ली के सामने चला तो ली स्तब्ध थी। बॉस वुल्फ, जल्द ही एक कांस्य नीलामी होगी। यदि आप रुचि नहीं रखते हैं तो कृपया मुझे अपना पैसा बकोया। बॉस वुल्फ, मेरे पास तांग राजवंश से एक बैंगनी मिट्टी का चायदानी है। मुझे बैंगनी मिट्टी का चायदानी पसंद है। यदि आप इसके साथ भाग कर सकते हैं और उस पर बोली नहीं लगाते हैं तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। बॉस वुल्फ, मैं एक Z-सील के लिए बोली लगाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बॉस वुल्फ इसकी देखभाल कर सकता है। ये पता चला कि ये दर्जन लोग ली को बोली नहीं लगाने के लिए कहने आए थे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर बॉस वुल्फ कार्रवाई करता है तो वे परेशानी में पड़ जाएंगे। ली ये मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह इन अनुरोधों को सुनता था तो हंसता था। वह समझ गया कि इन लोगों ने गलती से सोचा था कि वह वस्तुओं में रुचि रखेगा, इसलिए वे कहते हैं, हेलो अग्रिम में। उसने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया, मुझे हर चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आप जो पसंद करते हैं उसे पसंद करते हैं तो आगे बढ़ें और एक तस्वीर लें। मैं इसके लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद श्री वुल्फ। बॉस वुल्फ बहुत उदार है। धन्यवाद बॉस वुल्फ बहुत उदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। वे एक एक करके ली को झुकाते थे और फिर एक एक करके छोड़ देते थे। मेजबान वांग यान स्तब्ध था। उसने कई नीलामियों की मेजबानी की थी, लेकिन आज की तरह कभी नहीं, जहां अगर वह एक आइटम खरीदना चाहती थी तो उसे जाना था और किसी को पहले से बोली नहीं देना था। बॉस वुल्फ बहुत शक्तिशाली है और उसकी दमनकारी शक्ति बहुत महान है। वह पूरी नीलामी को खुद से नियंत्रित करता है, वांग यान ने सोचा। उसी समय वह होस्ट करते समय थोड़ी विचलित थी और समय समय पर ली को देखती थी। 1 और आधे घंटे बाद नीलामी समाप्त हो गई। वांग यान ने कहा, आज की नीलामी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। आपकी उत्साही भागीदारी और उदार बोली के लिए सभी मेहमानों को धन्यवाद। जिन मेहमानों ने उन्हें पसंद किया है वे पसंद करते हैं, कृपया बाद में संबंधित प्रक्रियाओं को संभालने के लिए बैक स्टेज पर जाएं। उसी समय कृपया मुझे श्री के प्रति अपनी सबसे ईमानदार आभार व्यक्त करने की अनुमति दें। नीलामी घर की ओर से लैंग, आपकी भागीदारी ने निस्संदेह अनंत उत्साह और इस नीलामी में हाइलाइट्स जोड़े हैं। उद्धरण चिन्ह, वांग यान के शब्दों में प्रशंसा और भावना का एक सूक्ष्म संकेत था। वह जानती थी कि आज की नीलामी एक क्लासिक नीलामी बन जाएगी जिसे श्री वुल्फ की डोमिनिंग डबल बोली के कारण दोहराना मुश्किल होगा। वांग यान के धन्यवाद के जवाब में ली मुस्कुराया और सिर हिलाया। महिलाओं और सज्जनों, नीलामी खत्म हो गई है, लेकिन हमारी घटना अभी खत्म नहीं हुई है। कृपया अगले दरवाजे पर रेस्तरां में जाएं। हमने आपके लिए एक कॉकटेल पार्टी तैयार की है। कृपया भोजन करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। वांग यान ने कहा। कुछ लोग छोड़ गए और कॉकटेल पार्टी में शामिल नहीं हुए। कुछ लोग कॉकटेल पार्टी में भाग लेते रहे, क्योंकि आज आया हर कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और अधिक दोस्त बनाना हमेशा अच्छा था। हालांकि ली को इनमें दिलचस्पी नहीं थी और वह छोड़ने के लिए तैयार था। वांग यान ऊंची एड़ी पहने हुए तुरंत ली के साथ पकड़ा गया और कहा, बॉस लैंग, क्या आप कॉकटेल पार्टी में भाग लेने नहीं जा रहे हैं? विज्ञापन, अध्याय 218 झांग यीफी इंटरसेप्ट्स। ली रुक गया, वांग यान को देखने के लिए मुड़ा, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, चलो कॉकटेल पार्टी को छोड़ दें, मेरे पास आज से निपटने के लिए कुछ चीजें हैं। निराशा का एक संकेत वांग यान की आंखों में चमक गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी पेशेवर मुस्कान को वापस पा लिया और कहा, यह एक क्षण की बात है। हालांकि अगर श्री लैंग के पास समय है, क्या आप मुझे एक साधारण भोजन करने का सम्मान कर सकते हैं? मेरे पास आज की नीलामी के बारे में कुछ मामले हैं जिन्हें मैं श्री के साथ विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। लैंग, उद्धरण चिन्ह। ली ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चलो इसे एक और समय करते हैं। मुझे वास्तव में आज बहुत कुछ करना है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप मेरे प्रत्येक पक्ष पर एक सुंदरता नहीं देख सकते हैं? मैं आपके साथ डिनर करने जा रहा हूँ। वे क्या करेंगे? ये सुनकर वांग यान केवल ये कह सकते थे, ठीक है, चलो इसे एक और बार करते हैं। श्री लैंग, मेरे पास अभी तक आपका वीच नहीं है, क्या आप मुझे जोड़ सकते हैं? वांग यान बीजिंग सैटेलाइट टीवी की प्रमुख अभिनेत्री हैं। वह सुंदर है और उसके पास मजबूत होस्टिंग कौशल है। ली स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। शायद भविष्य में सहयोग के अवसर होंगे। ली ने वीचेट क्यूआर कोड खोला। वांग यान ने इसे स्कैन किया, इसे जोड़ा, मीठा मुस्कुराया और कहा, बॉस लैंग, चलो एक और दिन मिलते हैं। लिन, वानिटी और झाओ किंगिया दोनों एक पल के लिए स्तब्ध थे। वे ये भी देख सकते थे कि सुंदर मेजबान वांग यान वास्तव में ली के साथ अकेले रहना चाहते थे, लेकिन सीधे अस्वीकार कर दिया गया था। ली ने खुद पर इतना पैसा खर्च किया और कभी भी अत्यधिक मांग नहीं की। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है। ली ने सिर हिलाया और लिन, वानिटी और झाओ किंगिया के साथ बाहर चला गया। इस समय ली ने अचानक एक परिचित देखा और उसका दिल बेतहाशा पीटने लगा। वह आदमी मुस्कुरा रहा था और ली की ओर चल रहा था। यह व्यक्ति झांग यीफी के पिता झांग गुआंग्यू जिंटियन माइनिंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। जाहिर है वह अभी नीलामी में था। हालांकि घटनास्थल पर इतने सारे लोगों के साथ ली ने उसे नोटिस नहीं किया। ली और झांग यीफी का एक करीबी रिश्ता है और झांग यीफी की उनके प्रति अनुकूलता 96 अंकों तक पहुंच गई है। हालांकि ली ने झांग यीफी को बीजिंग की इस यात्रा के बारे में नहीं बताया था। मैं झांग यीफी से मिला यहाँ पिता और उनके साथ 2 खूबसूरत महिलाएं लिन वानिटी और झाओ किंगिया के साथ थे। उन्होंने पहले बहुत सारी चीजें खरीदी और उन्हें लड़कियों को दिया। ऐसा लगा जैसे मैं मौके पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि ली में बहुत उच्च मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता थी। ये भावना केवल एक पल के लिए चली और वह फिर से आश्वस्त हो गया। तो क्या हुआ अगर मैंने पहले ही झांग यीफी को नीचे धकेल दिया है?
वैसे भी उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि उनकी एक प्रेमिका है और न ही उन्होंने कहा है कि झांग यफी उनकी प्रेमिका है। विज्ञापन, मैं अभी भी सिंगल हूँ, तो एक महिला साथी होने में क्या गलत है? क्या ये बहुत सामान्य बात नहीं है? इस बारे में सोचने के बाद ली यी ने एक मुस्कान के साथ झांग गुआंग्यू को भी देखा और उसे अभिवादन करने की पहल की। श्री झांग, क्या आप भी नीलामी में भाग ले रहे हैं? झांग गुआंग्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और ली यी को हिला दिया, ये कहते हुए, हाँ, मैं मस्ती में शामिल होने आया था और मुझे आपको चमकते हुए देखने की उम्मीद नहीं थी। वैसे ली यी आज रात के खाने के लिए हमारे घर आने के बारे में कैसे? यही पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में बात कर रहा है और उसने कहा कि उसने आपको थोड़ी देर के लिए नहीं देखा है और उसने आपको बहुत याद किया है। उद्धरण चिन्ह, झांग गुआंग्यू वास्तव में एक अनुभवी है। लिन वानिकी और झाओ किंगिया के सामने उन्होंने सीधे उल्लेख किया कि झांग यफी ने ली यी को याद किया और उन्हें अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। सीधे तौर पर यह संकेत दिया कि उनका एक विशेष संबंध था। ये दोनों महिलाओं को छोड़ देना है, बस मजाक कर रहे हैं। ली यी न केवल समृद्ध है बल्कि उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल भी है और सुंदर है। क्या वह मेरे दामाद के लिए सही उम्मीदवार नहीं है? मैं किसी और को कैसे ले जा सकता था? ली यी ने गुप्त रूप से झांग गुआंग्यू के परिष्कार की प्रशंसा की, लेकिन सतह पर शांत रहे। वह मुस्कुराई और जवाब दिया, श्री झांग, मुझे बहुत खेद है, मेरे पास आज से निपटने के लिए कुछ चीजें हैं। मैं निश्चित रूप से आप और झांग यफी को एक और दिन में मिलूंगा। लिन वानिकी और झाओ किंगिया को ये सुना जाने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान बनाए रखी। वे जानते थे कि ली यी बहुत बकाया थी और उसके आसपास कई खूबसूरत महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने झांग यफी नाम के बारे में सुना। हालांकि वे झांग गुआंग्यू के शब्दों से कुछ सुराग भी सुन सकते थे और जानते थे कि झांग यफी ने ली यी के दिल में एक विशेष स्थान रखा था। झांग गुआंग्यू कोई नहीं था जो ली यी एक साधारण शब्द के साथ खारिज कर सकता था। उन्होंने कहा, प्रोफेसर ली, यफाई हर दिन आपका इंतजार कर रहे हैं। वह आपको बहुत याद कर रही है। वह खा सकती है या पी सकती है। मना मत करो। इस बारे में कैसा है? मैं किसी को ड्राइव करूंगा और आपकी चाची यांग को आपके लिए खाना पकाने के लिए बुलाऊंगा। हम एक साथ पे कर सकते हैं और अतीत के बारे में याद दिला सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह, ये कहने के बाद कि ली यी के जवाब के लिए इंतजार किए बिना झांग गुआंग्यू ने सीधे झांग यफी के सेल फोन को डायल किया। हेलो पिताजी। झांग यफी की मीठी आवाज आई। झांग गुआंग्यू यफी, मैं नीलामी में प्रोफेसर ली में भाग गया। वह आज रात के खाने के लिए हमारे घर आ रहा है। आपको अपनी मां से उसके कुछ हस्ताक्षर व्यंजन पकाने के लिए कहना चाहिए। झांग यफी वास्तव में इन दिनों ली यी से चूक गए। जब उसने फोन पर सुना कि ली यी रात के खाने के लिए अपने घर जा रही थी, तो वह इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग कूद गई। वाह, वास्तव में भाई ली आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। झांग गुआंग्यू ने पूछा, क्या आप उसे कुछ शब्द कहना चाहते हैं? झांग यफी, हाँ पिताजी, उसे फोन नंबर दें। झांग गुआंग्यू ने ली यी को देखा। फीफी आपसे बात करना चाहता है। विज्ञापन, ली यी के पास कोई विकल्प नहीं था। झांग गुआंग्यू बहुत सक्षम था। झांग यफी के पास उनके लिए इतनी अधिक पसंद थी और वे पहले से ही उनके प्रेमी थे। उसकी कॉल का जवाब नहीं देना बुरा होगा, इसलिए ली यी ने इसे लिया। अरे फीफी, भाई ली, जल्दी आओ, मैं तुम्हें दरवाजे पर उठा लूंगा। झांग यफी की आवाज बहुत प्यारी थी और ली यी बता सकती थी कि वह बहुत खुश थी। ली यी मना नहीं कर सका, इसलिए उसने कहा, ठीक है, चलो जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये बहुत अच्छा है। फीफी ने कई दिनों तक भाई ली को नहीं देखा है। आज मैं आखिरकार आपको फिर से देख सकता हूँ। फीफी बहुत खुश है। झांग यफी ने अपनी उत्तेजना को नहीं छिपाया। मैं भी खुश हूँ, बाद में मिलते हैं। ली यी के बोलने के बाद उसने झांग गुआंग्यू को फोन लौटा दिया। झांग गुआंग्यू ने निमंत्रण के लिए इशारा किया और कहा, प्रोफेसर ली, कृपया अंदर आएं। कार दरवाजे पर खड़ी है। ली यी ने असहाय तरीके से मुस्कुराया। उसके दिल में झांग गुआंग्यू के चतुर विधियों को गुप्त रूप से निहारते हुए और साथ ही साथ झांग यफी की मासूमियत के प्रति थोड़ा गर्व महसूस किया। वास्तव में ली यी भी झांग से चूक गए। YIFEI। इस बार जब वह बीजिंग आया तो उसने झांग यफी को देखने की भी योजना बनाई, लेकिन वह पहले नीलामी में आया। ली यी ने अपनी आंखों में माफी के संकेत के साथ लिन वानिकिंग और झाओ किंगिया को देखा और कहा, वानिकिंग, किंगिया, मैं आपको संशोधन करने के लिए एक और दिन रात के खाने के लिए इलाज करूंगा। दोनों महिलाओं को नहीं पता था कि क्या कहना है। लिन वानिकिंग ली यी के प्रेमी है और अगर उनके पास अन्य मामले हैं तो उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। झाओ किंगिया के लिए वह और ली यी अभी तक एक रिश्ते में नहीं थे, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। एक पल बाद झांग गुआंग्यू ने ली यी को एक कुलीनन में लाया और अरबपति राष्ट्रपति झांग गुआंग्यू ने व्यक्तिगत रूप से ली यी के लिए दरवाजा खोला। प्रोफेसर ली, कृपया अंदर आएं। ली यी, श्री झांग, आपका स्वागत है। ली यी और झांग गुआंग्यू कार में मिल गए। 20 मिनट बाद वे झांग गुआंग्यू के घर पहुंचे। झांग यफी लंबे समय से दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने ली यी को देखा, वह उत्साह से भाग गई और अपने माता पिता की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ी और ली यी को एक बड़ा गले दिया। भाई जियो, ली, तुम आखिरकार यहाँ हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। झांग यफी की आवाज खुशी और उत्साह से भरी थी। विज्ञापन, अध्याय 219। क्या वे सभी सुंदर नहीं हैं? वह झांग यफी के घर पर परवाह नहीं करती है, इसलिए मुझे क्या चिंता करनी चाहिए? ली यी ने झांग यफी को गले लगाया और उसे धीरे से वापस थपथपाया। मुझे तुम्हारी भी याद आती है फीफी। आप हाल ही में कैसे हैं? मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ऊब गया। भाई ली, आप इस बार बीजिंग में कब तक रहेंगे? क्या आप मेरे साथ अधिक समय बिता सकते हैं? झांग यफी ने अपनी बड़ी आंखों को झपकी ली और ली यी को उम्मीद से देखा। ली यी ने कहा, ठीक है, मैं जितना संभव हो उतना आपका साथ देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे पास इस बार बीजिंग से निपटने के लिए कुछ चीजें हैं, इसलिए मैं हर समय आपके साथ नहीं जा सकता। ये सुनते ही झांग यफी थोड़ा निराश था, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को वापस पा लिया और कहा, ये ठीक है भाई ली, मैं इसकी सराहना करता हूँ। यदि आप आ सकते हैं और मुझे देख सकते हैं जब आप मुक्त हों। इस समय झांग यफी की मां यांग योक्सिया घर से बाहर आई। उसकी बेटी को गले लगाते हुए देखकर वह एक पल के लिए दम रह गई और फिर वह खुश महसूस कर रही थी। झांग यफी को शर्माने से पहले दोनों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को गले लगाया। वह अपने विचारों में इतनी तल्लीन थी कि वह भूल गई कि वे अभी भी विला के दरवाजे पर थे और उसके माता पिता, नानी और अन्य देख रहे थे। झांग यफी ने शर्मीली उसके हाथ को जाने दिया और ली यी ने भी उसके हाथ को जाने दिया। झांग गुआंग्यू ने पक्ष से देखा और बहुत संतुष्ट महसूस किया। ली यी एक अमीर दामाद है। यह अच्छी बात है कि मेरी बेटी उसके करीब हो सकती है और मैं उसे किसी और को नहीं दे सकता। यांग योक्सिया आगे आया और एक मुस्कान के साथ कहा, प्रोफेसर ली, आप अंत में यहाँ हैं। फीफी हर दिन आपके बारे में बात कर रहे हैं। जल्दी से आओ, भोजन जल्दी तैयार हो जाएगा। ली यी मुस्कुराई और सिर हिलाया। झांग यफी ने ली यी की बांह ली और यांग योक्सिया और झांग गुआंग्यू के साथ घर में चले गए। मुझे इसे 2 तरीकों से समझाएं। लिन वानिकिंग और झाओ किंगिया ने ली यी को झांग गुआंग्यू की लग्जरी कार में देखा। वे जल्दी में नहीं छोड़े। लिन वानिकिंग ने पूछा, मिस्टर झांग ने ली यी प्रोफेसर ली को अभी क्यों कहा? झाओ किंगिया ने कहा, क्योंकि वह शनचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हेक्सिया मेडिसिन में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। लिन वानिकिंग, क्या वह पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के शानचिंग विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं? क्या वह अभी भी स्नातक नहीं है? झाओ किंगिया, वह विशेष रूप से अपने शानदार चिकित्सा कौशल के कारण काम पर रखा गया था। लिन वानिकिंग दम रह गया। ये पता चला है कि ली यी इतना बकाया है। न केवल वह अमीर है, बल्कि उसके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल भी है। वास्तव में झाओ किंगिया को ली यी के बारे में पर्याप्त नहीं पता था।
पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचिंग विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर होने के अलावा वह हुआ कि विश्वविद्यालय में गणित विभाग में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर भी थे। लिन वानिकी ने मूल रूप से ली द्वारा स्वेच्छा से समर्थित होने के लिए अपना मन बना लिया था, लेकिन झांग येफाई हाफवे द्वारा इंटरसेप्ट किए जाने के बाद उनकी मानसिकता बदल गई। वह भी ली से अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहती है। लिन वानिकी ने पूछा, क्या आपने फेफी के बारे में सुना है, जिस व्यक्ति के बारे में वे अभी बात कर रहे थे? झाओ किंग, नहीं, मैं वास्तव में ली से बहुत परिचित नहीं हूँ। विज्ञापन, ओह, लिन वानिकी ने कहा, वास्तव में मैं उससे बहुत परिचित नहीं हूँ। झाओ किंग, आप दो प्रत्येक से परिचित नहीं हैं। उन्होंने आपको जिंगुई सिनेमा दिया जिसकी कीमत दसियों अरबों है। ओह, लिन वानिकी एक पल के लिए दंग रह गया और कहा, क्या उसने आपको 30 मिलियन की पेंटिंग भी नहीं दी थी? दोनों महिलाएं स्तब्ध रह गईं। फिर उन्होंने एक दूसरे की संपर्क जानकारी जोड़ी और छोड़ दी। लगभग 20 मिनट बाद झांग गुआंग्यू के घर पर स्वादिष्ट भोजन तैयार था। नानी ने तालिका सेट की और भोजन की मेज पहले से ही स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। भोजन की सुगंध आपकी नाक में गिर जाती है, जिससे आप लाल आ जाते हैं। प्रोफेसर ली, आओ और बैठ जाओ। यांग लुक्सिया ने ली को गर्मजोशी से बधाई दी और उसे डाइनिंग टेबल पर एक सीट पर ले जाया। झांग येफी ली के बगल में बैठ गया। उसकी आंखें हमेशा उस पर कोमलता और स्नेह से भरी हुई थीं। झांग गुआंग्यू मुख्य सीट पर बैठे। उन्होंने अपना गिलास उठाया और कहा, आओ, मैं एक टोस्ट का प्रस्ताव करता हूँ। हमारे घर में प्रोफेसर ली का स्वागत करते हैं। यह आंटी द्वारा किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और आनंद लेने में सक्षम होने के लिए एक ऐसा सम्मान है। मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ। ली ने वाइन ग्लास को उठाया, उसे झांग गुआंग्यू के साथ जकड़ लिया और फिर एक ही बार में ये सब पिया। यांग लुक्सिया और झांग येफी शराब नहीं पीते हैं, वे पेय पदार्थ पीते हैं। 3 राउंड ड्रिंक के बाद झांग गुआंग्यू ने बात करना शुरू कर दिया। लुक्सिया, फेफी, यह एक शर्म की बात है कि आप आज नीलामी में नहीं गए। आपको प्रोफेसर ली की असाधारण अनुग्रह देखने को नहीं मिला। झांग येफी ने तुरंत कहा, आप किस तरह की असाधारण अनुग्रह का मतलब है? पिताजी, मुझे इसके बारे में जल्दी से बताएं, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। झांग गुआंग्यू, आपने यह नहीं देखा कि प्रोफेसर ली की बोलियां सभी दोगुनी हो गई थी, बाकी सभी को डरा रही थी। इसके अलावा प्रोफेसर ली ने आज सबसे महंगा बहुत जीता, 10 बिलियन जिंगुई सिनेमा। वाह, 10 बिलियन! झांग येफी ने आश्चर्य में अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें अविश्वास से चमक रही थीं। भाई ली, तुम अद्भुत हो। यांग लुक्सिया ने विस्मय की अभिव्यक्ति भी दिखाई। हालांकि वह नीलामी के विशिष्ट विवरणों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन 10 बिलियन का आंकड़ा उसे झटका देने के लिए पर्याप्त था। झांग गुआंग्यू गर्व से मुस्कुराया और जारी रखा, हाँ फेफी, आपके भाई जियो ली अब बीजिंग में एक बड़ी सेलिब्रिटी है। सभी ने उसे डबल ब्रदर का नाम दिया है। ये बहुत पहले नहीं होगा जब सभी प्रमुख मीडिया नीलामी में अपने प्रदर्शन पर रिपोर्टिंग करेंगे। ली, श्री झांग, आप बहुत दयालु हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे बोली लगाना है। क्या नुकसान है? झांग गुआंग्यू, मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत शांत और रचित हैं। सब कुछ आपके नियंत्रण में है। ली ने सोचा, आप ये सब देख सकते हैं। खैर, मैं वास्तव में शांत और रचना कर रहा हूँ। उन्होंने खाया और बात की। झांग येफी ने थोड़ी देर के लिए खाया और आज की नीलामी को अपने मोबाइल फोन पर खोजा। निश्चित रूप से यह मीडिया में बताया गया था। विज्ञापन, रहस्यमय खरीदार फैंडर भाई ने नीलामी को झकझोर दिया और जिंगुई सिनेमा खरीदने के लिए दसियों अरबों खर्च किए। इंटरनेट सेलिब्रिटी वुल्फ बॉस नीलामी में दिखाता है, दर्शकों को अपनी असाधारण चालों के साथ चौंका देता है। चौंकाने वाला मिस्टर वुल्फ एक लड़की को लगभग 20 बिलियन नीलामी आइटम देता है। झांग येफी ने बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी और समय समय पर कहा। फिर वह अपनी बड़ी टिमटिमाती आंखों के साथ ली को घूरती रही और पूछा, भाई, क्या आपने लगभग 20 बिलियन नीलामी की सभी वस्तुओं को दे दिया था जो आपने जीते थे? ली, उसी के बारे में। झांग येफी, यांग लुक्सिया। झांग येफी और यांग लुक्सिया दोनों स्तब्ध थे। ये लगभग 20 बिलियन युआन का एक नीलामी आइटम है और आपने इसे दूर कर दिया है। आप कितने अमीर हैं, या यह इसलिए है क्योंकि दूसरा व्यक्ति इतना बकाया है कि वह आपसे इतना हकदार है? झांग येफी, भाई, वे सभी सुंदर नहीं हैं। कौन? ली ने गूंगा होने का नाटक किया। झांग येफी, आपके द्वारा दी गई वस्तुएं उनकी बहनों को दी गईं। पफ, ली ने लगभग खून की उल्टी कर दी। आपने सीधे भी पूछा, वे फाइफे के रूप में सुंदर नहीं हैं? ली ने कहा, उन्होंने जो कहा वह सच था, क्योंकि झांग येफी की उपस्थिति लिन वानिकी के लिए तुलनीय थी और वह वास्तव में अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक सुंदर थी। इसके अलावा झांग येफी एक अमीर परिवार में पली बड़ी और उसके पास एक महिला का स्वभाव है जो अन्य लड़कियों के पास नहीं है। हालांकि ली ने जो कहा उसके बावजूद झांग येफी को अभी भी जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। वह ली द्वारा जीता गया है और उसके साथ प्यार में निराश हो गया है। वह अन्य लड़कियों से हारना नहीं चाहती थी, भले ही यह सिर्फ मौखिक थी। वह सुनना चाहती थी कि ली को उसके बारे में कैसा लगा। ली ने कहा कि वह अधिक सुंदर थी और झांग येफी ने खुश महसूस किया। उसने ली के लिए एक और बड़ा लॉबस्टर उठाया। रात के खाने के बाद ली ने बातचीत की उन्हें थोड़ी देर के लिए और फिर छोड़ने के लिए तैयार किया। झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी ने कहा, प्रोफेसर ली, कृपया हमारे घर पर रहें। यह विशाल है और आपको समायोजित कर सकता है। विज्ञापन, अध्याय 220 आपके साथ सो रहा है। ली ने सोचा कि किसी और के घर में रहना हमेशा असुविधाजनक था और होटल में रहना अधिक आरामदायक होगा। मैं बेहतर होटल जाऊंगा। मुझे इतनी देर से आप लोगों को परेशान करना बुरा लगता है। झांग गुआंग्यू ने कहा, प्रोफेसर ली, आपने हमारे फेफी के जीवन को बचाया। हमें परेशान करने के बारे में बात करने की बात क्या है? ये हमारा सम्मान है कि आप हमारे घर में रहें। यांग लुक्सिया ने ये भी कहा, ये सही है प्रोफेसर ली, फेफी ने आपको हाल ही में बहुत याद किया है। हमारे घर में रहने से वह उससे अधिक बात करने की अनुमति देगा। झांग येफी ने थोड़ा शर्माया और जल्दी से कहा, भाई ली, बस हमारे घर पर रहो, बस एक रात के लिए। ठीक है, ली मना करना चाहती थी, लेकिन जब उसने झांग येफी की उम्मीद की आंखों को देखा तो उसका दिल नम हो गया और उसने समझौते में सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये देखकर झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी संतुष्टि के साथ मुस्कुराए और तुरंत नानी को ली के लिए एक अतिथि कक्ष तैयार करने के लिए कहा। झांग येफी भी बहुत खुश थे। वह विला क्षेत्र में टहलने के लिए ली को ले गई। झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी बहुत समझदार थे। वे उनके साथ नहीं रहे और उन्हें कुछ निजी समय छोड़ दिया। झांग येफी और ली एक कोने में गए। जब आसपास कोई कैमरा नहीं था तो झांग येफी ने ली को चुप कर दिया, उसे टिप्टो पर चूमा और फिर जल्दी से भाग गया। ली झांग येफी के अचानक अंतरंग व्यवहार से स्तब्ध रह गई और फिर उसके मुंह के कोने पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। ली ने कहा, फीफी, यहाँ आओ। झांग येफी ने रुककर पूछा, हो क्या हुआ? झांग येफी ली आज्ञाकारी रूप से चला गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह उसके सामने चली गई, ली ने उसे गले लगाया, उसे माथे पर चूमा और कहा, मुझे एक नुकसान नहीं हो सकता है, मुझे उसे वापस चुनना होगा। झांग येफी ने शर्माया और कहा, घृणित। दोनों थोड़ी देर के लिए विला क्षेत्र में टहल गए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शाम को पहले ही 10 बजे था और नानी ने अतिथि कक्ष तैयार किया था। झांग येफी ने अनिच्छा से ली को अतिथि कक्ष के दरवाजे पर देखा। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। भाई ली, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। झांग येफी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में अनिच्छा के संकेत के साथ। वह ली से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन बिस्तर पर जाने का समय था। एक लड़की के रूप में शादीशुदा होने की प्रतीक्षा में वह संभवतः अपने माता पिता को नहीं बता सकती थी कि वह भाई ली के साथ सोना चाहती थी, है ना? शुभ रात्रि फीफी, ली ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और अतिथि कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। अतिथि कक्ष गर्म और आरामदायक था। धोने के बाद ली बिस्तर पर लेट गए और आराम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि वह फेंक दिया और बिस्तर में बदल गया, सो जाने में असमर्थ।
झांग यफी की निर्दोष मुस्कान और आज रात उनकी अंतरंग कार्रवाई उनके दिमाग में दिखाई देती रही, जिससे वह लंबे समय तक बेचैन महसूस कर रहे थे। ये छोटी लड़की वास्तव में सुंदर है। ली यी देवास्वप्न था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि अगर उसके पास उसके लिए भावनाएं थी, तो वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि वह बाहर होटल में नहीं गया और फिर उसे बाहर बुलाने का मौका मिला। आखिरकार ये झांग यफी के घर पर था, जो सुविधाजनक नहीं था। इस समय ली यी के विचर बजा। उन्होंने इसे खोला और देखा कि यह दाबो झाओ झाओ किंगचुंग का एक संदेश था। स्कंबैग, क्या आपको किसी अन्य महिला ने अपहरण कर लिया है? विज्ञापन। ली यी ने भड़काया। झाओ किंगया की बहन थी। वह उसे बताए बिना राजधानी में आया। उसे कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ किंगया ने उसे बताया? ली यी आगे मजाक में जवाब दिया, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ सुंदर महिलाओं द्वारा अपहरण कर लिया गया है। झाओ किंगचुन, बा आप नार्सिसिस्ट। ली यी अवाक था। क्या झाओ डबो बेवकूफ है? मैं उसे कैसे सीधा कर सकता हूँ? यदि आप उसे प्राप्त करते हैं तो क्या आपको ईर्ष्या नहीं होगी? ली यी, कोई बात नहीं। आपकी बहन ने आपको बताया कि मैं बीजिंग में था, है ना? झाओ किंगचुन, नहीं, मैंने अनुमान लगाया। ली यी, ठीक है, तुम कमाल हो। झाओ किंगचुन, बहुत ज्यादा बाहर मत खाओ। चलो वापस शनचिंग पर जाएं और मैं आपको संतुष्ट करूंगा। पफ। ली यी ने खून का एक माउथफुल निकाला। झाओ किंगचुन बहुत भयंकर था। उन्होंने वास्तव में कहा कि सीधे, लेकिन अब जब आपने कहा है कि क्या मैं अभी भी एक आदमी होगा अगर मैं अभी भी मना कर रहा हूँ, ठीक है, समय आने पर धोखा मत दो। झाओ किंगचुन एक ठीक इशारा भेजा। ली यी ने अपना फोन नीचे रखा और एक और वीचेट संदेश आने पर बिस्तर पर जाने वाला था। जब मैंने इसे खोला तो मैंने देखा कि यह लिन वानकिंग से था। क्या आप आज रात सोने के लिए आएंगे? जब उसने देखा तो ली यी हैरान रह गई। क्या लिन वानकिंग आखिरकार अपने होश में आ गया है? उसने वास्तव में मुझसे पूछा कि क्या मैं सोना चाहता हूँ और सोना चाहता हूँ। क्या आपने आखिरकार इस तथ्य का पता लगाया है कि आपको रखा जा रहा है? ली यी वास्तव में भागना चाहती थी और उसे नीचे धकेलना चाहती थी। हालांकि अब जब मैं झांग यफी के घर पर हूँ तो मेरे पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, सो जाओ। ली यी ने ज्यादा नहीं कहा। लिन वानकिंग ने जवाब दिया, ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ली यी ने जवाब देने के बाद वह ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। वह लेट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने चला गया। हालांकि लिन वानकिंग सो नहीं सका। विज्ञापन। उसने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि ली यी ने उसे आज 10 बिलियन युआन से अधिक का उपहार दिया था, इसलिए वह आज रात उसके साथ सोने के लिए कहेगी। आखिरकार उसे ली यी द्वारा रखा जा रहा था, इसलिए यह अनुरोध करने के लिए ली यी के लिए यह उचित था। लेकिन उसने इसके लिए भी नहीं पूछा, क्या यह हो सकता है कि वह अपने शरीर के लिए लालची नहीं है? तू लिन वानकिंग थोड़ा भ्रमित था। उसने इसके बारे में सोचा और अनिद्रा से पीड़ित हो गया। मध्य रात्रि 2 बजे, देर रात है और हर कोई सो रहा है। झांग यफी के घर पर हर कोई सो रहा था। हालांकि झांग यफाई अभी तक नहीं सोया था। उसने रोशनी बंद कर दी, अपने सेल फोन को चालू कर दिया और धीरे से फोन स्क्रीन से प्रकाश के साथ दरवाजा खोला। वह एक पतली नाइट गाउन पहने और एक तकिया पकड़कर बाहर गई, फिर उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। झांग यफी ली यी के कमरे की ओर चला गया, दूसरों को परेशान करने के डर से टिपिंग। जब वह अचानक दरवाजा खुला सुन रहा था तो ली यी अच्छी तरह से सो रहा था। हालांकि ध्वनि जोर से नहीं थी, लेकिन उसकी 5 इंद्रियां अब बहुत मजबूत थीं और उन्होंने इसे तुरंत महसूस किया। वह घूम गया और एक परिचित आकृति को चुपचाप रात में चलते हुए देखा और एक चोर की तरह अपने दरवाजे को बंद कर दिया। ली यी की बहुत तेज दृष्टि है और उसे तुरंत पहचान लिया। क्या ये झांग यी नहीं है? झांग यफी ने एक पतली नाइटगाउन पहना था, जिसमें 2 पहाड़ उसकी आंखों में लग रहे थे। वह अपने हाथों में एक तकिया पकड़ रही थी, उसके चेहरे पर एक शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ, और ली यी के बिस्तर से कदम की ओर चला गया। फीफी, तुम यहाँ क्यों हो? ली यी ने कम आवाज में पूछा। ओह, झांग यफी को चौंका दिया गया और पूछा, भाई तुम अभी तक नहीं सोए हैं? ली यी, मैं सो गया, लेकिन मैंने सिर्फ पदयात्रा सुना और फिर से जाग गया। झांग यफी ने माफी मांगी। भाई, मुझे आपके आराम को परेशान करने के लिए खेद है। ली यी, कुछ भी गलत नहीं है। फाइफे, क्या गलत है? आप इतनी देर से क्यों नहीं सो रहे हैं? क्या कुछ गलत है? मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। झांग यफी ने अपना सिर नीचे कर दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसका स्वर बेहद दृढ़ था। ये सुनते ही ली यी हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की झांग यफी इतनी बहादुर है। मैं वास्तव में दिवास्वप्न था और आपने इसे मेरे पास पहुंचाया, जो सबसे अच्छा है। हालांकि ली यी ने अभी भी कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अगर आपके माता पिता आपको डांटेंगे तो उन्हें पता चला। झांग यफी ने कहा, नहीं, वे सो रहे हैं और नहीं जानते। मैं कल सुबह जल्दी वहां जाऊंगा। ली यी, ठीक है, तो चलो, ठंड मत पकड़ो। जब झांग यफी ने देखा कि ली यी सहमत हुए तो उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान दिखाई दी। उसने बिस्तर पर टिप किया, ली यी के बगल में तकिया रखा और फिर ध्यान से बिस्तर पर चढ़ गया। विज्ञापन।